291 अध्याय 205 अच्छी सास बनाम अच्छापति अंडरस्कोर 4291 अध्याय 205 अच्छी सास बनाम अच्छापति अंडरस्कोर 4 मैं खुद जाऊंगी। शुक्सिया ने असहज भाव से उसे धक्का दिया, ये सोचते हुए कि इस तरह उसके साथ जाने पर दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन झोंग मिकान ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और छोड़ने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाऊंगा और फिर नीचे आऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि मेरा कमरा कौन सा है। शुक्सिया ने धीरे से बुदबुदाया, क्योंकि उसकी नजर कोने में पड़ी थी। उसकी दो भाभी और जेग में ही एक साथ हड़ल होकर फुसफुसा रही थी और हंस रही थी। अगर किसी ने ये कहने की हिम्मत की कि वे उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो शुक्सिया पीछे की ओर चलने लगती। वास्तव में कमरे को नए सिरे से साफ किया गया था और बिस्तर पर बिछी चादरों को बैंगनी लाल रंग की उसी तरह की चादरों से बदल दिया गया था। अपनी सास के सवाल के ख्याल से ही शुक्सिया का चेहरा अनजाने में गर्म हो गया। माँ आपसे किस बारे में बात करना चाहती थी? तभी झोंग मिकान ने वो सवाल पूछ लिया जो शुक्सिया के मन में काफी समय से चल रहा था, जिससे उसका चेहरा और भी लाल हो गया। झोंग मिकान ने कुछ हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या बात है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? ये कहते हुए उसने उसका माथा छूकर कहा, हम थोड़ी गर्मी तो है, लेकिन तुम्हें देखो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम शर्मा रही हो। ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन यह एक सच्चाई थी। उसके ज्यादा ध्यान देने से शुक्सिया की शर्म दूर हो गई। उसने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी जाओ, पहले मुझे बताओ माँ ने तुमसे क्या कहा, अन्यथा मैं नीचे नहीं जाऊंगा। उसे यह बात कभी कैसे नहीं पता चली कि कमांडर टोंगजी दबंग होने के अलावा इतने चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। कुछ नहीं, शुक्सिया को सच बताने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने सोच समझकर शब्द चुने। माँ को बस इस बात की चिंता थी कि मैं इस परिवार में सहज महसूस नहीं करूंगी और उन्होंने मुझसे कहा कि इसे डालिंग गांव में अपने घर की तरह समझो। उसने बस इतना ही कहा। झोंग मिकान ने संदेह से उसकी ओर देखते हुए कहा, तो फिर उसे तुमसे चुपके से बात करने के लिए कमरे में क्यों लाना पड़ा? क्या वह यही बात बाहर भी नहीं कह सकती थी? खैर, यही सामान्य विचार है, इसके लिए कुछ भूमिकाएं निभाई गई थी। शुक्सिया ने उसे धक्का देते हुए कहा, अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी। मेरा मतलब है, क्या आपको मेरी प्रतिष्ठा की परवाह है या नहीं? एक पुरुष होने के नाते शायद आपको इससे कोई फर्क न पड़े, लेकिन मैं एक महिला हूँ और वह भी नई दुल्हन। अगर लोगों को गलतफहमी हो गई तो भविष्य में मैं झोंग परिवार के किसी भी सदस्य का सामना कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, मैं अब नीचे जा रहा हूँ। झोंग मिकांग ने भौहें चढ़ाते हुए और चिढ़ते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ 2 मिनट से हूँ। क्या आपको लगता है कि यही सब चल रहा है, कि इतनी जल्दी कुछ हल हो जाएगा? हालांकि शुक्सिया उसके शब्दों में निहित अर्थ को समझ सकती थी, फिर भी उसने जल्दबाजी में जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वह ऊर्जा से भरपूर अपनी चरम आयु में था, और अगर वो वास्तव में उसे उकसाती तो परिणाम भुगतने वाली वही होती। उसने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया और कहा, तुम्हारे चचेरे भाई बहन मुझसे कुछ खास खुश नहीं लग रहे हैं, तो क्या यह उन्हें बेबुनियाद अटकलें लगाने और अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए भी नहीं है? जब आप किसी की निंदा करना चाहते हैं तो कोई भी बहाना चल जाता है ना? तुम्हारे पास तो बहुत सारे सिद्धांत हैं। झोंग मिकांग ने कंबल हटाने में उसकी मदद करते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो और सो जाओ। 1 घंटे में मैं शियाओसी को आपको जगाने के लिए भेज दूंगा। ज्यादा देर तक सोना असहज होता है। शुक्सिया ने तुरंत कहा, मैं अलार्म लगा लूंगी। अलार्म की आवाज बहुत तेज है और अगर आप गहरी नींद में हैं तो अचानक जाग जाना अच्छा नहीं लगता। झोंग मिकांग ने झुककर शुक्सिया के जूतों के फीते खोलते हुए कहा, जिससे वह इतनी चौंक गई कि उसने झट से अपना पैर पीछे खींच लिया। मैं कर सकती हूँ, मैं कर दूंगी। सभ्य बनो। झोंग मिकांग ने उसका बायां पैर पकड़ा, जूता उतारा, फिर दायां पैर पकड़ा और वह जूता भी उतार दिया। मैं तुम्हें बस इन कुछ दिनों के लिए लाड प्यार कर रही हूँ। उसके बाद अगर आप मुझसे ऐसा करने के लिए कहेंगे भी तो भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या तुम ठीक से बोल भी नहीं सकते? शुक्सिया ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा। उसकी आवाज में उदासी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। वह इस आदमी के अभिमान को पूरी तरह से समझने का दावा करने की हिम्मत तो नहीं करती थी, लेकिन जितना वह जानती थी उससे वह निश्चित रूप से कह सकती थी कि उसमें इस तरह किसी की भी सेवा करने का धैर्य नहीं था। लेकिन अब वह ये सब उसके लिए कर रहा था। इस युग में आने के बाद उसके माता पिता, उसकी दादी के परिवार और शियाओकियों के परिवार के अलावा दस्ते का नेता चोंगजी भी शायद एक ऐसा व्यक्ति बन जाए जो वास्तव में उसकी परवाह करता हो। ज्यादा भावुक मत होइए, मुझे बस इस बात का डर है कि आप अपने जूतों के फीते खोलने के लिए भी बहुत अनाड़ी हैं। उसने अजीब तरह से कहा और ये शब्द बोलते हुए जाने के लिए मुड़ गया। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने निर्देश दिया, अलार्म घड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं झोंग जियांगपिंग को भेजकर तुम्हें जगा दूंगा। शुक्सिया हंस पड़ी और उसकी ओर पंजा हिलाते हुए बोली, समझ गई। वह गहरी और सुरक्षित नींद सोई, इतनी सुरक्षित कि उसका मन पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। जब झोंग जियांगपिंग ने धीरे से उसे जगाया तो वह एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है। जैसे ही उसकी नजरें फिर से केंद्रित हुई, उसे एहसास हुआ कि नवविवाहित के रूप में यह उसका पहला दिन था और उसने शर्माते हुए झोंग जियांगपिंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या सभी मेहमान चले गए हैं? झोंग जियांगपिंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, उनमें से अधिकतर आ चुके हैं, लेकिन कोई बेहद दुर्लभ व्यक्ति आया है। कौन है भाई? वे मेरे लिए तो यहाँ नहीं आए हैं, है ना? शुक्सिया ने ये सवाल सिर्फ बातचीत शुरू करने के लिए पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि झोंग जियांगपिंग की दयालुता के बावजूद वे करीबी दोस्त नहीं थे, इसलिए उसे कुछ शिष्टाचारपूर्ण बातचीत की जरूरत महसूस हुई। उसे आश्चर्य हुआ जब झोंग जियांगपिंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वे तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। ये मेरू के दादाजी हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आपको उससे मिलने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वो आपसे मिलने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन तीसरे भाई ने उसे मना कर दिया। शुक्सिया बस हंस पड़ी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब जब मेरी शादी मिकांग से हो गई है तो वह आकर मेरी आलोचना करके अपनी पोती को ऊंचा नहीं उठाएगा, है ना? यह शायद कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। झोंग जियांगपिंग ने आंख भरने से पहले सोचा, दरअसल दादा ये उतने बुरे नहीं हैं। उस समय ये मेरू को ढूंढने आए उस विदेशी व्यक्ति के कारण उसने ये मेरू को ये परिवार से निकाल दिया था। इतने साल बीत गए और उसने ये मेरू को ये परिवार में लौटने की अनुमति कभी नहीं दी, ये दावा करते हुए कि उसे झोंग परिवार को स्पष्टीकरण देना था। मुझे लगता है कि वह आपसे मिलना चाहता है, शायद आपके और तीसरे भाई के बीच के रिश्ते को देखने के लिए। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि वह अपने अपराधबोध को कम करने की कोशिश कर रहा है। यदि आपके और तीसरे भाई के बीच अच्छे संबंध हैं, तो वह अपनी पोती को खुलेआम वापस आने की अनुमति दे सकता है। बेशक हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अनुमान सच्चाई से ज्यादा दूर नहीं है। शुक्सिया ने आश्चर्य से झोंग जियांगपिंग को देखा। ये भाभी देखने में लापरवाह लग सकती है, लेकिन वास्तव में वह काफी व्यवस्थित थी। इस पर विचार करने पर क्या ये ठीक वैसा ही नहीं था जैसा उसने विश्लेषण किया था? अन्यथा वर्षों से एक दूसरे से बातचीत न करने वाले दोनों परिवार मिकांग की शादी के दिन क्यों आते और स्वयं ओल्ड मास्टर ये क्यों आते? करने के लिए जारी 292 अध्याय 206 अतीत 292 अध्याय 206 अतीत आज केवल एक अपडेट है, कल 2 होंगे, एक दोपहर में।
योजक चिन्ह। झो जियांगपिंग को बिस्तर के पास स्थिर बैठे और जाने का कोई इरादा न देखकर चुक्सिया अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में नहीं जा सकी और उसने हल्की फुल्की बातचीत शुरू करते हुए कहा, जब से झो और ये परिवारों के बीच सगाई टूट गई है, क्या दादा ये ने फिर कभी झो परिवार से मुलाकात नहीं की है? हाँ, सगाई रद्द होने के बाद से दादा ये ने झो परिवार से दोबारा मुलाकात नहीं की है। दादाजी कुछ बार ये परिवार के घर गए थे, लेकिन दादाजी ये उनसे मिलने से बचते रहे। आखिरकार दादाजी ने वहां जाना बंद कर दिया। उससे मिलने से बच रही हो? चुक्सिया ने कुछ देर सोचा और फिर उसे एहसास हुआ मिलने में शर्म आ रही है। झो जियांगपिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, दादाजी ये ने कहा था कि जब तक तीसरे भाई को रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल जाती, तब तक वह दादाजी से मिलने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी की कि यदि झो परिवार को कभी कोई परेशानी आती है, तो ये परिवार बिना शर्त उनकी सहायता करेगा। दादाजी ये तो वाकई बहुत वफादार इंसान है, चुक्सिया ने पूरे दिल से कहा। झो जियांगपिंग के होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। हाँ, आज दादाजी ये ने खुद आकर मुलाकात की और दादाजी बहुत खुश थे। वह और दादा ये भाई हैं जिन्होंने जीवन और मृत्यु का साथ साथ झेला है और एक दूसरे से न मिल पाना उनके लिए मुश्किल रहा है। एक ही शहर में रहते हुए इतनी प्रतिष्ठा के साथ और 5 साल से अधिक समय तक न मिलने का प्रबंधन करते हुए दादा ये वास्तव में जानबूझकर ऐसा करते हैं। दादाजी ये के स्वभाव को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उनके साथ सहयोग किया। वैसे जिस पैतृक घर में मेरी तीसरी भाभी की शादी हुई थी और ये परिवार का पैतृक घर एक दूसरे के बगल में ही है। पता नहीं तीसरी भाभी ने इस बात पर ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन मुख्य दरवाजे के बगल में सूरजमुखी का फूल खुदा हुआ है। दरअसल ये परिवार के दरवाजे के पास भी ठीक वैसे ही एक नक्काशी की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दादाजी ये एक ही यूनिट में एक ऐसे युद्ध में साथी थे जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और केवल वे दोनों ही जीवित बचे थे। दुश्मन उन्हें जिंदा पकड़ना चाहता था और दादाजी ये जान बचाने के लिए बेताब होकर सूरजमुखी के खेत की ओर भागे। दुश्मन के साथ लुका छिपी के खेल के दौरान अतिरिक्त सैनिक आ गए और स्वाभाविक रूप से वे बच गए। उस समय पैतृक घर का निर्माण हुआ था। दोनों को लगता था कि सूरजमुखी के उस खेत के बिना उनका अस्तित्व नहीं रह पाता, इसलिए दोनों ने अपने अपने दरवाजों पर सूरजमुखी के फूल खुदवाए थे। पहले ये और झो दोनों परिवार वहां रहते थे, लेकिन घरों को जब्त किए जाने के बाद वे वहां से चले गए। पिछले साल से पहले ये परिवार का घर सबसे पहले लौटाया गया था और दादा ये ने उसे साफ सुथरा किया और अपने पूरे परिवार के साथ वापस रहने चले गए। पिछले साल हमारे परिवार का घर भी हमें वापस मिल गया था। अगर दादा ये को असहज महसूस कराने की चिंता न होती, तो क्या दादा कभी इसे देखने से भी इनकार करते? इस बार अगर तीसरे भाई और तीसरी भाभी की शादी न होती, तो दादाजी लोगों को घर की मरम्मत करने की अनुमति नहीं देते। दोनों परिवारों के बीच इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद उन्होंने उस समय विवाह क्यों नहीं किया? बातचीत सहजता से आगे बढ़ रही थी, इसलिए चुक्सिया ने सीधे वही सवाल पूछ लिया जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा उत्सुक थी। उस दौर में अच्छे संबंधों के कारण विवाह तय करना आज की तुलना में कहीं अधिक आम बात थी। झो परिवार में बेटे और बेटियां थीं, ये परिवार के साथ साझेदारी करके रिश्ता तय करना मुश्किल नहीं होता है ना। ये परिवार में कोई बेटियां नहीं थी। मेरी छोटी चाची और उनके पति एक साथ पले बड़े थे, बेहद करीबी रिश्ता था, इसलिए उन्हें इतनी बेरहमी से अलग करना मुश्किल होता। इसके बाद परिवारों ने अपनी सारी उम्मीदें अगली पीढ़ी पर टिका दी। मेरे सबसे बड़े भाई और ये परिवार की ये मेयुन और तीसरे भाई और ये मेरू की उम्र लगभग बराबर थी, लेकिन मेरे सबसे बड़े भाई और ये मेयुन की कभी आपस में नहीं बनी, जबकि तीसरे भाई की ये मेरू के साथ अच्छी बनती थी। बड़ों ने उनकी सगाई जल्दी तय कर दी और उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया। दादाजी और दादाजी ये को उन्हें विदेश भेजने का हमेशा पछतावा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे विदेश में न गए होते तो उनकी शादी निश्चित रूप से हो जाती। मुझे लगता है कि विदेश में पढ़ाई ने तीसरे भाई को बचा लिया। अन्यथा तीसरे भाई के व्यक्तित्व को देखते हुए यदि वो ये मेरू से शादी करता, तो उसका स्वभाव चाहे जैसा भी होता, उसे अंत तक उसके प्रति जिम्मेदार होना पड़ता। इस तरह से तीसरे भाई का जीवन कभी भी सुखमय नहीं हो पाता। झो जियांगपिंग को बात करते समय घबराहट से अपने चेहरे के भावों की ओर देखते हुए देखकर चुक्सिया समझ गई कि इन बातों के पीछे जरूर कोई कारण है, इसलिए उसने सीधे उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। झो जियांगपिंग उसकी निगाहों के नीचे थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए बोला, अगर दादा ये ने उसे रोका न होता, तो तीसरा भाई अब तक तीसरी भाभी को जगाने आ चुका होता। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तीसरी भाभी से कह दूं कि कोई भी उन्हें वह काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो वह नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि तीसरा भाई इस बात से चिंतित है कि तीसरी भाभी ये मेरू के मामले में दखल दे रही है। दरअसल तीसरे भाई के लिए तो ये सिर्फ आदत और जिम्मेदारी की वजह से है, लेकिन आपके लिए तीसरी भाभी, उनकी भावनाएं इससे बिल्कुल अलग हैं। दादा ये के लिए ये साल वाकई बहुत कठिन रहे हैं। चुक्सिया मुस्कुराई, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे तीसरे भाई के ये मेरू के साथ संबंधों से कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार ये सब मुझसे मिलने से पहले की बात है, मुझे किस बात पर परेशान होना चाहिए, है ना? अगर आप चाहते हैं कि मैं दादा ये से मिलूं, तो सीधे सीधे कह दीजिए। अरे मुझे पता चला है कि जो लोग सीधे साधे दिखते हैं, वे असल में बहुत घुमा फिराकर बात करते हैं। हे झो जियांगपिंग शर्मिंदा होकर हंसा, मुझे बस तीसरे भाई से डांट पड़ने का डर है। हाँ, मैं अपनी मर्जी से दादा ये से मिलने जा रही हूँ, आप निश्चिंत रहें। चुक्सिया ने अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर जाते हुए कहा। तीसरी भाभी, हम सब लड़कियां हैं, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? ऐसा नहीं है कि हम किसी स्नानघर में हैं, बेशक ये शर्मनाक है। नहीं तो आप अभी पूरी तरह से कपड़े उतारने की कोशिश क्यों नहीं करते? झो जियांगपिंग को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन उसने ये भी गौर किया कि तीसरी भाभी भले ही युवा थी, लेकिन वह वास्तव में समझदार थी, ये मेरू से कहीं ज्यादा। ऐसा लगता था कि दादी ये को तीसरी भाभी को जल्द स्वीकार करने में मदद करने के लिए उसे अक्सर उनकी प्रशंसा करनी पड़ती थी। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि दादी ये को ये मेरू में इतना क्या पसंद था। उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को छोड़कर अन्य सभी पहलुओं में ये मेरू तीसरी भाभी से कहीं हीन थी। क्या ये श्याओमी की पत्नी है? झो जियांगपिंग के साथ नीचे आती चुक्सिया को देखकर झो के बगल में बैठे दुबले पतले सफेद बालों वाले बूढ़े मास्टर ये कुछ उत्तेजित होकर खड़े हो गए। नमस्कार दादाजी, ये चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए झुककर उनका अभिवादन किया। आपको पहले नमस्कार न करने के लिए क्षमा करें। फिर वह बूढ़े मास्टर झो और झो जिंगपिंग का अभिवादन करने के लिए मुड़ी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बूढ़े मास्टर ये ने बार-बार सिर हिलाते हुए कहा। आप बता सकते हैं कि वो एक अच्छी लड़की है? शाओमी, दादाजी अब निश्चिंत हो गए हैं। इसके बाद झो मिकांग ने सहजता से चुक्सिया को अपनी ओर खींचते हुए कहा, दादाजी ये मुझे चुक्सिया से शादी करके वास्तव में बहुत खुशी हुई है। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि अच्छा शब्द के अलावा उसके पास अपनी उत्साहित भावनाओं को व्यक्त करने का कोई और तरीका नहीं था। थोड़ा शांत होने के बाद बूढ़े मास्टर ये ने चुक्सिया की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, श्याओमी की पत्नी, मैं आज सुबह आपके माता-पिता से मिला था। वे बहुत ही सरल और विनम्र लोग हैं, बहुत ही मिलनसार। जब उसके माता-पिता की प्रशंसा हुई तो चुक्सिया की आंखें खुशी से चमक उठी। दादाजी ये आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आपके इन प्यारे शब्दों को सुनकर मेरे माता-पिता को बहुत खुशी होगी। उसने समझदारी से यह नहीं पूछा कि वो उसके माता-पिता को कैसे जानता था।
इससे पहले झो जियांगपिंग ने उल्लेख किया था कि झो और ये परिवारों के पैतृक घर एक दूसरे के बगल में थे। अपने माता पिता को अच्छी तरह से जानने के कारण उसने अनुमान लगाया कि वे बाहर जाते समय रास्ता भटक गए होंगे। उसे इस बात में कोई शर्म नहीं थी कि उसके माता पिता घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अगर उसके माता पिता इस बात का ध्यान रखते तो ये जानकर कि सभी को पहले से ही पता है कि वे खो गए हैं, निश्चित रूप से उन्हें इतना शर्मिंदा कर देता कि वे फिर कभी झो परिवार के सदस्यों से मिलने से कतराते। बेशक अगर ओल्ड मास्टर ये इसे प्रकट करने पर जोर देते तो यह उनके नियंत्रण से बाहर था। वो केवल अपने तरीके से स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर सकती थी। सौभाग्यवश बूढ़े गुरु ये ने फिर विषय बदल दिया। मैंने सुना है कि आप दोनों युवा जल्द ही पैतृक घर में रहने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बूढ़ा आदमी ज्यादा परेशान करने वाला नहीं लगेगा। चुक्सिया ने झो मिकान की ओर देखा, जिसका स्पष्ट रूप से जवाब देने का कोई इरादा नहीं था, और जल्दी से कहा, यह एक स्वागत योग्य विचार है, हम आपको परेशान करने वाला कैसे मान सकते हैं। फिर बूढ़े मास्टर झो ने बूढ़े मास्टर ये की ओर देखकर हंसते हुए कहा, अब से मैं उनके साथ रहूंगा और बूढ़े आदमी तुम्हारे लिए खूब मुसीबत खड़ी करूंगा। बहुत बढ़िया, मुझे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। बूढ़े मास्टर ये ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। एक लंबे समय से चले आ रहे बोझ के हटने से ओल्ड मास्टर झो भी बहुत खुश थे। रात के खाने के दौरान उसने सामान्य से एक कटोरी चावल अधिक खाया और बार बार कहता रहा कि चुक्सिया झो परिवार का सबसे बड़ा नायक है। उसकी वजह से झो मिकान, जो वर्षों से अक्सर घर पर नहीं रहती थी, अब अधिक बार घर आने लगी थी। ये परिवार, जिनका वर्षों से कोई संपर्क नहीं था, वे भी एक बार फिर संपर्क में आ रहे थे। जहां तक ओल्ड मास्टर ये की बात है, उनका मूड भी ओल्ड मास्टर झो के मूड से मेल खाता था। जब वो घर लौटा तब भी उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। दादी ये ने उसकी खुशी देखकर अपनी बहू को एक समझदारी भरी नजर से देखा। अचानक घर लौटने का दिन आ गया। जैसे ही भोर होने लगी, चुक्सिया को नींद नहीं आ रही थी। उसने बगल में गहरी नींद में सो रही झो मिकान पर एक नजर डाली, फिर धीरे से अपने कपड़े पकड़े हुए उठी और दबे पांव बाथरूम की ओर चली गई। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया, झो मिकान ने अपनी आंखें खोली, जो एक असहाय मुस्कान से भरी हुई थी। वो सोने का नाटक कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वह इतनी जल्दी उठ जाए। ओह, ये लड़की। बेहद प्रसन्न होकर उसने अपना चेहरा धोया, दांत साफ किए, कपड़े बदले और दर्पण में खुद को देखा। उसके घने काले बाल स्वस्थ रूप से चमक रहे थे, उसकी भौहें सुंदर ढंग से धनुषाकार थी, उसकी नाक ऊंची थी, उसके होंठ लाल थे, उसकी त्वचा कोमल थी। किसी ने उंगलियां चटकाने से खुद को नहीं रोका और मन ही मन बुदबुदाया, बहुत सुंदर, मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। दरवाजे के पास खड़े होकर कंपनी कमांडर टोंगजी के होंठ अनजाने में फड़कने लगे। वह अपनी छोटी पत्नी के बारे में सोच रहा था। वह सचमुच एक अनोखा व्यक्तित्व था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, चुक्सिया चौंक गई और पीछे हट गई। फिर उसने जोर से अपनी छाती थपथपाई, क्या तुम मुझे डराकर मारना चाहते हो? फिर उसने अपराधबोध से उसकी ओर देखा, तुम यहाँ कब से हो? तुम्हारी उठते ही मैं आ गया। तुम, चुक्सिया ने गुस्से से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, ये तो सरासर गलत है, बिना बताए तुम कैसे झांक सकते हो? मैं दरवाजे से कैसे झांक सकता हूँ? ओह, चुक्सिया ने असहजता से गुनगुनाया और फिर उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, जल्दी करो, मैं अपने माता पिता से जल्द मिलना चाहती हूँ। चिंता मत करो, मैं जल्दी आता हूँ। दस्ते के नेता टोंगजी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम खुद पर मोहित हो गई। चुक्सिया को प्रतिक्रिया देने का एक पल भी दिए बिना उसने झट से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। बैठक कक्ष में सीधे बैठे झाओ युलान और लिन बाओहे को देखकर नौकरानी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये दंपत्ति पिछले कुछ दिनों से टहलने निकले थे, लेकिन जाहिर तौर पर वे आज अपनी बेटी और दामाद के आने की खबर से चूकने को लेकर चिंतित थे। सच कहूं तो भोर होते ही घर कौन लौटता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यह जोड़ा टहलने के लिए बाहर नहीं निकला था, क्योंकि वे इतने उत्साहित और उत्सुक थे कि वे इधर उधर घूमने में भी असमर्थ थे। करने के लिए जारी 293 अध्याय 207 वापसी 3 293 अध्याय 207 वापसी 3 खाली हॉल में केवल दंपति बैठे थे। झाओ युलान का मूड लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा था, इसलिए उसने हल्की फुल्की बातचीत शुरू की। बड़े भाई और उनकी पत्नी अभी तक क्यों नहीं उठे हैं? हाँ, वे अभी तक क्यों नहीं उठे? लिन बाओहे, जो उतनी ही चिंतित थी, ने बिना सोचे समझे सहमति जता दी। अभी तो 5:30 बजे हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ 5:30 बजे हैं, वे अभी तक उठे नहीं होंगे। जब उनकी बेटी की शादी होगी तो वे भी निश्चित रूप से सो नहीं पाएंगे। हम बिल्कुल, मुझे आश्चर्य है कि क्या चुक्सिया पहले ही जा चुकी है। कौन जानता है। उद्धरण चिन्ह। आंटी लियू रसोई से दूध के 2 कप लेकर आई और बोली, महोदय, मैंने दूध में थोड़ा शहद मिला दिया है, इससे आपको शायद थोड़ा आराम महसूस होगा। हे, झाओ युलान और लिन बाओहे थोड़ी शर्मिंदगी के साथ हंसे। उनकी पिछली बातचीत वाकई काफी मूर्खतापूर्ण थी। आंटी लियू ने खुशी से कहा, मैं समझती हूँ कि आप दोनों कैसा महसूस कर रहे हैं। जब मेरी अपनी बेटी की शादी हुई तो मेरे पति और मैं बिल्कुल ऐसे ही थे। सच में। झाओ युलान अचानक उत्साहित हो उठी, आपकी बेटी की उम्र कितनी है? क्या उनके अभी तक कोई पोते पोती हैं? मेरी बेटी इस साल 26 साल की हो गई है और पिछले साल ही उसने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए आंटी लियू का चेहरा गर्व से चमक उठा, खासकर जब उन्होंने अपने पोतों का जिक्र किया तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठी। झाओ युलान ईर्ष्या से भर उठी, ये तो बहुत बढ़िया है। काश हमारे परिवार में भी जुड़वा बच्चे हो पाते, एक बार की मेहनत से 2 बच्चे मिल जाते, कितना अच्छा होता। मैडम, जल्दी मत कीजिए, तीसरी युवती की अभी अभी शादी हुई है, आंटी लियू ने मुस्कुराते हुए सांत्वना देते हुए कहा। बिल्कुल सही, लड़की की अभी अभी शादी हुई है और आप पहले से ही बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। बाद में उसके सामने इस बारे में बात मत करना, हमारी बेटी बहुत संवेदनशील है, उस पर दबाव मत डालना। झाओ युलान ने अपने पति को घूरते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगती हूँ? हे, लिन बाओहे ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा, दरअसल मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि जिया हमें जल्दी ही 2 पोते या उससे भी बेहतर 3 बच्चे दे दे। आपको क्या लगता है कि हमारा जिया क्या है? 3 बच्चों की कामना क्यों नहीं करते? एक ही बार में 8 बच्चों की कामना क्यों नहीं करते? सर, मैडम, मैं खाना बनाने जाती हूँ, आंटी लियू ने हंसी रोकने की पूरी कोशिश करते हुए कहा और जल्दी से रसोई में चली गईं। ये जोड़ा वाकई कमाल का है। देखो तो सही, तुम बकवास कर रहे हो और लोग तुम पर हंस रहे हैं, है ना? झाओ युलान ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ लिन बाओहे को डांटते हुए कहा, तुमने हमारी बेटी को काफी शर्मिंदा कर दिया है। हाँ, ये सब मेरी ही गलती है। बिल्कुल है, आपने हमारी पहली मुलाकात में इतना हंगामा किया था, अब आप उसे शर्मिंदा करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हे, लिन बाओहे बस एक शर्माई हुई हंसी हंस सकी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। पहले बाथरूम न मिल पाने की बात सोचकर ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तुम दोनों पूरी रात बिना सोए तो नहीं जागे रहे? झाओ युशान और ली एजुआन ऊपर से नीचे आए। ली एजुआन ने बोलना शुरू किया। लिन बाओहे झट से खड़ी हो गई और बोली, नहीं, हम खुद ही उठ गए। तुम्हारी आंखों के नीचे के उन काले घेरों को देखकर ली एजुआन ने दंपति को गौर से देखा। भले ही तुम नीचे नहीं जागे थे, लेकिन निश्चित रूप से तुमने पूरी रात नींद नहीं ली।
भाभी, जब किहुई की शादी होगी तब आपको मेरी भावनाओं का एहसास होगा। बोलते हुए झाओ युलान अपनी हंसी नहीं रोक पाई। यह अजीब है। जब जिया सेना में थी और मैं उसे महीनों तक नहीं देख पाती थी तो मुझे उसकी याद आती थी, लेकिन फिर भी मैं सो पाती थी। इस बार 3 रातों को मिलाकर हम कुल मिलाकर मुश्किल से 5 या 6 घंटे से ज्यादा सो पाए हैं। क्या दोनों स्थितियां तुलनीय हैं? मैं अभी तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो शायद मैं तुमसे बेहतर न हूँ। ली एयुआन ने सिर हिलाया। आह, किहुई की शादी की संभावनाएं मुझे पागल कर रही हैं। वो लगभग 23 साल की है और वो ब्लाइंड डेट पर जाने से इनकार करती है। वो कहती है कि अगर वो उन्हें युवानबाओं के बारे में बताएगी तो वे युवानबाओं को नीचा समझेंगे, लेकिन अगर वो नहीं बताएगी तो वे उस पर हंसेंगे। मुझे उम्मीद थी कि उसे विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाएगा ताकि वो बाहर किसी को ढूंढ सके, लेकिन वो कुछ ही अंकों से चूक गई। वो अगले साल फिर से कोशिश करने का इरादा रखती है। तब उसकी उम्र कितनी होगी? अगर अगले साल उसका दाखिला हो भी जाता है तो 4 साल की पढ़ाई पूरी होने तक वो 27 साल की हो जाएगी। तब तक कौन सा अच्छा परिवार उसे चुनने देगा? यह महसूस करते हुए कि शिष्टाचार के तौर पर उम्र को शामिल करने पर भी झो मिकांग 27 साल का था, उसने आंख भरी। चुक्सिया के पति जैसे कितने लोग हैं। इसके अलावा दिखावट के मामले में किहुई की तुलना चुक्सिया से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। झाओ युलान ने बीच में ही टोकते हुए कहा, भाभी, इस समय आपकी भावनाएं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी मैंने पहले महसूस की थी। जब नियति अपना काम कर देगी तब आपको एहसास होगा कि इतना चिंतित होना कितना व्यर्थ था। लेकिन अगर किस्मत ने साथ न दिया तो क्या होगा? झाओ युलान के चेहरे पर बेबसी झलक रही थी। भाभी, आपको सकारात्मक सोचना होगा। मैं सकारात्मक सोचने की कोशिश करती हूँ, लेकिन किहुई के जिद्दी स्वभाव के कारण मैं चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाती। श्रेया और किहुई की आपस में खूब बनती है। बाद में जब जिया आएगी तो मैं उससे कहूंगी कि वो अपनी बहन को पत्र लिखकर उसे मना ले। यदि संभव हो तो उसे सतर्क रहना चाहिए। अगर किहुई किसी सैनिक से शादी कर ले तो मुझे सुकून मिलेगा। झाओ युलान ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जब चुक्सिया आएगी तो हम उससे इस बारे में बात करने के लिए थोड़ा समय निकाल लेंगे। अब तक चुप रहे झाओ युशान ने लाचारी से अपना सिर हिलाया। युलान, तुम्हारी भाभी पागल हो रही है। कल रात ही वह अचानक उठ बैठी, जिससे मैं बुरी तरह डर गया और कहने लगी कि उसने सपने में किहुई युवानबाओं को ढूंढने गई थी। मेरा मतलब है, इससे तो कोई व्यक्ति डर के मारे मर भी सकता है। बिल्कुल यही सपना मैंने देखा था। भाभी, आप किहुई के बारे में चिंता करना बंद ही नहीं कर पा रही हैं। झाओ युलान ने साफ शब्दों में कहा, क्या यह इसलिए है क्योंकि चुक्सिया की अब शादी हो गई है, इसलिए आप इतनी चिंतित हैं? ली एयुआन के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी। यह उसका एक हिस्सा है। चुक्सिया किहुई से 4 साल से भी ज्यादा छोटी है और उसकी शादी भी हो चुकी है, जबकि किहुई के पास तो भविष्य की कोई संभावना ही नहीं है। हमारी मदद तो दूर की बात है। मैं चिंतित क्यों न हूँ? जब वे बातें कर रहे थे तभी झाओ युयंग, झाओ युकुई, मोटी चाची, लिन बाओजुआन और अन्य लोग भी एक एक करके नीचे आ गए। अचानक हॉल में चहल पहल बढ़ गई। शायद झाओ किहुई के मामलों पर चर्चा के कारण या शायद आसपास अधिक लोगों की उपस्थिति के कारण घबराहट से कांप रही झाओ युलान और लिन बाओहे की पिंडलियां चमत्कारिक रूप से शांत हो गईं। ठीक 8 बजे के बाद चुक्सिया और झो मिकान पैतृक घर पहुंचे। चुक्सिया 2 छोटे बक्से ले जा रही थी। उसके पीछे झो मिकान चल रहा था, जिसके पास लगभग 1 दर्जन बड़े और छोटे पैकेज थे, और उनके पीछे एक युवा सैनिक 7 या 8 अन्य पार्सल और बक्से ले जा रहा था। तुम ये सब सामान क्यों ढो रहे हो? सभी को हाथों में सामान लिए देखकर लिन बाओहे और झाओ युलान वहीं खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या उन्हें मदद करनी चाहिए? ये कुछ ज्यादा ही लग रहा था, लेकिन मदद नहीं कर रहे। दामाद को ये बात शायद ठंडी लगे। वाकई दुविधा वाली स्थिति है। झाओ युशान ने ही अपना संयम बनाए रखा। वो आगे बढ़ा, लिन बाओहे को धक्का देकर झो मिकान के हाथों से पैकेज लेने के लिए अपने साथ शामिल किया और दूसरों को भी उस युवा सैनिक के हाथों से पार्सल और बक्से लेने का इशारा किया और लगातार तस्क तस्क करते हुए बोला, नए दामाद, क्या तुमने अपने ससुर और सास के लिए अपने घर का आधा हिस्सा यहाँ स्थानांतरित कर दिया है? सबके मुंह सिकुड़ गए। झो परिवार के घर का आधा हिस्सा कुछ ही वस्तुओं से बना होना संभव नहीं हो सकता। अगर यह कोई ग्रामीण परिवार होता तो इसका मतलब वास्तव में उनके घर का आधा हिस्सा स्थानांतरित करना होता। हंसी मजाक और बातचीत के बीच झाओ युलान चुपचाप चुक्सिया को अपने कमरे में वापस ले गई और चिंता से भौहें चढ़ाते हुए बोली, श्रेया, अपनी माँ को सच बताओ, रेजिमेंटल कमांडर श्रेया झो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? वो सचमुच बहुत अच्छा है। चुक्सिया ने हैरानी से कहा, माँ, आप क्यों पूछ रही हैं? उसने ध्यान से सोचा। दरवाजे से अंदर आते ही झो मिकांग ने सबसे पहले पापा और माँ कहकर पुकारा था, जो बिल्कुल उचित शिष्टाचार था। तो झाओ युलान ने बोलना शुरू किया, फिर अपना मुंह बंद कर लिया और दोबारा बोलने की कोशिश की। तो तुम अब तक कुंवारी क्यों हो? हाँ हाँ माँ, क्या आप कह रही हैं कि शादी के बाद मुझे लड़का बन जाना चाहिए था? चुशिया झाओ युलान की बातों का मतलब समझ नहीं पाई और इतनी जोर से हंसी कि वो जमीन से उठ भी नहीं पाई। ऐसा नहीं है। झाओ युलान ने बिना कुछ कहे अपनी बेटी की ओर देखा। बच्ची, तुम इतनी नादान क्यों हो? मेरा मतलब वो नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ। चुक्सिया को अचानक बात समझ आ गई और उसने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब मुझे आपकी बात समझ आ गई है। चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि वो मेरे जन्मदिन से पहले मुझे छू भी नहीं सकता। तुम बच्ची, झाओ युलान ने अपना माथा रगड़ा। उसे सिरदर्द होने लगा। तुम क्या सोच रही हो? ऐसे नियम कौन बनाता है? इतनी जल्दी शादी कौन करेगा? चुक्सिया ने मुंह बनाकर जवाब दिया, फिर मुस्कुराते हुए झाओ युलान से लिप्ट गई और बोली, माँ, आप तो वाकई बहुत ध्यान देने वाली हैं, है ना? मेरी सास ने भी इसे देखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इसका पता कैसे लगाया? चलो बेशर्म, झाओ युलान ने अपनी बेटी को धक्का देकर दूर किया और फिर जल्दी से उसे वापस खींच लिया। श्रेया, अब जब तुम्हारी शादी हो गई है तो थोड़ा संयमित रहने की कोशिश करो, किसी को ज्यादा परेशान मत करो। मुझे पता है, माँ। धड़ धड़ धड़। जब माँ और बेटी बातें कर रही थी तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और इससे पहले कि झाओ युलान कुछ जवाब दे पाती, दरवाजा धक्का देकर खोल दिया गया और महिला रिश्तेदारों की भीड़ अंदर घुस आई। लुओ शियाओक्यून सबसे पहले चुक्सिया के पास दौड़ी और उसकी जांच करते हुए बोली, तुम बहुत जल्दी चली गई। मैं अभी भी घर के कामों में मदद कर रही थी और देखते ही देखते तुम गायब हो गई। लुवान शियाओशियांग ने बीच में कहा, बिल्कुल सही, आंटी दो बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने हमें चुक्सिया से मिठाई मांगने तक नहीं दी। पिछले कुछ दिनों में तुमने कितनी मिठाई खाई है? लिन बाओजुआ ने अपनी बेटी के सिर पर थप्पड़ मारा। काश तुम चुक्सिया जितनी आधी भी समझदार होती। माँ, लुवान शियाओशियांग ने अपना सिर ढक लिया और लिन बाओजुआन को निसंकोच देखते हुए बोली, पहले तो सब कहते थे कि अगर चुशिया मेरी आधी भी बुद्धिमान होती तो अच्छा होता। लुओ शियाओक्यून ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, शियाओशियांग, तुम भी एक अच्छे दामाद से शादी करो और तुम भी उतनी ही समझदार बनोगी। लुवान शियाओशियांग का चेहरा उतर गया। मैं शिया जितनी भाग्यशाली नहीं हूँ। नाक सिकुड़कर चुशिया की ओर देखते हुए उसने आगे कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं चुशिया से ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन अब चाहे मैं कितनी भी सुंदर दिखूं, मुझे लगता है कि मैं उसकी जितनी सुंदर नहीं हूँ। बच्ची, झाओ युलान हंसते हुए अपना सिर सहलाने लगी। आंटी दो को शियाओशियांग बहुत पसंद है।
लुआन शियाओशियांग ने शरारती अंदाज में पलकें झपकाते हुए कहा, चुक्सिया से भी ज्यादा सुंदर। उतनी ही सुंदर, लेकिन रुककर झाओ युलान ने कहा, फिर भी जिया ज्यादा सुंदर है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे सबसे खूबसूरत कैसे नहीं मान सकती। युलान ने सचमुच बहुत कुछ सहा है। मोटी चाची ने चुपचाप अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे और ली एयुआन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसे इतने सालों से जानती हूँ और यह पहली बार है जब मैंने उसे इतनी खुशी से मुस्कुराते देखा है। ली एयुआन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, उसने मुझसे कहा था कि ज्यादा मत सोचो, और लगता है वह सही थी। किसने सोचा होगा कि चुक्सिया को ये दिन देखने को मिलेगा। आप ही बताइए, अगर हम घर वालों को ये बात बताएं तो क्या वे इसे स्वयं देखे बिना हमारी बात पर विश्वास करेंगे। जारी रहेगा। 294 अध्याय 208 चचेरे भाई के विचार। 294 अध्याय 208 चचेरे भाई के विचार। दूसरा पहरा आ गया। अपने गृहनगर की परंपराओं के अनुसार जब एक बेटी और उसका पति अपनी शादी के बाद पहली बार अपने मायके जाते हैं तो परिवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनका भव्य स्वागत करें। इसलिए संक्षिप्त बातचीत के बाद झाओ युलान महिलाओं को रसोई में काम करने के लिए ले गई और कमरे में केवल दादी और चुक्सिया को ही छोड़ दिया। बुजुर्ग महिला झाओ के खुरदुरे हाथों ने धीरे से अपनी पोती के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और चुक्सिया पहले ही किसी की पत्नी बन चुकी है। हा। दादी माँ चुक्सिया बूढ़ी औरत के आलिंगन में झुक गई। दरअसल मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। नासमझ बच्ची, तुम कितनी बेवकूफी भरी बातें करती हो। बूढ़ी झाओ ने धीरे से आह भरी। तुम्हारे दादा दादी और माता पिता तुम्हारी इतनी कम उम्र में शादी करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन अगर तुमने रेजिमेंटल कमांडर शियाओ झुओ को खो दिया तो कौन जाने कि तुम्हें फिर कभी ऐसा उपयुक्त व्यक्ति मिल पाएगा या नहीं। चुक्सिया ने अनजाने में मुंह बना लिया और बूढ़ी औरत झाओ ने बेबसी से उसके माथे पर उंगली मारी। तुम शादीशुदा हो और अभी भी बच्चे जैसा व्यवहार कर रही हो। चुक्सिया, दादी की बातों को अनसुना मत करो। लोग अक्सर जल्दबाजी में अच्छी चीजों से वंचित रह जाते हैं और जब उन्हें वास्तव में किसी चीज की जरूरत होती है तभी उन्हें एहसास होता है कि वो कितनी अच्छी थी। दादी, मैं यह नहीं कह रही कि वह अच्छा आदमी नहीं है। चुक्सिया ने बूढ़ी महिला झाओ की बांह झुलाते हुए कहा, देखो तो सही, तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मैं उसके साथ रोजाना बुरा बर्ताव करती हूँ, जबकि मैं कितनी कृतघ्न हूँ। चुक्सिया, दादी की बकबक पर ध्यान मत दो। आपकी शादी तो हो ही चुकी है और बेशक दादी चाहती हैं कि आप अपने पति के परिवार में खुश रहें। रेजिमेंटल कमांडर जियाओ झो आपकी रक्षा करते हैं और आपके बारे में सोचते हैं। आपको भी बदले में ऐसा ही करना चाहिए। वह नियमित रूप से अपने माता पिता और दादा दादी से मिलने जाता है। अपने शब्दों में मधुरता बरतें और अपने कार्यों में अधिक लगनशील रहें। यदि आप शियाओ झो के परिवार को खुश करते हैं तो वह आपके प्रति और अधिक स्नेह रखेगा और अपने परिवार के सदस्यों के बीच आपका और अधिक सम्मान प्राप्त करेगा। दादी, समझो काम हो गया। चुक्सिया ने चंचल भाव से प्रणाम किया। मैं आपके निर्देशों का पालन करने का वादा करती हूँ। बुजुर्ग महिला झाओ ने उसे घूरते हुए कहा, इस बच्ची, मैं तुमसे गंभीर मामलों पर चर्चा कर रही हूँ, इसे मजाक मत समझो। दादी, मैं सच कह रही हूँ। चुक्सिया की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। जैसा कि आपने कहा था, अब जब मेरी शादी हो गई है तो मैं स्वाभाविक रूप से झो परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहती हूँ। दरअसल अब तक मुझे जो पता चला है उसके अनुसार झो परिवार के सदस्य काफी अच्छे हैं। मेरी सास शायद मुझे पसंद न करती हो, लेकिन यह एक ऐतिहासिक मुद्दा है और इस स्थिति में किसी के लिए भी किसी को एक ही बार में पूरी तरह से स्वीकार करना मुश्किल होता है। हालांकि वह सार्वजनिक रूप से मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करती है। दिल खोलकर बात करने से एक दिन वो मुझे पसंद करने लगेगी और अपना लेगी, इसलिए चिंता मत करो दादी। बुजुर्ग महिला झाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उनकी आंखों में एक झुर्री सी पड़ गई। चुक्सिया इतनी समझदार है तो दादी को चिंता करने की क्या बात है। छी, दरवाजा धीरे से थोड़ा सा खुला, फिर पूरी तरह खुल गया और उसकी चाची की तरफ से चचेरी बहन वांग मेफेंग ने अपना सिर अंदर झांका और बूढ़ी महिला झाओ को एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहा, दादी, मैं चुक्सिया से कुछ बात करना चाहती हूँ। बुजुर्ग महिला झाओ ने उसे घूरते हुए कहा, क्या ऐसी कोई बात है जो तुम दादी के सामने नहीं कह सकती। विनती भरे चेहरे के साथ वांग मेफेंग ने अपने हाथ जोड़कर कहा, दादी, इसमें बस कुछ ही मिनट लगेंगे। तुम, बूढ़ी औरत झाओ ने जटिल भाव से वांग मेफेंग को देखा, फिर चुक्सिया की ओर मुड़कर कहा, दादी इस कमरे में तुम्हारा इंतजार करेंगी। ठीक है, मैं दादी के साथ आने के लिए जल्दी वापस आऊंगी। चुक्सिया ने बुढ़िया के माथे पर चुंबन किया और फिर जाने के लिए मुड़ गई। दादी और पोती की बातचीत सुनकर वांग मेफेंग की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने कुछ न समझने का नाटक किया और चुक्सिया का हाथ पकड़कर बोली, क्या हम मेरे कमरे में बात करें। ठीक है। चुक्सिया ने हल्के से सिर हिलाकर उसकी ओर इशारा किया। आखिरकार यह एक लंबा सफर था और यह उसके वैवाहिक सुख का सबसे बड़ा दिन था। चाहे वह इस चचेरे भाई को कितना भी नापसंद करती हो, उसे कम से कम थोड़ी सी शिष्टता तो दिखानी ही चाहिए थी। और सच कहें तो वह इस बात को लेकर काफी उत्सुक थी कि उसकी चचेरी बहन क्या चर्चा करना चाहती है और सोच रही थी कि क्या वह वास्तव में कियांग परिवार से अपनी सगाई तोड़कर एक सैनिक से शादी करने का इरादा रखती है। नहीं, उसके चरित्र को देखते हुए ये सिर्फ एक सैनिक से शादी करने की बात नहीं हो सकती। शायद वह ये भी उम्मीद कर रही थी कि चुक्सिया उसे शादी करने के लिए एक रेजिमेंटल कमांडर ढूंढने में मदद करेगी। बेतहाशा अटकलें लगाते हुए चुक्सिया उस कमरे में दाखिल हुई जहां वांग मेफेंग और उसकी चाची झाओ युयंग ठहरी हुई थी। यहाँ बैठो। वांग मेफेंग ने दीवार के पास लगी 2 कुर्सियों की ओर इशारा किया और खुद चाय बनाने में व्यस्त हो गई। उसे मेजबान की भूमिका निभाते देख चुक्सिया को हंसी आ गई, लेकिन जब कोई सेवा करने को तैयार हो तो उसने सोचा कि क्यों न वह भी इसका आनंद ले और शांति से बैठकर इस भाव को स्वीकार कर लिया। ये बेहतरीन किस्म की चमेली माओजियान है, बहुत खुशबूदार है। वांग मेफेंग ने चुक्सिया को बनी हुई चाय देते हुए सावधानीपूर्वक समझाया। अचानक चुक्सिया को ऐसा लगा जैसे उसके माथे पर 3 काली रेखाएं खींच दी गई हों और वह सोचने लगी कि क्या उसकी चचेरी बहन की नजरों में वह सिर्फ एक गंवार थी जिसने कभी कुछ बेहतर अनुभव नहीं किया था। लेकिन वास्तव में अपने जीवन के अनुभवों के अनुसार वह एक गंवार थी जिसने सचमुच कुछ नहीं देखा था और वांग मेफेंग उसके साथ इस तरह का व्यवहार करके स्पष्ट रूप से सोचती थी कि एक निजी स्कूल की शिक्षिका होने के नाते वह चुक्सिया से ज्यादा जानती है। चुक्सिया को बिना कुछ बोले उसकी ओर देखते हुए देखकर वांग मेफेंग ने जल्दी से कप की ओर इशारा करते हुए कहा, एक बार चखकर देखो कि यह तुम्हारे स्वाद के अनुरूप है या नहीं। चुक्सिया ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, चचेरी बहन, बस अपने मन की बात कहो। वांग मेफेंग का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो गया। जाहिर तौर पर उसने चुक्सिया के शब्दों में निहित अर्थ को समझ लिया था। यह मेरा घर है, क्या तुम्हें यहाँ दिखावा करने की वाकई जरूरत है। चुक्सिया के प्रति अपने अतीत के रवैये के बारे में सोचते हुए उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसकी यह छोटी चचेरी बहन कमजोर होने के अलावा किन मायनों में उससे बेहतर थी। वह ऐसे परिवार में शादी कैसे कर सकती थी जबकि उसे अपना पूरा जीवन शहर में कष्ट सहते और मेहनत करते हुए बिताना पड़ा। चुक्सिया की तुलना में उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि एक निजी शिक्षक होना कोई खास बात नहीं थी और एक कम्यून अकाउंटेंट होना तो उससे भी कम खास था। हालांकि कियांग परिवार के बुजुर्गों ने काफी अच्छी स्थिति बना ली थी, लेकिन सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी केवल एक उप काउंटी प्रमुख था जो उसके पति के परिवार का दूर का रिश्तेदार भी था। ऐसे में भरोसेमंद कैसे हो सकता है। इन विचारों के साथ उसने अपने दिल को कठोर कर लिया, दांत भींच लिए और एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, चुक्सिया, तुम अपनी चचेरी बहन से कोई दुश्मनी तो नहीं रखती हो।
चुक्सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है चचेरे भाई? वांग वेफेन की आंखों में थोड़ी सी बेचैनी झलक गई और उसकी मुस्कान और भी सख्त हो गई। चचेरी बहन भोली है, क्या आप मेरी बात समझ सकती हैं? कृपया साफ साफ बताओ। ठीक है। चुक्सिया कभी यह स्वीकार नहीं करेगी कि वो वास्तव में जिज्ञासा से मर रही थी, खासकर परिणाम जानने की तीव्र इच्छा से। चुक्सिया, तुम्हारी चचेरी बहन तुम्हारे करीब रहना चाहती है, तुम्हारी और अधिक देखभाल करना चाहती है। क्या आप कृपया अपने पति के परिवार से मेरे लिए पारिवारिक स्कूल में काम करने की व्यवस्था करने के लिए कह सकती हैं? ही चुक्सिया हंसे बिना नहीं रह सकी। आपके नेक इरादों के लिए धन्यवाद चचेरे भाई, श्योक्यून मेरे लिए काफी है। ऐसा नहीं है, वांग वेफेंग ने अपने होंठ काटते हुए कहा, मैं पारिवारिक स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि सैन्यकर्मी सबसे प्यारे होते हैं और मैं उनके लिए कुछ योगदान देना चाहती हूँ। क्या यह इससे भी अधिक आदर्शवादी हो सकता है? चुक्सिया को उल्टी आने जैसा महसूस हुआ और उसकी बेचैनी बढ़ गई। अगर बस इतना ही कहना है तो यही खत्म करते हैं। मैं झो परिवार में अपनी जगह जानता हूँ। अगर आप वाकई मेरी जिंदगी को और आरामदायक बनाना चाहते हैं तो मुझे इन बेमेल मुद्दों से परेशान न करें। चुक्सिया, मैं समझ सकती हूँ, रेजिमेंटल कमांडर शियाओ झो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। इस समय वांग वेफेन का दिल दुख से भर गया। उस वीर सेनापति ने उसकी जगह उसे क्यों नहीं चुना? आह, काश वो उस समय अपनी दादी के घर अधिक बार गई होती, शायद, बस शायद वो उससे मिली होती और शायद इसी परिवार में उसकी शादी हुई होती। बहन, थोड़ी तो शालीनता होनी चाहिए। अब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आंटी को किस स्थिति में डालना चाहते हैं? मुझे मूर्ख मत समझो, आप बस नौकरी बदलना चाहती हैं और यहाँ एक नए पति के परिवार को ढूंढना चाहती हैं, है ना? अगर आपको मदद चाहिए तो किसी और को परेशान करने के लिए ढूंढिए, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। चुक्सिया ने कहा और झट से खड़ी हो गई, कुछ कदम चली, पीछे मुड़ी और चाय की ओर इशारा करते हुए बोली, और मैं आपको बता दूं, ये चमेली नहीं है, ये लोंगजिंग है। निराशा से दांत दुखने के कारण वांग वेफेन के पास मुस्कुराने और जल्दी से चुक्सिया को पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चुक्सिया, मैं अब इधर उधर की बातें नहीं करूंगी। मैं सचमुच यहाँ काम करना चाहती हूँ ताकि मुझे एक अच्छा पति मिल सके और मेरा परिवार अच्छा हो। लेकिन बहन, ये सब तुम्हारी अच्छी परिवार में शादी होने से ईर्ष्या के कारण नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आप में निराशा देखी है। कियांग जुंजी देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन वह अपनी माँ की हर बात सुन लेता है और उसमें बिल्कुल भी दृढ़ निश्चय नहीं है। असल में हमारी शादी इसी साल होने वाली थी, लेकिन क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि इस साल उसकी राशि शादी के लिए अशुभ है, इसलिए उसने हमारी तय योजनाओं को पलट दिया और शादी को अगले साल के लिए टाल दिया। सबको पहले से ही पता था कि हमारी शादी इसी साल होने वाली है और अब अचानक से ऐसा नहीं हो रहा है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर उन्हें लगता था कि कियांग जुंजी की राशि इस साल शादी के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उन्होंने यह बात पहले क्यों नहीं कही? उन्होंने मेरे परिवार से चर्चा किए बिना इसे क्यों बदल दिया? क्या कियांग परिवार बहुत ही असभ्य और दबंग है? ऐसा लगता है जैसे उन्हें लगता है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। चुक्सिया, हमारे परिवार में तुम ही अकेली हो जो अपनी चचेरी बहन के लिए खड़ी हो सकती हो। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कियांग परिवार हमारे परिवार को सचमुच नीची नजरों से देखेगा। क्या ये सिर्फ उसके सुनने का तरीका था, या शायद क्या उसके खड़े होने का तरीका ही गलत था? खैर, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी चचेरी बहन की नजरों में वो पूरी तरह से मूर्ख, एक हैरान और नासमझ मूर्ख के रूप में देखी जा रही है। तुम्हारे मामले से मुझे क्या लेना देना है? चुक्सिया ने कहा और आगे बहस करने की अनिच्छा से उसने अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे से बाहर चली गई। वांग वेफेंग ने अपनी चचेरी बहन से, जिसे वह विशेष रूप से भोली और असुरक्षित मानती थी, इस तरह से ठुकराई जाने की उम्मीद नहीं की थी। क्या उसे अपनी छाती पीटकर उसकी रक्षा करने का वादा नहीं करना चाहिए था? उसकी छोटी चचेरी बहन के व्यक्तित्व में इतना बदलाव कब आ गया था? जब तक उसे होश आया और वह उसके पीछे भागी, तब तक आसपास कोई नहीं था। हताशा में पैर पटकते हुए उसकी भौहें तन गईं। वह हार नहीं मान सकती थी। कियांग परिवार के बारे में उसने जो कुछ भी कहा, वह सब सच था। पहले तो वह इसे सहने के लिए तैयार थी, लेकिन अब अपनी छोटी चचेरी बहन की शादी ऐसे परिवार में होते देख वह इसे कैसे सहन कर सकती थी? झोंग परिवार जैसे परिवार में शादी करना तो वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि ऐसा सौभाग्य यूं ही उसका इंतजार नहीं कर रहा था, भले ही वह इसके लिए पूरी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हो। एक साधारण सैन्य अधिकारी से शादी करना और उसके साथ चलना ही उसकी एकमात्र इच्छा थी, एक साधारण अनुरोध, और निश्चित रूप से उसकी छोटी चचेरी बहन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अपनी निगाहें घुमाते हुए वह सीढ़ियों से नीचे उतर गई। जारी रहेगा। यदि आपको ये का 295 अध्याय 209 आगे बढ़ना 295 अध्याय 209 आगे बढ़ना रसोई। झाओ युलान, उसकी बहनें ली एयुआन, लिन बाओजुआन, मोटी चाची और अन्य लोग रसोई में व्यस्त थे। ऐसी बहुत सी चीजें थी जिनका उपयोग करना उन्हें नहीं आता था, केवल चाची लियू ही उन्हें सावधानीपूर्वक सिखा सकती थी। उदाहरण के लिए गैस स्टोव उनके लिए यह कल्पनीय था। लकड़ी के गट्ठों या कोयले की कोई जरूरत नहीं, बस हल्का सा घुमाओ और यह जल उठता है। और क्या वह जलता रहा? पिछले कुछ दिनों में जब कई लोग आंटी लियू को खाना बनाने में मदद करना चाहते थे, तो उन सभी को मना कर दिया गया। इस प्रकार यद्यपि उन्हें पहले ये जादुई लगा था, ये केवल एक दृश्य अनुभव था और वे इससे बहुत प्रभावित नहीं हुए थे, अब जब उन्हें स्वयं इसका अनुभव करने का मौका मिला तो उनका घबरा जाना स्वाभाविक था। हालांकि लुवान शियाओशियांग अधिक साहसी थी। बुजुर्गों को हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाते और फिर कांपते हुए पीछे हटते देखकर वो ये सब देखती नहीं रह सकी, आगे बढ़ी और झट से आग जला दी। एक प्रदर्शन आयोजित होने के बाद चीजें सरल हो गईं। देखते ही देखते कई लोगों ने गैस स्टोव का इस्तेमाल करना सीख लिया। फिर गैस स्टोव के हुड ने सभी को एक और झटका दिया। बस वह उपकरण चालू होते ही दम घुटने से पूरी तरह बचा सकता है। जहां तक माइक्रोवेव ओवन और राइस कुकर की बात है, उनकी नजर में वे यह इतना जादुई है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। दरअसल सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उस समय शहरों में रहने वाले लोगों ने भी इन उपकरणों को शायद ही कभी देखा था। घरेलू उपकरणों का ये पूरा सेट ओल्ड मास्टर झो के एक पुराने मित्र का उपहार था, जो विदेश में काम करते थे जब झो परिवार का पैतृक घर वापस लौटाया गया था। घुमावदार रास्तों से उन्हें यहाँ तक लाना आसान नहीं था। पुराने उस्ताद झो रूढ़िवादी नहीं थे। इन चीजों की व्यवहारिकता को भांपते हुए उन्होंने एक बार फिर अपने पुराने दोस्त को कई सेट खरीदने का जिम्मा सौंपा। पुराने घर में भी ऐसा ही एक सेट था और बाद में उन्होंने कुछ करीबी पुराने दोस्तों को भी ऐसा ही एक सेट भेजा। अपने उन बेटों और बेटियों के लिए जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते थे, उन्होंने उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार व्यवहारिक उपहार दिए। बेशक अगर पीढ़ियों से झो परिवार की पौराणिक सैन्य उपलब्धियां न होती, जिन्होंने नई चीन की स्थापना में योगदान दिया था, तो इतनी बड़ी संख्या में सेट खरीदना और वापस भेजना असंभव होता। इसलिए ये स्वाभाविक ही था कि उन्होंने इन उपकरणों को कभी नहीं देखा था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे और उन्होंने मान लिया था कि कई शहरी घरों में ये उपकरण मौजूद हैं। झाओ युलान और लिन बाओहे ने रास्ते में चुपचाप सबको बता दिया था कि झो परिवार लिन परिवार की आर्थिक स्थिति से वाकिफ है, इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, और इसलिए आंटी लियू के सामने सभी ने अपनी जिज्ञासा और ईर्ष्या को नहीं छिपाया। शहरों में लोगों का रहन सहन हमारे रहन सहन से बिल्कुल अलग है, मोटी चाची ने हैरानी से कहा। ली एयुआन मुस्कुराई और बोली, हाँ, पिछली बार जब मैं आई थी तब मैंने ये चीजें नहीं देखी थी।
अब उन्हें देखने के बाद मैं अपनी बेटी की शादी शहर में करवाने के बारे में भी सोच रही हूँ। क्या उसे वहाँ ज्यादा आरामदायक जीवन नहीं मिलेगा? फिर झाओ युकुई ने सलाह देते हुए कहा कि हुई अपनी कॉलेज की परीक्षाएं जारी रखना चाहती है ना? बड़ी बहन, उसे मत रोको। कॉलेज से स्नातक होने के बाद क्या वह शादी के लिए एक अच्छे परिवार की तलाश के बारे में चिंतित नहीं होगी? ली एजुआन को अपनी भाभी हमेशा नापसंद थी, लेकिन झांग गुजुन के बाल बाल बचने की घटना के बाद उसका स्वभाव काफी बदल गया था। वह अपनी माँ के घर अधिक बार जाने लगी और युकुई के प्रति उसका स्नेह बढ़ने लगा और स्वाभाविक रूप से उनके रिश्ते में सुधार आया। अगर यह पहले की बात होती तो ली एजुआन सोचती कि झाओ युकुई व्यंग्य कर रही है, लेकिन अब वह समझ गई कि वह सचमुच अपनी भतीजी के लिए योजना बना रही है और उसने कहा, मैं उसे रोकना भी नहीं चाहती, लेकिन उसकी उम्र कितनी है? अगर वह अगले साल पास नहीं हुई तो क्या होगा? अगर वह ऐसा करती भी है तो स्नातक होने के समय उसकी उम्र कितनी होगी? तब तक उसके लिए शादी करने के लिए एक अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा? ये भी सच है, झाओ युकुया भरे बिना नहीं रह सकी। अगर युवानबाव ठीक होता तो किहुई की शादी अब तक हो चुकी होती और बड़ी बहन को इन सब बातों की चिंता नहीं करनी पड़ती। यही तो किस्मत है। ली एजुआन चुपचाप सब्जियां काट रही थी, बिना कोई आवाज किए। वह झाओ युवानबाव के बारे में अच्छी बातें नहीं कह सकती थी। आखिरकार उसके कृत्य बहुत ही घृणित थे, लेकिन वह सच भी नहीं बता सकती थी और केवल मौन रहकर ही जवाब दे सकती थी। ये सोचकर कि उसके शब्दों ने दूसरे के लिए दुखद यादें ताजा कर दी हैं, झाओ युकुई ने झट से अपने मुंह पर 2 बार थप्पड़ मारा। बड़ी बहन, ये तो बस यूं ही बातें थी, मैंने बोलने से पहले ज्यादा नहीं सोचा था, इसे दिल पर मत लो। मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। वैसे शियाओ किंग स्कूल में काफी अच्छा कर रहा है, क्या आप और राष्ट्रीय सेना उसे कॉलेज में दाखिला दिलाने या सेना में भर्ती कराने की योजना बना रहे हैं? ली एजुआन ने झट से विषय बदल दिया। झाओ युकुई ने एक बार फिर आह भरी। वो खुद सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन उसके पिता और मैं उसके कॉलेज जाने के बारे में सोच रहे हैं। हम अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। शाओ किंग बहुत जिद्दी है, अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। वो मुझे सचमुच पागल कर रहा है। 296 अध्याय 209 आगे की प्रगति अंडरस्कोर 2296 अध्याय 209 आगे की प्रगति अंडरस्कोर 2। चिंता मत करो, मुझे लगता है कि शियाओ किंग एक होशियार बच्ची है। चाहे कॉलेज जाना हो या सेना में भर्ती होना, वह निश्चित रूप से सफल होगा। ली एजुआन ने अपने हर शब्द को दिल से कहा था। हालांकि पहले झाओ युकुई के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन वह झांग शियाओकिंग को बहुत पसंद करती थी। अगर सच में बड़ी बहन की बात सच निकली तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बोलते बोलते झाओ युकुई की नजर दरवाजे के पास सब्जियां धोती हुई अपनी बड़ी बहन झाओ युएन पर पड़ी, जो थोड़ी बीमार लग रही थी। झाओ युकुई ने चिंता से पूछा, बहन क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। सभी को अपनी ओर देखते हुए देखकर झाओ युयांग ने झट से मुस्कुरा दिया और सब्जियां धोने का काम जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। खाना बनाते समय झाओ युलान ने कहा, बड़ी बहन, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो खुद पर दबाव मत डालो। हमारे पास यहाँ काफी लोग हैं और हम इतने व्यस्त भी नहीं हैं। तुम ऊपर जाकर मम्मी के साथ क्यों नहीं बैठ जाते? झाओ युयांग ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाए और कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे मछली की हड्डी चुभ गई। युकुई इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही हंगामा कर रही है। कुछ देर बाद ये देखकर कि सभी लोग अपनी अपनी बातचीत में वापस लग गए और अब उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, उसने चुपचाप एक बार फिर बाहर की ओर देखा। उसे राहत मिली कि उसकी बेटी अब बैठक कक्ष में नहीं थी, जिससे उसने चैन की सांस ली। अभी अभी उसने अपनी बेटी को नीचे आते और सीधे चुक्सिया के दामाद के पास जाते हुए देखा था, जो उत्साह, जोश और शर्म के मिले जुले भावों के साथ बात कर रही थी। इस घटना ने उसे इतनी शर्मिंदगी में डाल दिया कि वह लगभग यह नहीं समझ पा रही थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए। अपनी बेटी का पालन पोषण करने के कारण वह निश्चित रूप से जानती थी कि उसका स्वभाव कैसा है। पिछले कुछ दिनों में चुक्सिया ने जिस तरह के परिवार में शादी की थी और जिस तरह का जीवन जी रही थी, उसे स्वयं देखकर वह उस छोटे से स्थान पर रहकर और कियांग परिवार में शादी करके कैसे संतुष्ट रह सकती थी। अपनी बेटी के विचारों को पहचानते हुए ही पिछले कुछ दिनों से वो लगातार अपनी बेटी को याद दिला रही थी कि व्यक्ति को अपनी सीमा जाननी चाहिए, मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और मनमर्जी से काम नहीं करना चाहिए। शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था, लेकिन उनका अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट था। हर बार उसकी बेटी अधीरता से उसे टोकते हुए कहती कि अगर वह इतनी कमजोर न होती तो कियांग परिवार उसे नीची नजरों से न देखता। संक्षेप में बेटी का मानना था कि अच्छे परिवार में शादी न कर पाने के लिए पूरी तरह से उसके माता पिता ही जिम्मेदार थे। चुक्सिया अपनी दादी के साथ आनंददायक बातचीत कर रही थी, तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और वांग बेफेंग अंदर आ गई। ध्यान से देखने पर उसकी त्वचा का रंग थोड़ा अप्राकृतिक लग रहा था। दादी माँ चुक्सिया एक अजीब से अभिवादन के साथ वांग बेफेंग बूढ़ी महिला झाओ के बगल में बैठ गई, उनका हाथ पकड़ा और बोली, दादी माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चुक्सिया की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है और आपको बुरा लग रहा है। अपनी पोती के स्वभाव से भली भांति परिचित बूढ़ी महिला झाओ ने अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं किया और न ही अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। बिल्कुल नहीं, वांग बेफेंग झट से सीधी खड़ी हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। दादी, मुझे बस इस बात की खुशी है कि चुक्सिया की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। मुझे अन्याय का एहसास कैसे हो सकता है? क्या आप सचमुच मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हैं कि मैं अपनी ही बहन की खुशी से ईर्ष्या करूं? बुजुर्ग महिला झाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर सच में आप यही सोचते हैं तो अच्छी बात है। दादी, मैं सचमुच यही सोचती हूँ। मेरी भतीजी सिर्फ चुक्सिया है और भविष्य में उसके पास सहारा लेने के लिए कोई भाई बहन नहीं होंगे। मैं उसे अपनी असली बहन की तरह प्यार करना चाहता हूँ। चुक्सिया अचंभित रह गई। कोई व्यक्ति आंखें खुली रखकर भी कितनी हद तक झूठ बोल सकता है, ये वास्तव में सराहनीय था। इससे पहले कि वह अपने सदमे से उबर पाती, वांग बेफेंग ने पहले ही उसकी बांह को गले लगा लिया था। चुक्सिया, अपनी बहन की बातों पर शक मत करो। बहन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं उस समय जवान और नासमझ था, इसीलिए मैंने वो नासमझी भरी हरकतें की। अब मैं सचमुच अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। चुक्सिया ने सूखी हंसी हंसते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया और वांग बेफेंग से थोड़ा दूर हटते हुए कहा, मुझे जो कहना था कह दिया है, चचेरी बहन। अगर आप अभी मुझसे झो परिवार से प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पद के लिए विनती करने को कहेंगे तो भूल जाइए। बेहतर होगा कि आप यह विचार छोड़ दें। अगर मुझे पता होता कि तुम चुक्सिया से इतनी ईर्ष्या करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाती। बोलते ही बूढ़ी औरत झाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जब वांग बेफेंग ने पहले ऐसा कहा था तो वह जानती थी कि उसका कोई गुप्त मकसद जरूर रहा होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा। वह चुक्सिया को किस लिए ले गई थी? वांग बेफेंग ने दयनीय भाव से कहा, दादी, सच कहूं तो अगर मैं कहूं कि मैं केवल इस बात से खुश हूं कि चुक्सिया की शादी कितनी अच्छी हुई है तो यह वास्तव में झूठ होगा। लेकिन मुझे उससे जलन नहीं है, बस थोड़ी सी ईर्ष्या है। दादी, आपको पता है कि हाल ही में मेरा कियांग परिवार से क्या मतभेद हुआ था? उन्होंने शादी की तारीख बदलने के बारे में ऐसे बात की जैसे ये कोई बड़ी बात ही न हो। अगर मैं बिना किसी आपत्ति के उनके फैसले को स्वीकार कर लूं तो क्या वे तब भी मेरा सम्मान करेंगे?
मैं उस अहंकार को पचा नहीं सकता। अब मेरी मदद सिर्फ चुक्सिया ही कर सकती है। दादी, हम सब आपकी पोतियां हैं। क्या आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? क्या तुम सचमुच मुझे कियांग परिवार में शादी करते और कष्ट भोगते देखना चाहते हो? बुजुर्ग महिला झाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर तुम कियांग परिवार में शादी नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है। अगर आपको ये कहने में शर्म आ रही है तो अपनी दूसरी चाची को कियांग परिवार से बात करने दें और सगाई रद्द करवा दें। दादी माँ वांग मेफेन बेहद निराश दिख रही थी। अगर मैं कियांग परिवार से सगाई तोड़ दूं और किसी हीन व्यक्ति से शादी कर लूं तो क्या वे मुझे और भी नीचा नहीं दिखाएंगे? बस करो, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी महिला झाओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, मेफेंग, तुम मेरी आंखों के सामने पली बड़ी हो। मैं आपके स्वभाव को आपसे बेहतर समझता हूँ। अंततः आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि चुक्सिया ने झो जैसे अच्छे परिवार में शादी की है। कियांग परिवार की मुखिया ने स्वयं आपके घर आकर शादी की तारीख में हुए बदलाव के बारे में बताया और माफी मांगी। आपके पिता, आपकी माता और आप इस बात पर सहमत हो गए। अब आप इस मामले को फिर से उठाइए। क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? चुक्सिया ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकुड़ते हुए कहा। वह अभी अभी मुझे मूर्ख की तरह समझ रही थी। चुक्सिया, ऐसा मत करो, बहन अब तुमसे केवल भीख मांग सकती है। अभी अभी वांग बेफेंग अचानक रुक गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। चुक्सिया ने उसकी असामान्य प्रतिक्रिया को देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और पूछा, अभी क्या हुआ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वांग बेफेंग ने घबराहट में अपने हाथ बेतहाशा हिलाए। करने के लिए जारी। यदि आपको ये 297 अध्याय 210 जैसा बोगे वैसा काटोगे। 297 अध्याय 210 जैसा बोगे वैसा काटोगे। रात का पहला पहर बीत चुका था। योजक चिन्ह। बुजुर्ग महिला झाओ वांग मेफेंग को बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही उसने सार समझ लिया और ठंडे स्वर में उसे घूरते हुए कहा, मेफेंग, क्या तुम अभी रेजिमेंटल कमांडर शियाओ झो से मिलने गई थी? चुक्सिया ने आश्चर्य भरे चेहरे से वांग मेफेंग की ओर देखा। इस युग में क्या सभी लड़कियों से बहुत ही संयमित स्वभाव की अपेक्षा नहीं की जाती थी? ओल्ड लेडी झाओ और चुक्सिया की कड़ी निगरानी में पहले से ही घबराई हुई वांग मेफेंग ने अनिश्चितता से अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां देखे और अंत में उसने बस अपना सिर झुका लिया और दयनीयता का दिखावा करते हुए चादरों को कुरेदने लगी। उसे इस तरह व्यवहार करते देख चुक्सिया ये कैसे नहीं समझ पाती कि बूढ़ी महिला झाओ ने वास्तव में सही अनुमान लगाया था। लेकिन क्या झो मिकांग, ओल्ड मास्टर झाओ और अन्य लोगों के साथ नहीं था? क्या रेजिमेंटल कमांडर झो आपके दादाजी के साथ नहीं थे? स्पष्ट रूप से बूढ़ी महिला झाओ का संदेह भी चुक्सिया के संदेह के समान ही था। वांग मेफेंग चुप रही। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बूढ़ी महिला झाओ की आवाज सख्त हो गई। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें अब से अपनी पोती बहू के रूप में अपनाने से इनकार कर दूं तो सच बताओ। वांग मेफेंग ने जल्दी से बूढ़ी महिला झाओ की ओर देखा और धीमी, मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में फुसफुसाया, साथ में, क्या तुमने क्या कहा? बूढ़ी महिला झाओ की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। वह जानती थी कि यह पोती हमेशा स्वार्थी रही है, लेकिन उसे इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी। वांग मेफेंग ने अपने निचले होंठ को दांतों से दबाया और काफी देर तक कुछ नहीं बोली। जैसे ही बूढ़ी झाओ का धैर्य खत्म होने लगा, वांग मेफेंग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में चुनौती भरी हुई थी और उसने बूढ़ी झाओ को घूरते हुए कहा, मुझे पता है, दादी सोचती हैं कि ऐसा करके मैंने चुक्सिया की इज्जत खराब कर दी है और उसके देवर को चुक्सिया के मायके वालों को नीचा दिखाने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अगर यह आखिरी उपाय न होता तो मैं ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता। बुजुर्ग महिला झाओ ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बकवास बंद करो। वांग मेफेंग ने जल्दी से चुक्सिया की ओर देखा और कहा, मैंने अभी अपने जीजाजी से कहा कि मैं यहाँ पढ़ाने आना चाहती हूँ, अपनी बहन के साथ अधिक समय बिताना चाहती हूँ और उनसे पूछा कि क्या वह मेरी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे दादाजी और बाकी लोगों के सामने। तुम बूढ़ी औरत झाओ के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। ऐसा करने का मकसद स्पष्ट रूप से सभी बुजुर्गों के सामने झो मिकांग पर दबाव डालना था ताकि उसके लिए इनकार करना मुश्किल हो जाए। उनकी पोती की बहू ने उन्हें सचमुच निराश कर दिया। तब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर दबाव बनाने में सफलता मिली होती तो उसे चुक्सिया पर दबाव डालने के लिए उसके पास गिड़गिड़ाने नहीं आना चाहिए था। फिर बूढ़ी महिला झाओ ने पूछा, क्या रेजिमेंटल कमांडर झो ने इनकार कर दिया? उसने। वांग मेफेंग ने फिर से चुक्सिया की ओर देखा और हिचकिचाई। उसने कहा कि वह जानता है और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मुझे डर था कि वह चुक्सिया से सत्यापन मांगेगा, इसलिए मैंने। अभी बूढ़ी झाओ की ठंडी निगाहें उस पर टिक गईं। तुम जानती हो कि अगर तुम चुक्सिया से मदद मांगोगी तो वह तुम्हारी मदद नहीं करेगी, इसलिए तुमने कियांग परिवार के मामले का इस्तेमाल करके मेरे दिल को नर्म करने और चुक्सिया को तुम्हारी मदद करने के लिए मजबूर करने की सोची। हाँ, वांग मेफेंग ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। ओल्ड लेडी झाओ के और सवाल पूछने का इंतजार किए बिना ही उसने सब कुछ उगलते हुए कबूल कर लिया। मैंने पहले चुक्सिया से विनती की थी और उसने बिना सोचे समझे ही मुझे मना कर दिया था। मेरे पास कोई और विकल्प न होने के कारण मुझे खुद अपने जीजाजी से पूछना पड़ा। मेरी चाची का परिवार पहले ऐसे ही जगह पर रहता था, लेकिन अब उन्हें देखो। उस विशाल और चमकदार टाइलों से सजे घर को देखकर भला कौन ईर्ष्या नहीं करेगा। मैं भी एक बेटी हूँ और निश्चित रूप से मैं आशा करती हूँ कि मेरे माता पिता भी उसी तरह जीवन व्यतीत कर सकें। फिर से वही शुरू हो गया। इतना आत्मधर्मी होना। चुक्सिया अबाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अपने माता पिता के लिए। बूढ़ी महिला झाओ ने गुस्से में कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, ज्यादातर तो ऐसा है कि जैसे ही तुम यहाँ आए और रेजिमेंटल कमांडर शियाओ झो को देखा, झो परिवार की हवेली देखी, तुम्हारा दिल खुजली करने लगा, है ना? तुम भी मेरी निगरानी में पले बड़े हो, मैं तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर चुक्सिया मदद करने के लिए राजी भी हो जाती तो भी मैं उसे ऐसा करने से रोक देता। दादी माँ वांग मेफेंग बिस्तर पर रोने लगी और बुदबुदाते हुए बोली, क्या अच्छा जीवन जीने की इच्छा रखना गलत है? अगर मौका मिले तो बेहतर जीवन जीना कौन नहीं चाहेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा, लुओ शियाओ की उनका चुशिया से कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो उसकी मदद करने को तैयार है, लेकिन मैं तो उसकी खून की रिश्तेदार हूँ, वो मेरी मदद क्यों नहीं कर सकती? भले ही मैं चुक्सिया को डांटती थी, लेकिन वो उसके भले के लिए ही था। दादी जानती हैं कि उन्हें कितनी नासमझी है। अगर मुझे अपने चाचा चाची की परवाह न होती तो क्या मैं उन्हें डांटती? जान पड़ता है, ऐसा लगता है कि अच्छा इंसान बनना सचमुच मुमकिन नहीं है। एक बार बन जाने पर लोग बस मन में बैर पाल लेते हैं। अगर मैं हमेशा से अच्छी होती तो वो अब मेरी मदद जरूर करती। वो धड़कन धड़नन धड़नन। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही वांग मेफेंग का शरीर स्पष्ट रूप से पीछे की ओर सिकुड़ गया। उसे लगा कि रसोई में सब लोग व्यस्त हैं और किसी के पास ऊपर आने का समय नहीं होगा, इसलिए उसने शर्मिंदगी का सामना करने और अपनी दादी और चचेरी बहन से विनती करने का फैसला किया। अगर किसी और ने इसे देख लिया तो, ये सोचते ही उसने जल्दी से अपने जूते उतार दिए और रजाई अपने ऊपर ओढ़ ली। दादी, चुक्सिया, बस कह दो कि मैं बीमार हूँ। तुम्हें अभी इज्जत की परवाह है? बूढ़ी औरत झाओ ने चिढ़कर कहा और चुक्सिया को दरवाजा खोलने का इशारा किया। ये लुओ जियाओक्यून और लुवान जियाओक्सियांग थे जो आए थे। दादी, हमारा काम खत्म हो गया है और हम आपका साथ देने आए हैं, लुओ शियाओक्यून ने खुशी से कहा और बूढ़ी महिला झाओ के बगल में आकर खड़ी हो गई। रजाई के नीचे कुछ उभरा हुआ देखकर उसने हैरानी से पूछा, ये कौन है?
ये सिस्टम मेफेंग ही होंगी, है ना? ओल्ड लेडी झाओ के जवाब का इंतजार किए बिना लुवान शियाओशियांग ने पहले ही जवाब दे दिया। हाँ, हमने उसे रसोई में नहीं देखा। लुओ शियाओक्योंग ने रजाई के नीचे उभरे हुए हिस्से को कुरेदते हुए कहा, तुम पहले ठीक थे, अब क्या हुआ? क्या आपने कोई दवा ली है? क्या तुम्हें सर्दी जुकाम है? लुवान शियाओशियांग ने पूछा। हम कंबल के नीचे से एक आवाज आई जो थोड़ी कर्कश थी। और कंबल ओढ़ लो और पसीना बहा लो। लुओ शियाओक्योंग ने एक और कंबल खींचकर ऊपर से उड़ते हुए कहा, कोनों को अच्छे से दबाते हुए और प्यार से याद दिलाते हुए बोली, बहन मेफेंग, अपना सिर थोड़ा बाहर निकाल लो, नहीं तो बाद में घुटन महसूस हो सकती है। वांग मेफेंग की आवाज मच्छर की तरह कमजोर थी, कोई बात नहीं। हालांकि यह शुरुआती सर्दी का मौसम था और तापमान शरद ऋतु से बहुत अलग नहीं था, फिर भी एक कंबल काफी गर्म था। एक और बात कहते ही उसके माथे से पसीना तेजी से टपकने लगा और इस समय वह बस यही चाहती थी कि सब लोग जल्दी से चले जाएं ताकि उसे थोड़ी ताज़ी हवा मिल सके। इस तरह दम घुटने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट जाएगा। मैं अपनी माँ से अदरक का सूप बनाने के लिए कहूंगा। सूप पी लो और पसीना बहा दो, कल सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे, लुवान शियाओशियांग ने इतने अच्छे दिल से कहा। कदमों की आहट दूर होती सुनकर वांग मेफेंग को रोने का मन हुआ। वो अदरक नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं, और अदरक के सूप की बात करें तो क्या उसमें अदरक से कोई खास फर्क था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदरक का सूप पिलाने और फिर उसे कंबल से ढकने का मतलब क्या उसे जान से मारना था। उसे उम्मीद थी कि उसकी दादी कुछ ऐसा कह देंगी जिससे वो इस विकट परिस्थिति से बच जाएगी। जहां तक उसकी चचेरी बहन की बात है, उसने उसकी मदद पर बिल्कुल भी भरोसा करने की हिम्मत नहीं की थी। दुर्भाग्यवश बूढ़ी महिला झाओ तो बस उसे भविष्य में दुर्व्यवहार से रोकने के लिए सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी। वो उसे क्यों बचाएगी? शायद वह चाहती थी कि उसकी पोती को थोड़ा और कष्ट सहना पड़े, इसलिए उसे कंबल के नीचे दम घुटने का आनंद लेते रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद लुओ शियाओक्योंग ने बूढ़ी महिला झाओ से लगातार बातें की और चुक्सिया बीच बीच में कुछ शब्द बोलती रही। गीले कपड़े उसके शरीर से चिपके रहे और समय बीतता गया और उस असहज भावना के कारण वांग मेफेंग समय समय पर कंबल के नीचे करवटें बदलती रही। बातचीत के दौरान चुक्सिया चुपचाप वांग मेफेंग की स्थिति का अवलोकन कर रही थी। हालांकि वो उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन बूढ़ी महिला झाओ की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ चिंता दिखाना अभी भी आवश्यक था। आखिरकार वांग मेफेंग बूढ़ी महिला झाओ की अपनी पोती थी। जैसा कि कहावत है, हथेली और हाथ का पिछला हिस्सा दोनों ही मांस के बने होते हैं। वह बूढ़ी महिला झाओ के विचारों को समझ गई। वह वांग मेफेंग को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन अगर कुछ गंभीर हो जाता तो क्या उसका दिल नहीं टूट जाता? वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी, फिर भी उसे बीमार होने तक उसे प्रताड़ित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए कंबलों की हलचल की आवृत्ति बढ़ती देख वह जान गई कि वांग मेफेंग इसे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएगी। जैसे ही वह वांग मेफेंग को कंबल हटाने में मदद करने के बारे में हिचकिचा रही थी, तभी झाओ युयंग अंदर आ गई। कंबल में लिपटे हुए मेफेंग की एक झलक देखकर झाओ युयंग ने भौहें चढ़ा ली और बूढ़ी महिला झाओ की ओर मुड़कर पूछा, माँ, क्या मेफेंग को सर्दी लग गई है? हे, बूढ़ी महिला झाओ ने हंसते हुए जवाब दिया। तब झाओ युयंग को बात समझ में आई और उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कंबल फाड़ दिया। वांग मेफेंग, जल्दी उठो और चुक्सिया से माफी मांगो। माँ, चेहरे पर लाली और बालों में चिपचिपाहट लिए कोला पूरी तरह भीगा हुआ था। वांग मेफेंग की दयनीय हालत देखकर झाओ युयंग स्तब्ध रह गई। अब वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि उसकी बेटी सचमुच बीमार है या नाटक कर रही है। अपनी पोती पर एक नजर डालते हुए बूढ़ी महिला झाओ की आंखों में भी दया की एक झलक दिखाई दी, लेकिन जल्द ही उनका चेहरा फिर से अपने सामान्य शांत भाव में लौट आया। लुओ शियाओक्योंग हैरान रह गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चुक्सिया, क्या हमें सिस्टर मेफेंग को अस्पताल ले जाना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि उसे तेज बुखार हो सकता है। कोई जरूरत नहीं, थोड़ी देर लेटने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, वांग मेफेंग ने बिस्तर से झटपट उठते हुए कहा। जूते पहने और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। लगभग तुरंत ही उसने अपना पैर पकड़ लिया और पीछे हट गई, खुद को फिर से ढकने के लिए एक कंबल उठा लिया। क्या हुआ? दरवाजे पर खड़ी झो मिकांग ने उलझन में अपना गाल छुआ और चुक्सिया की ओर मुड़कर बोली, क्या यह इतना डरावना है? चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप यहाँ कैसे आए? असल में वह सोच रही थी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं दादी के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के लिए उनका साथ देना चाहता था। झो मिकांग ने बूढ़ी महिला झाओ को समझाया। मेरे दादाजी और बड़े चेन आए हुए हैं, मेरे दादाजी उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिर बूढ़ी महिला झाओ ने पूछा, क्या बूढ़ी महिला चेन भी आई थी? झो मिकांग ने सिर हिलाते हुए कहा, वे एक साथ आए। मैं नीचे जाती हूँ, बूढ़ी झाओ ने बिस्तर से उठकर जूते पहनते हुए कहा और झो मिकांग की ओर क्षमा मांगते हुए मुस्कुराई। मुझे घर पर कान पर बैठने की आदत है, सोफे पर बैठना मुझे ठीक नहीं लगता। झो मिकांग हंसते हुए बोली, दादी, अगली बार जब आप आएंगी तो हम आपके लिए कांग जरूर बनाएंगे। लुओ शियाओक्योंग ने चुक्सिया से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि रेजिमेंटल कमांडर झो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। चुक्सिया ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो? आप क्या सोचते हैं? लुओ शियाओक्योंग ने अपनी पलकें झपकाई, कंबल के आवरण पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर थोड़ी सी विजय की भावना झलक रही थी। चुक्सिया ने चुपचाप उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। तभी लुवान शियाओशियांग सावधानीपूर्वक एक कटोरा लेकर अंदर आई। झो मिकांग को देखकर वह स्पष्ट रूप से चौंक गई, लेकिन फिर उसने ठुड्डी से इशारा करते हुए कंबल की ओर इशारा किया। उसे सर्दी लगी है, इसका मतलब था कि मैं उसके लिए दवा लेकर आई हूँ। कंबल के नीचे छिपी वांग मेफेंग ने कंबल के कोने को कसकर पकड़ रखा था। इस समय तो वह अपने देवर को इस हालत में देखने देने के बजाय मरना पसंद करेगी, लेकिन वांग मेफेंग उनकी अपनी बेटी थी, इसलिए चाहे वह कितनी भी क्रोधित क्यों न हो, मातृत्व प्रेम की भावना प्रबल हो गई और झाओ युयंग आगे बढ़ी। शियाओशियांग, धन्यवाद, लेकिन मुझे कटोरा दे दो। करने के लिए जारी। यदि आपको ये का 298 अध्याय 211 गंभीर रूप से बीमार 298 अध्याय 211 गंभीर रूप से बीमार लुवान शियाओशियांग एक ईमानदार बच्ची थी। जब झाओ युयंग ने कहा कि यह परेशानी है, तो उसने इसे इस तरह लिया जैसे युयंग वास्तव में उससे परेशान हो और तुरंत उसका हाथ बचाने के लिए एक तरफ हट गई। चाची, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? चुक्सिया के नजरिए से सिस्टर मेयंग मेरी चचेरी बहन है, इसलिए उसकी देखभाल करना मेरा ही अधिकार है। मेफेंग बहन, जल्दी उठो, अदरक का सूप गर्म रहते ही पीना चाहिए। इसे पीने के बाद अपने शरीर को कंबल से ढक लें और पसीना बहाएं, आपको जल्द ही बेहतर महसूस होगा। जब भी मुझे सर्दी लगती है, मेरी माँ मेरे लिए भी ऐसा ही करती है। ये देखकर कि वांग मेफेंग काफी देर तक नहीं उठी, लुवान शियाओशियांग ने उसे प्यार से याद दिलाया, मौसी, कृपया बहन मेफेंग को बैठने में मदद करें। कंबल में स्पष्ट रूप से कंपन हुआ। कौन बीमार है? झो मिकांग ने शिष्टाचारवश पूछा। ये तुम्हारी चाची की मेफेंग है, उसे सर्दी लग गई है, बूढ़ी औरत झाओ ने जाते हुए कहा। शाओ झो, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी दादी के साथ नीचे जाओ। दादी, एक पल रुकिए, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। झो मिकांग बोलते बोलते बिस्तर के पास पहुंच गया था और फोन डायल करने ही वाला था। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। झाओ युयंग ने जल्दी से झो मिकांग की आस्तीन खींची। शाओ झो, सच में कोई जरूरत नहीं है। मेफेंग को बस थोड़ा गर्म होने, अदरक का सूप पीने और थोड़ी देर सोने की जरूरत है और वह ठीक हो जाएगी।
स्पष्टवादी बच्ची लुवान शियाओशियांग ने सहमति में सिर हिलाया और एक बार फिर झाओ युयंग को याद दिलाया, चाची, आपको जल्दी से बहन मेफेंग को बैठने में मदद करनी चाहिए। अगर अदरक का सूप ठंडा हो जाए तो वह काम नहीं करेगा। शियाओ कियोन, इधर आओ और मदद करो। एक बीमार व्यक्ति को हिलाना डुलाना भारी होता है। कंबल में लिपटी हुई वांग मेफेंग लुवान शियाओशियांग से इतनी क्रोधित थी कि वो लगभग आग बबूला हो रही थी। उसके पास कंबल के कोनों को अपने चारों ओर कसकर पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। चुक्सिया ने मन ही मन आह भरी। उसे वांग मेफेंग पर दया नहीं आई, लेकिन अपनी चाची की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह उसे झो मिकान के सामने अपमानित नहीं होने दे सकती थी। हालांकि उसकी चाची को वांग मेफेंग का व्यक्तित्व पसंद नहीं था, फिर भी वह उसकी जैविक बेटी थी। अगर वह सब कुछ जानते हुए भी मेफेंग को झो मिकान के सामने बेइज्जत होने देती तो उसे शक था कि उसकी चाची भविष्य में उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहेगी। उसे अपने मूल स्वरूप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से वह इस युग में आई थी, उसकी चाची ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। जब भी वह अपनी दादी के घर जाती थी, उसकी चाची हमेशा उसके लिए कुछ खाने को लाती थी और उसकी दादी से कहती थी कि जब तक वह मिलने न आए तब तक वह उसके लिए उसे संभाल कर रखें। इसके अलावा उसने झाओ युलान से सुना था कि जब से वह पैदा हुई है, या अधिक सटीक रूप से कहें तो जब से इस शरीर का जन्म हुआ है, उसकी चाची हर नए साल पर उसके लिए नए कपड़े तैयार करती रही हैं। चूंकि उसने मूल शरीर पर अधिकार कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कृतज्ञता के इस ऋण को स्वीकार करना पड़ा। इसके अलावा अगर इस घटना से कोई द्वेष उत्पन्न होता है तो झाओ युलान शायद कुछ न कहे, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने दिल में इससे दुखी होगी। जैसे ही उसके मन में विचारों की हलचल मची हुई थी, चुक्सिया ने लुओ शियाओकियोन को बिस्तर के पास आते देखा और जल्दी से झो मिकान को बाहर जाने का इशारा किया। तुम जाओ और दादी के साथ नीचे चलो, मैं यहाँ हूँ। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो मैं आपसे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहूंगा। ठीक है। झो मिकान ने बिना किसी झंझट के सिर हिलाया और एल्डर झाओ को सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद की। नीचे उतरने से पहले बूढ़ी महिला झाओ ने चुक्सिया को एक स्वीकृति भरी नजर से देखा। वांग मेफेंग चाहे कितनी भी गलत क्यों न हो, वह फिर भी परिवार का हिस्सा थी। ससुराल वालों के सामने अपने परिवार की इज्जत बचाना असल में खुद की इज्जत बचाना था। यही ओल्ड लेडी झाओ का दर्शन था। हफ हफ हफ। जब चुक्सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने वांग मेफेंग को भीगी हुई मुर्गी की तरह बिस्तर पर बैठे देखा। उसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था और वह जोर जोर से हौंट रही थी। लुवान शियाओशियांग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। वह वांग मेफेंग को बिना पलक झपकाए देखती रही। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। जहां तक अदरक के सूप की बात है, वह किसी तरह झाओ युयंग के हाथ में आ गया था और दया से भरे चेहरे वाली लुओ शियाओकियोन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में वांग मेफेंग की यह हालत हो गई थी। चलो इसे पी लो। दिखावटी शिष्टाचार बनाए रखते हुए झाओ युयंग ने कटोरा अपनी बेटी की ओर बढ़ाया। क्या पीना है? वांग मेफेंग ने अभी भी अचंभित लुवान शियाओशियांग को घूर कर देखा, बिस्तर से उठी, जूते पहने और बाहर चली गई। ऐसा नहीं था कि वह भागना नहीं चाहती थी, बल्कि गर्मी इतनी तेज थी कि हिलना भी मुश्किल था। दरवाजे पर पहुंचकर अपने सामने एक परछाई देखकर उसने अनायासी एक तरफ हटने की कोशिश की। तुम क्या हो? अगले ही पल वांग मेफेंग दरवाजे पर खड़ी होकर अपना चेहरा ढांकते हुए फिर से चीखने लगी। झो मिकान ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर अपनी मासूम पत्नी की ओर देखते हुए हाथ में पकड़ी छोटी दवा की बोतल को ऊपर उठाया और कहा, मैं कुछ दवा लाने आया हूँ। उसका ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, वांग मेफेंग अभी भी उसकी पत्नी की रिश्तेदार थी और उसे कुछ सम्मान दिखाना चाहिए। मुझे दे दो। चुक्सिया दवा लेने के लिए आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मेरी चचेरी बहन पसीने से तरबतर होने के कारण शर्मिंदा है। नीचे चले जाओ। ठीक है। झो मिकान ने जवाब दिया और झट से वहां से चली गई। 299 अध्याय 211 सचमुच बीमार अंडरस्कोर 2299 अध्याय 211 सचमुच बीमार अंडरस्कोर 2। चाची, ये आपके लिए है। चुक्सिया ने दवा अपनी चाची के हाथ में थमा दी, फिर आगे बढ़ी, लुओ शियाओकियोन और लुवान शियाओशियांग का हाथ पकड़ा और वे इमारत से बाहर निकल गईं। दोपहर के भोजन के समय वांग मेफेंग नीचे नहीं आई। झाओ युयंग ने सबको बताया कि उसे सर्दी लग गई है, भूख नहीं लग रही है और वो फिलहाल कंबल के नीचे पसीने से तरबतर है। पसीना बहाते हुए चुक्सिया, लुओ शियाओकियोन और लुवान शियाओशियांग ही नहीं, बल्कि आमतौर पर चेहरे पर भावहीन रहने वाली झो मिकान भी हंसी से अपने होठों के कोनों को फड़फड़ाने से खुद को रोक नहीं पाई। झाओ युलान और अन्य लोगों को वास्तविक स्थिति का पता नहीं था और उन्हें लगा कि वांग मेफेंग को सचमुच बुखार है। उन्होंने कुछ बार चिंता से पूछा और जब झाओ युयंग ने उन्हें कई बार आश्वस्त किया कि यह कोई गंभीर बात नहीं है, तो वे शांति से भोजन करने लगे। खाना खाते खाते बीच में ही एक आकर्षक महिला सैनिक दवाइयों का डिब्बा लिए हुए अंदर आई। उसे देखकर बूढ़े मास्टर झो ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। शाओ सोंग, तुम काफी जल्दी आ गई। दादाजी झो, जब आप बुलाते हैं तो मैं जल्दी से कैसे न आऊं? शियाओ सोंग नाम की महिला सैनिक मुस्कुराते हुए बूढ़े मास्टर झो के पास आई और सभी को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अभिवादन किया। फिर दादाजी झो की ओर मुड़कर बोली, दादाजी, मुझे बताइए कि मरीज कहाँ है, मैं खुद जाकर देख लूंगी। फिर बूढ़े मास्टर झो ने सख्त चेहरे वाली झाओ युयंग की ओर देखा। शाओ सोंग को ऊपर ले जाकर दिखाओ। उसकी कम उम्र देखकर धोखा मत खाए, उसकी चिकित्सीय क्षमताएं उत्कृष्ट हैं। यहाँ के सभी बूढ़े पुरुष और महिलाएं उस पर निर्भर हैं। दादाजी, आप तो बस मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं सिरदर्द और बुखार जैसी मामूली बीमारियों का ही इलाज करती हूँ। जियाओ सोंग ने झाओ युयंग के पास जाते हुए कहा, आंटी, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस समय झाओ युयंग के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह मन ही मन उथल पुथल के बीच ऊपर की ओर चली गई। उसने काफी देर तक ऊपर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, यह कोशिश कामयाब नहीं हुई। दरअसल उसकी बेटी ने कभी उसकी बात सुनी भी थी क्या? उसकी बेटी के मन में चुक्सिया के प्रति बहुत अधिक द्वेष था। अगर उसकी झूठी बीमारी का पर्दाफाश हो जाता है और वह दूसरों के सामने कुछ अनुचित कह देती है जिससे चुक्सिया शर्मिंदा हो जाती है, तो वह अपनी छोटी बहन का सामना कैसे कर पाएगी? झाओ युयंग के साथ कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए झाओ युलान जल्दी से उसके पीछे गई और ली युआन एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर खड़ी हो गई। ये देखकर चुक्सिया ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया और फुसफुसाते हुए कहा, बड़ी मौसी, कृपया बैठी रहें, मैं ऊपर जाकर जांच करूंगा। आखिरकार दादी चेन, मोटी चाची और लिन बाओजुआन झाओ परिवार की रिश्तेदार नहीं थी और झाओ परिवार के अचानक चले जाने के बाद क्या उनसे उनके पीछे जाने की उम्मीद की जा सकती थी या नहीं? वांग मेफेंग परिवार में सबसे छोटी सदस्य थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो वास्तव में बीमार होने का नाटक कर रही थी। दादी चेन और बाकी लोगों को उसे इस हालत में देखना बहुत शर्मनाक होगा। ली एयुआन की झिझक ठीक इसी वजह से थी। चुक्सिया की यह बात सुनकर वह वापस बैठ गई। आखिरकार ये चुक्सिया का घर था और उसका ऊपर जाना स्पष्ट रूप से सबसे उपयुक्त था। वांग मेफेंग को शुरू में बिल्कुल भी बीमारी नहीं थी, लेकिन कंबल के नीचे उदास बैठे रहने और गुस्से से भरे रहने के बाद अब वो वास्तव में पूरे शरीर से अस्वस्थ महसूस कर रही थी। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसे कोई आरामदायक स्थिति नहीं मिल रही थी। तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी।
ये सोचकर कि वह उसकी माँ झाओ युयंग है और दबी हुई क्रोध से भरी हुई, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और डांटना शुरू कर दिया, क्या तुमने खाना खत्म कर लिया है? हाँ, तुम सचमुच मेरी प्यारी माँ हो। जब मैं यहाँ कष्ट सह रहा था तब तुम जल्दी से खाना खाने चले गए। ओह हाँ माँ, आप मेरी चाची से बहुत ईर्ष्या करती होंगी। अफसोस की बात है कि आपके पास उतनी दौलत नहीं है। झाओ युयंग जल्दी से आगे आए और अपनी बेटी को प्रवेश द्वार की ओर घुमाया, जिससे बेटी को डॉक्टर सोंग और झाओ युलान दिखाई दिए और कहा, मुझे पता है कि तुम परेशान हो क्योंकि जब तुम बीमार थी तो माँ तुम्हारे साथ नहीं थी। ठीक है, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी बच्चे की तरह ही अपरिपक्व हो। बूढ़े मास्टर झो ने आपके लिए एक डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। चलो उठो और डॉक्टर सोंग को तुम्हें देखने दो। डॉक्टर सोंग और झाओ युलान को देखकर वांग बेफेंग का दिमाग सुन्न हो गया। अब अपनी माँ की बातें सुनकर वह इस अवसर को कैसे न भुला सकती थी। उसने तुरंत कमजोरी का नाटक किया, हल्की खांसी की, झाओ युलान की ओर कमजोर मुस्कान के साथ कहा, आंटी। और फिर डॉक्टर सोंग की ओर मुड़कर कहा, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत कमजोरी और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। डॉक्टर सोंग ने मुस्कुराते हुए थर्मामीटर उसे देते हुए कहा, चलिए आपका तापमान लेते हैं। फिर उन्होंने उसके चेहरे की रंगत देखते हुए पूछा, क्या आपको पिछले कुछ दिनों से कब्ज है? हाँ, वांग बेफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरे पेट में लगातार सूजन है, बहुत असहज महसूस होता है। आपके जिगर की गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज है। जैसे ही चुक्सिया अंदर आई, वह अपने होठों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। ऐसा लगता है कि उसकी ईर्ष्या कुछ ज्यादा ही तीव्र है ना? दूसरों के सामने वांग बेफेंग अब भी बहुत भरोसेमंद थी। वह ऐसी लड़की थी जो अपने परिवार के प्रति असहिष्णु और संकीर्ण मानसिकता वाली थी, लेकिन बाहरी लोगों के सामने अपनी छवि पर बहुत ध्यान देती थी। इस प्रकार इसके बाद झाओ युयांग, झाओ युलान, लिया युआन और अन्य लोगों की कोई भी चिंता सच नहीं हुई। शायद उसे वाकई बहुत ज्यादा पसीना आने और ठंडी हवा लगने से बुखार हो गया था, क्योंकि वांग बेफेंग को सचमुच बुखार था। उसका तापमान कम नहीं था, 38.5 था। डॉक्टर सोंग ने कुछ दवाएं दी, उनके नितंबों में एक इंजेक्शन लगाया और उन्हें कुछ दिनों तक हल्का भोजन करने और अधिक परिश्रम न करने की सलाह दी। फिर वे चली गईं। चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। इतनी विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दादा झो के बहुत करीब हूँ। जब मैं छोटी थी तो अक्सर उनके घर खाना खाने जाया करती थी। डॉक्टर सोंग ने चुक्सिया की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तो आप तीसरी भाभी हैं। इस उपाधि से पूरी तरह परिचित न होने के कारण चुक्सिया ने थोड़ी झिझकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मैं ही हूँ। बधाई हो। डॉक्टर सोंग ने दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरे दादा दादी आपकी शादी में आए थे। वे तीसरी भाभी की प्रशंसा करते हुए वापस आए और कहने लगे कि तीसरे भाई ने इंतजार किया और अंत में उसे सबसे अच्छी पत्नी मिली। धन्यवाद। दरअसल मैं आपके बारे में काफी समय से जानती हूँ। डॉक्टर सोंग ने शरारती अंदाज में आंख मारते हुए कहा, मैं सोंग यांग की हूँ। चुक्सिया ने अनिश्चितता से उसे ऊपर से नीचे तक देखा, क्या आप निर्देशक सोंग की भतीजी हैं? हाँ, मेरी चाची ने कहा था कि तुम एक दुर्लभ प्रतिभा हो। अगर तुमने मेरी तरह ही कम उम्र में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू कर दी होती तो शायद वो मुझे हिमालय भेज देती। सोंग यांकी ने हल्की हंसी के साथ धीरे से कहा, जिससे एक सहज माहौल बन गया। उनकी दयालुता को महसूस करते हुए चुक्सिया ने भी ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, ये जानकर कि निर्देशक सोंग मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें कहते हैं, मैं आखिरकार चैन की सांस ले सकती हूँ। सच कहूँ तो मुझे हमेशा से यह डर सताता रहा है कि कहीं वो मुझे एक दिन छोड़ न दे, मुझे अपने साथ न ले जाए। जारी रहेगा। यदि आपको ये का 300 अध्याय 212 शर्त 300 अध्याय 212 शर्त, मेरी चाची को आखिरकार तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली शिष्य मिल ही गया, वो तुम्हें भला कैसे जाने दे सकती हैं? सोंग यांकी ने हाथ से मुंह ढकते हुए हंसते हुए कहा, शायद उन्हें डर है कि एक दिन तुम ही उन्हें छोड़कर चले जाओगे। चुक्सिया की आंखों में मुस्कान झलक रही थी। अगर आपको कभी पता चले कि टीचर इस बात को लेकर चिंतित हैं, तो कृपया मेरी तरफ से उन्हें बता देना कि जब तक वो मुझे नहीं छोड़ेंगी, मैं भी उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तीसरी भाभी, मुझे आपका व्यक्तित्व पसंद है। सोंग यांकी की मुस्कान अचानक खिल उठी। मुझे भी आपकी शादी में आना था, लेकिन उस दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब हो गई और मैं समय नहीं निकाल पाई, इसलिए मैं नहीं आ सकी। सजा के तौर पर मैं तुम्हें और तीसरे भाई को कभी रात के खाने पर दावत दूंगा, कैसा रहेगा ये? चुक्सिया ने दिल से सहमति जताते हुए कहा, मैं हमेशा मेहमान बनकर बड़ी हुई हूँ, लेकिन कभी मेजबान नहीं बनी। धन्यवाद डॉक्टर सोंग, मैं बिना किसी झिझक के आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। दोनों को नीचे उतरते समय मजाक करते और हंसते देख वांग बेफेंग की हालत के बारे में पूछने की इच्छा रखने वाले बूढ़े मास्टर झो ने चिढ़ाते हुए कहा, शाओ सोंग, तुम अपनी चाची के शिष्य को चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? दादाजी झो, आप जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। मैं अपनी चाची को छोड़कर किसी से भी मुकाबला करने की हिम्मत कर सकती हूँ और साथ ही सोंग यांकी ने अपनी चुड्डी से झो मिकान की स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मैंने सचमुच ऐसा किया तो मुझे लगता है कि तीसरा भाई मुझे एक ही मुक्के से नॉकआउट कर देगा। हे बूढ़े मास्टर झो ने सिर हिलाते हुए और विषय बदलते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, छोटे वांग की हालत गंभीर नहीं है ना? गर्मी और सर्दी के बीच बार बार आने जाने से बस जुकाम हो गया है। उसे हल्का बुखार है। मैंने उसे एक इंजेक्शन दिया और कुछ दवाएं भी दी और मुझे लगता है कि वो कल तक लगभग ठीक हो जाएगी। मैंने सभी बारीकियां समझा दी हैं। सोंग यांकी ने अपने पेशे पर ध्यान केंद्रित करते हुए जवाब दिया। उसने इतनी विस्तार से इसलिए समझाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां बैठे सभी लोग वांग बेफेंग की स्थिति को समझ सकें। ये सुनकर लुवान शियाओशियांग ने लुओ शियाओकियों को कोहनी मारी और झुककर फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया है। वो बुखार का बहाना तो नहीं कर सकती है ना? लुओ शियाओकियों ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम बहुत भोले हो। उसने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है, इस तरह पसीना बहाने के बाद बाहर दौड़ना। उसे सर्दी कैसे नहीं लगी? लुवान शियाओशियांग ने असमंजस में अपना सिर खुजाया, थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाकर बोली, हाँ, ऐसा संभव है। यह न केवल संभव है बल्कि निश्चित है। उसके बारे में इतना बुरा मत सोचो। हो सकता है कि उसे वाकई पहले सर्दी लग गई हो। क्या आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी? गर्मी और ठंड दोनों के कारण जुकाम हो गया है। ठीक है, इतना पसीना बहाने के बाद और फिर हवा में बाहर जाने के बाद उसे सर्दी कैसे नहीं लग सकती थी? लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद वह खुद को कंबल में क्यों लपेट रही थी? भोली भाली लुवान शियाओशियांग को अचानक ये बात समझ में आई। फिर अपनी आवाज धीमी करना भूलकर उसने मेज पर बैठे सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। घबराहट में उसने लुओ शियाओकियों का हाथ पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हालांकि उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वांग बेफेंग ऐसा क्यों करेगी, लेकिन उसे लगा कि शायद इसे सबके सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब अपनी लापरवाही में उसने इसे हाथ से फिसलने दिया और उसने चुपके से बूढ़ी महिला झाओ की तरफ देखा और उन्हें मुस्कुराते हुए सिर हिलाते देख उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई। तभी जब चुक्सिया सोंग यांकी को वापस ले जा रही थी, बूढ़ी महिला झाओ ने निर्देश दिया, चुक्सिया, जाओ अपनी माँ और अपनी चाची को रात के खाने के लिए नीचे आने के लिए कहो। हाँ, चुक्सिया तुरंत ऊपर की ओर चली गई, मेरा पेट भर गया है। मैं चुक्सिया के साथ चलूंगी, लुओ शियाओकियों ने उठते हुए कहा और लापरवाही से लुवान शियाओशियांग को अपने साथ खींच लिया।
मेरा भी पेट भरा हुआ है। चुक्सिया और लुओ शियाओकियोन के गायब हो जाने के बाद ही लुवान शियाओशियांग को आखिरकार बात समझ में आई और वह उनके पीछे जाने के लिए खड़ी हो गई। लिन बाओजुआन ने बेचैनी से अपना माथा रगड़ा। पहले उसे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब उसे समझ में आया कि उसकी बेटी चुक्सिया और शियाओकियोन की तुलना में वास्तव में भोली भाली लेकिन डरावनी थी। चुक्सिया ऊपर उस कमरे में गई जहां उसकी चाची और वांग बेफेंग ठहरी हुई थी और उसने देखा कि उसकी चाची अपनी मां झाओ युलान के सामने बैठी हैं। उनकी आंखें लाल हैं, जो स्पष्ट रूप से रोने का संकेत दे रही थी। वांग बेफेंग उनकी ओर पीट करके बिना हिले जुले लेटी हुई थी। मौसी मां, चलिए नीचे खाना खाने चलते हैं, चुक्सिया ने कहा। युलिन, तुम पहले नीचे जाओ, हमें असभ्य नहीं होना चाहिए, झाओ युयंग ने झाओ युलान से आग्रह किया। ऐसी बेटी को पालने के बाद मुझे वास्तव में नीचे गिरने में शर्म आ रही है। छोटी बहन, अगर तुम मेरी इस बात की कदर करती हो कि मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी बहन के रूप में कितना अच्छा काम किया है, तो कृपया जल्दी नीचे आ जाओ। आगे बढ़ते हुए चुक्सिया ने झाओ युयंग से गंभीरतापूर्वक कहा, चाची, बस मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना है और मैं वही करूंगी। चुक्सिया, झाओ युयंग के आंसू, जो रुक गए थे, एक बार फिर बहने लगे। अचानक उठकर बैठते हुए वांग बेफेंग ने घबराकर पुकारा, मां। झाओ युयंग ने अपनी बेटी की ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखों में दुख, निराशा, करुणा और अपराध बोध। चुक्सिया, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। तुम्हारी चाची ने इतने सालों तक तुम्हें व्यर्थ प्यार नहीं किया है। वो एक पल के लिए रुकी, फिर आगे बढ़कर चुक्सिया को गले लगा लिया। तुम्हारी चाची जो भी करने को कहेंगी, तुम वही करोगी, है ना? 301 अध्याय 212 शर्त अंडरस्कोर 2301 अध्याय 212 शर्त अंडरस्कोर 2। हाँ। चुक्सिया ने सहमति में सिर हिलाया। वांग बेफेंग की चमकदार आंखें झाओ युयंग की ओर मुड़ी। मां, मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी झाओ के घर को बदनाम नहीं करूंगी और न ही चुक्सिया को शर्मिंदा करूंगी। इस जीवन में मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। झाओ युलान ने धीरे से आह भरी। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि अगर मां तुम्हारी मदद नहीं करती, तो तुम उनका सम्मान करना छोड़ दोगे? नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा मां का सम्मान करूंगा। मुझे बस यही उम्मीद है कि मां मेरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद कर सकेंगी। मैं नहीं चाहता कि कियांग परिवार हमें नीची नजरों से देखे। मैं बस एक अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ। वांग बेफेंग का चिंतित चेहरा लाल हो गया। मां, मैं आपकी बेटी हूँ। मीफेंग, तुम बचपन से ही होशियार रही हो। जब 5 या 6 साल के दूसरे बच्चे सिर्फ खेलना जानते थे, तब तुम मां को आग जलाने में मदद करते थे। उस समय मां बहुत खुश थी, ये सोचकर कि तुम सचमुच मां की छोटी सी गद्देदार जैकेट हो। स्कूल शुरू करने के बाद आप पढ़ाई में अच्छे हो गए थे। अभिभावक शिक्षक बैठकों में मां को प्रशंसा के अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिला। कुछ अन्य लोगों ने कहा, लड़की का स्कूल जाना व्यर्थ है, आखिरकार वह किसी और की हो जाएगी। लेकिन मां ऐसा नहीं सोचती थी। मां को लगता था कि जब तक तुम अच्छे होनहार हो, चाहे तुम बेटी हो या बेटा, मां तुम्हारे साथ एक जैसा व्यवहार करेगी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद आप टीमों में काम करने गए और वहां भी आपने अपनी अलग पहचान बनाई। जिन ग्रामीणों ने इस बारे में बताया, वे सभी मां से ईर्ष्या करते थे कि उन्होंने इतनी अच्छी बेटी का पालन पोषण किया। मां हमेशा से तुम्हें पालने पोसने से बेहद संतुष्ट रही हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी प्रशंसा बढ़ती गई, क्या तुम्हें सचमुच ये लगने लगा कि तुम श्रेष्ठ हो? तुम पापा और मम्मी को और साथ ही उन सभी परिवारों को नीचा समझने लगे जो हमारे परिवार से बदतर स्थिति में रहते थे। जब तक मां को यह एहसास हुआ कि उसे तुम्हें अनुशासित करने की जरूरत है, तब तक तुम्हारा चरित्र पहले ही बन चुका था और मां कुछ भी नहीं कर सकती थी। मां हमेशा खुद को ये कहकर दिलासा देती थी कि एक दिन तुम होश में आ जाओगे और सोचती थी कि ऐसे स्वभाव के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम अच्छा कर रहे हो। आप अपने परिवार के कितने करीब थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन मां ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इस हद तक बदल जाओगे कि अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए तुम अपनी गरिमा को भी त्यागने को तैयार हो जाओगे। क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि आपके बहनोई के घर जा रहे इतने सारे लोगों के सामने आप झोऊ परिवार के सदस्यों को अपनी छवि कैसे दिखाएंगे? आप झोऊ परिवार के सदस्यों को चुक्सिया से कैसे मिलवाएंगे? यहाँ आने के बाद से ही मां को तुम्हारे इरादे समझ आ गए थे, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम ज्यादा से ज्यादा चुक्सिया से मदद मांगोगे। मीफेंग, तुम सचमुच ऐसी बन गई हो कि मां तुम्हें पहचान ही नहीं पाती। चाहे तुम मां से नफरत करो या आपसे उसे त्याग दो, मां का फैसला यही है कि चुक्सिया तुम्हारी मदद नहीं करेगी और न ही कर सकती है। झाओ युयंग ने अपनी बात खत्म करते हुए चुक्सिया की ओर देखा। चुक्सिया, क्या तुम्हें अपनी चाची की सारी बातें समझ आ गईं? मैं समझ गई। चुक्सिया ने झाओ युयंग को गले लगाया। चाची, मुझे पता है आपने मेरे लिए कितने अच्छे काम किए हैं। मैं आपका सम्मान करूंगा, मैं सचमुच ऐसा कह रहा हूँ, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे विश्वास है, चाची को विश्वास है। झाओ युयंग ने चुक्सिया को छोड़ा और झाओ युलान की ओर मुड़कर कहा, बहन, चलो नीचे चलते हैं, हमें ज्यादा बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। बड़ी बहन झाओ युलान ने वांग बेफेंग की ओर देखा, जो बिस्तर पर बैठी झाओ युयंग को गुस्से भरी और उदासीन निगाहों से देख रही थी, और वह दुविधा में थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर स्थिति का अंत इस तरह हुआ, तो वांग बेफेंग जीवन भर झाओ युयंग से द्वेष रख सकती है। स्वयं एक मां होने के नाते वह स्पष्ट रूप से समझती थी कि उसकी बड़ी बहन कैसा महसूस कर रही होगी। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से झोऊ परिवार को समझाऊंगा। बात इस हद तक पहुंच गई है कि झोऊ परिवार ने इस पर जरूर ध्यान दिया होगा। वे हमारे प्रति सम्मान के कारण कुछ नहीं कहते। अगर हम ऐसा नहीं कहते हैं, तो हम सिर्फ धोखेबाज हैं। मां, वांग बेफेंग की चीख सुनाई दी। उसने झाओ युयंग को घूरते हुए कहा, अगर तुम सच में ऐसा करती हो, तो तुम मेरी मां नहीं हो। अगर तुम मुझे अपनी मां मानते, तो तुमने वो काम नहीं किए होते जिनसे झाओ के घर पर शर्म आती है। मैं झाओ परिवार की बेटी हूँ और मैं अपनी ही बेटी को इसे कलंकित करने की अनुमति नहीं दे सकती। झाओ युयंग ने कहा और फिर पीछे मुड़े बिना नीचे चली गई। ये देखकर झाओ युलान के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वो अपनी बड़ी बहन के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। आमतौर पर बड़ी बहन बेहद सौम्य और बात करने में आसान थी, लेकिन एक बार जब वह किसी बात पर मन बना लेती थी, तो कोई भी उसका फैसला नहीं बदल सकता था। स्पष्टतः वांग बेफेंग के कार्यों ने उसकी बड़ी बहन को सचमुच क्रोधित कर दिया था। हालांकि विचार करने पर यह बात सामने आती है कि जिस संक्रमण में मवाद बन गया हो उसे खोलना जरूरी है। अगर उसे लगातार ढका रखा जाए तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। दर्द सहते हुए मवाद को निचोड़कर निकालना ही अंततः ठीक होने का एकमात्र तरीका है। उम्मीद है सचमुच ऐसा एक दिन होता है। वांग बेफेंग पीले चेहरे के साथ बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर हार का भाव साफ झलक रहा था। उसके हाव भाव ने चुक्सिया को, जो मूल रूप से तुरंत वहां से चले जाना चाहती थी, जाने की हिम्मत ही नहीं करने दी। कमरे में प्रवेश करने के बाद से चुप रही लुओ शियाओकियोन और लुवान शियाओशियांग ने चुक्सिया को सोफे पर बैठे देखा और उसके साथ बैठ गईं, एक बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर। 3 लोगों की सीधी निगाहों के बीच वांग बेफेंग, चाहे कितनी भी उदासीन क्यों ना हो, कुछ भी महसूस न कर पाने की स्थिति में नहीं हो सकती थी। उसके चेहरे की रंगत धीरे धीरे वापस आ गई और फिर उसने अचानक चुक्सिया की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें डर है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी? नहीं, चुक्सिया ने झट से अपना सिर हिलाया। वो इस झांसे में नहीं आने वाली थी। चाहे आप ऐसा हो या ना हो, मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इतनी तुच्छ बात पर आत्महत्या करना वांग बेफेंग का काम बिल्कुल नहीं होगा।
तो क्या हुआ अगर मेरी शादी तुम्हारी तरह अच्छी नहीं हुई, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा होना या ना होना उस पल में नहीं दिखता, मायने तो 10 साल बाद, 20 साल बाद रखता है। क्या मैं आपसे बेहतर जीवन नहीं जी रहा हूँ? मेरी क्षमताओं को देखते हुए कियांग परिवार में जगह पाना बेहद आसान है। एक महिला की खुशी क्या है? इसका अर्थ है कि उसका पति उसकी रक्षा करे, उसके पूरे परिवार द्वारा उसे एक अनमोल रत्न की तरह माना जाए और वह पति के परिवार से किसी भी प्रकार की पीड़ा सहे बिना जीवन व्यतीत करे। लिन शुक्सिया, क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करती हो कि 10 साल बाद तुम निश्चित रूप से मेरी तरह अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगी? शियाओ कियांग की तरह लचीला होने का क्या अर्थ है? एक पल ऐसा लगता है मानो तुम मरने वाले हो, लेकिन अगले ही पल नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो। आप इसे किसी भी तरह से देखें, वांग मेफेंग ने अपने उस जज्बे से सचमुच शुक्सिया को हार मानने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं ये शर्त लगाती हूँ। जारी रहेगा अगर आपको ये काम पर 302 अध्याय 213 जानबूझकर 302 अध्याय 213 जानबूझकर बिना दांव के कोई शर्त असली शर्त नहीं होती। हारने वाले को जीतने वाले को अपनी उम्र के हिसाब से उपयुक्त बच्चा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, बिना शर्त देने का वादा करना होगा। शुक्सिया वांग मेफेंग की बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। शायद इस युग में आने के बाद से उसने इतनी बेशर्म बात कभी नहीं सुनी थी। लुवान शियाओ शियांग ने हैरानी से पलकें झपकाईं और बोली, बहन मेफेंग, आपका इससे क्या मतलब है? मुझे ठीक से समझ नहीं आया। लुओ शियाओक्यून ने उपहास करते हुए कहा, उसका मतलब यह है कि अगर हारने वाले का बेटा जीतने वाले की बेटी की उम्र का है, तो उन्हें उसे बाहरी दामाद के रूप में देना होगा, और अगर उनकी बेटी जीतने वाले के बेटे की उम्र की है, तो उसे जीतने वाले के परिवार में शादी करके बहू बनना होगा। ओह, लुवान शियाओ शियांग ने सिर हिलाया, अभी भी उलझन में दिख रही थी। अगर दोनों पक्षों में केवल बेटे हों या केवल बेटियां हों, या अगर समान उम्र की कोई संतान न हो, तो क्या होगा? वे अपने बच्चे को धर्मपुत्र या धर्मपुत्री के रूप में देते हैं। उन्हें अपने धर्म माता पिता के प्रति भी उतना ही आदर और श्रद्धा का भाव रखना चाहिए जितना वे अपने माता पिता के प्रति रखते हैं। लुओ शियाओक्यून ने समझाया और फिर वांग मेफेंग की ओर देखते हुए पूछा, क्या मेरी व्याख्या आपके विचार से मेल खाती है? हाँ, वांग मेफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरा मतलब बिल्कुल यही था। तो फिर इस अवधारणा को समझने में कठिनाई महसूस करते हुए लुवान शियाओ शियांग ने अपना सिर खुजाया। उसका चेहरा उलझन से भर गया। तो चाहे छुशिया हारे या जीते, क्या उसे दोनों ही स्थितियों में नुकसान नहीं होगा? ही लुओ शियाओक्यून ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। शुक्सिया के पति का परिवार तुम्हारे परिवार से ज्यादा संपन्न है, इसलिए चाहे वो जीते या हारे, तुम्हें उससे हर हाल में फायदा ही होगा, ये नाइंसाफी है। लुवान शियाओ शियांग ने इस मामले पर वांग मेफेंग के साथ ईमानदारी से अपने विचार साझा किए। इसमें अन्याय क्या है? कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि 20 साल बाद भी उसके परिवार की परिस्थितियां मेरी परिस्थितियों से बेहतर रहेंगी? अगर वह जीत जाती है, तो उसे मेरी बेटी या बेटे से बिना एक पैसा खर्च किए शादी करने का मौका मिलेगा, और अगर वो हार जाती है, तो वो अपने बेटे या बेटी की शादी मेरे परिवार में बिना एक पैसा खर्च किए करवा सकती है। दोनों ही मामलों में फायदा उसी को होगा। लुवान शियाओ शियांग बहकावे में नहीं आई। उसने आगे सवाल किया, लेकिन अगर आप जीते हैं, तो आप भी बिना एक पैसा खर्च किए अपने बेटे या बेटी की शादी कर सकते हैं, और अगर आप हारते हैं, तो भी यही बात लागू होती है। आप उन्हें बिना किसी खर्च के उसके परिवार में शादी करा सकते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि चुशिया को फायदा हो रहा है? इसलिए तो मैं कहती हूँ कि यह बहुत उचित है। वांग मेफेंग ने अपने हाथ फैलाते हुए चुक्सिया की ओर देखा। भविष्य में आपको अपने बच्चों के वैवाहिक मुद्दों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, न ही मुझे, और हम पारिवारिक संबंधों को और भी मजबूत कर सकते हैं। दरअसल अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये शर्त सबके लिए फायदेमंद है ना? चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी नजरों में मैं सचमुच एक मूर्ख हूँ। वांग मेफेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे लगता है कि यह शर्त बहुत ही उचित है। कामकाजी लोगों में अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं है। आप कियांग परिवार को सिर्फ इसलिए नीचा नहीं देख सकते क्योंकि जो परिवार संपन्न है। जैसा कि मैंने कहा, 20 साल बाद यह निश्चित है कि किस परिवार की स्थिति बेहतर होगी। कौन जाने, तब तक शायद आप किसी बेहतरीन अवसर का लाभ उठा रहे हों। इस तरह के वैचारिक दबाव से घिरी हुई चुक्सिया न तो बहस करने में कुशल थी और न ही उसकी इसमें रुचि थी, इसलिए उसने इनकार में बस अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इन शर्तों से सहमत नहीं हूँ। क्या तुम मुझसे शर्त लगाने से डरते हो? चुक्सिया हल्के से हंसी, उकसाने से काम नहीं चलेगा। मैं शर्त स्वीकार करता हूँ, लेकिन फायदा उठाने का आपका ये घुमावदार तरीका मुझे अनावश्यक लगता है। शर्त में कुछ न कुछ दांव पर लगा होना चाहिए। चूंकि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, तो आप स्वयं एक प्रस्ताव रखें। लेकिन वांग मेफेंग ने चुक्सिया की ओर गंभीरता से देखा। मैं ये दोहराना चाहती हूँ कि मैं इस बात पर दांव लगा रही हूँ कि 10 साल बाद किसका वैवाहिक जीवन अधिक सुखमय होगा, न कि इस बात पर कि किसका पति उच्च पद पर होगा। चुक्सिया ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपको खुशी की परिभाषा भी तय कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सके। खुशी का माप इस बात से होता है कि क्या पति अपनी पत्नी का अधिक सम्मान करता है, उससे अधिक प्यार करता है, और उसकी बात सुनने और उसके निर्णयों का पालन करने के लिए अधिक इच्छुक है। जिसके पास ये गुण होता है वही विजयी होता है। इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा? अगर आपका पति स्पष्ट रूप से आपका सम्मान नहीं करता, आपसे प्यार नहीं करता या आपकी बात नहीं सुनता, फिर भी आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, तो क्या होगा? ओह, न तो आप और न ही मैं इसका फैसला करेंगे कि यह फैसला लुओ शियाओक्यून और लुवान शियाओशियांग को करना है। वे आपके दोस्त हैं और उनके द्वारा निर्णय लेने से यह निष्पक्ष होना चाहिए, है ना? चुक्सिया ने वांग मेफेंग को गौर से देखा। अब समय आ गया था कि वह अपनी चचेरी बहन के बारे में अपनी सोच को फिर से परिभाषित करे। इस तरह की पेचीदा चाल चलना उसका फायदा उठाने के लिए एक दिवा स्वप्न जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसने मोक्ष का एक घुमावदार रास्ता चुना था। ये बात स्पष्ट रूप से सुनने के बाद कि वो उसे इस शहर में स्थानांतरित करने में मदद नहीं करेगी, रेड फ्लैग कम्यून में रहना और कियांग परिवार में शादी करना ही उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प प्रतीत हुआ। हालांकि वह इस घटना के कारण चुक्सिया से अलग होने और झो परिवार के प्रभाव से हमेशा के लिए अपना संबंध खोने को तैयार नहीं थी। इस प्रकार उसने जुए की यह योजना बनाई। उनके रिश्ते में चाहे जो भी बदलाव आए, जब तक चुक्सिया इस 10 साल के कार्यकाल के लिए सहमत रहती है, वांग मेफेंग से उनका संबंध बना रहेगा। इसके अलावा उसने अपने लुओ शियाओक्यून और लुवान शियाओशियांग के बीच की घनिष्ठता को देखा और उन्हें भी इस शर्त में घसीटने का फैसला किया। इस तरह अपनी चचेरी बहन से सीधे संपर्क के बिना भी वह लुओ शियाओक्यून और लुवान शियाओशियांग के साथ वैध रूप से संपर्क बनाए रख सकती थी। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये था कि उनके पास विभिन्न माध्यमों से अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कम से कम 10 साल का समय था। जब तक चुक्सिया के साथ वांग मेफेंग का रिश्ता पूरी तरह से खराब नहीं हो जाता, तब तक कियांग परिवार वांग मेफेंग को उच्च सम्मान की दृष्टि से देखेगा और कियांग परिवार में उसकी शादी को उच्च वर्ग में शादी करना नहीं माना जाएगा। और एक और फायदा ये था कि जब तक वह चुक्सिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती, भले ही वो उसकी चमक से लाभ न उठा सके, क्या उसके बच्चे लाभ नहीं उठा पाएंगे? इतने कम समय में इन चीजों को इतनी अच्छी तरह से समझना और इस तरीके का इस्तेमाल करके अपनी चचेरी बहन के साथ शर्त लगाना सतह पर जितनी सरल दिखती है, वास्तव में उतना सरल नहीं है। उसने पहले जो दुख और हताशा दिखाई थी, शायद ये सब एक नाटक था, है ना? अगर वो उस तरह से व्यवहार न करती, तो जब वो उससे शर्त लगाना चाहती थी, तो शायद वो उसकी शर्त स्वीकार न करती।
काश वो ईर्ष्या और रुतबे के प्रति जुनून से इतनी ग्रस्त न होती। काश वह सिर्फ कड़ी मेहनत करने पर ध्यान केंद्रित करती तो उसका भविष्य निश्चित रूप से बुरा नहीं होता। मैं अब मानती हूँ मैं सचमुच मूर्ख थी, चुक्सिया ने वांग वेफेंग को घूरते हुए गंभीरता से कहा। लेकिन चूंकि मैं पहले ही आपकी शर्तों पर सहमत हो चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। हालांकि मुझे ये स्पष्ट करना होगा कि इस शर्त की शर्त यह है कि आप मुझे या झाओ के घर को धोखा देने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। वांग वेफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आपने शर्त का जिक्र नहीं किया। अगर मैं हार जाता हूँ तो आपके बच्चों में से कोई एक नौकरी चुन सकता है और मैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करने में मदद करूंगा। यदि तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरी चाची से दिल से माफी मांगनी होगी और इसके अलावा उनके प्रति वह सम्मानजनक व्यवहार करना होगा जिसकी वे हकदार हैं। वांग वेफेंग का चेहरा भावहीन हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चुक्सिया इस तरह की शर्त रखेगी, एक ऐसी शर्त जिसका मतलब ये था कि चुक्सिया को जीतने या हारने से कोई ठोस लाभ नहीं होगा और उसे वांग वेफेंग को जीतने या हारने से कुछ भी नहीं खोना पड़ेगा। अपनी माँ से माफी मांगना तो उसे वैसे भी करना ही था। उसका व्यक्तित्व भले ही दबंग हो, लेकिन वह इतनी भ्रमित नहीं थी कि यह सोचे कि अपनी माँ पर चिल्लाना सही बात है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सच्चाई से जवाब देंगे, उसने कहा। चुक्सिया ने सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। उस समय अगर मेरी माँ ने आपसे मेरी मदद करने के लिए कहा होता तो क्या आप सचमुच मेरी मदद करते? हाँ, क्यों? मेरी चाची मेरी माँ और मेरे प्रति बहुत दयालु रही हैं। कृतज्ञता का कर्ज चुकाना उतना ही सामान्य है जितना कि प्रतिशोध का कर्ज चुकाना। दरअसल आपको पता था कि मेरी माँ आपसे कभी मेरी मदद नहीं मांगेगी, है ना? आप ये तो नहीं कह सकते कि आपको इसका अंदाजा नहीं था, है ना? मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि अपनी चाची के व्यक्तित्व को जानते हुए मुझे 90% यकीन था कि वो मुझे किसी मुश्किल स्थिति में नहीं डालेंगी, लेकिन फिर भी 10% संभावना थी। लगता है मैं हमेशा से तुम्हें कमानती रही हूँ, वांग वेफेंग ने चुक्सिया को ध्यान से देखते हुए कहा। तुम्हारा स्वभाव किसके जैसा है? तुम पहले से बिल्कुल बदल गए हो। उसने चुक्सिया को घूरते हुए भौहें चढ़ाई। पहले की तुलना में तुम बिल्कुल अलग इंसान लगती हो। अगर आपकी शक्ल में कोई बदलाव न आया होता तो मुझे लगभग यही लगता कि किसी ने आपको बदल दिया है। चुक्सिया को अंदर से झटका लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। तारीफ के लिए धन्यवाद। कुछ देर तक चुक्सिया को देखने के बाद वांग वेफेंग अपने बिस्तर से उठी और चुक्सिया को झुककर प्रणाम किया। मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे आपके बहनोई को ढूंढने का जिम्मा खुद पर नहीं लेना चाहिए था। मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ उससे जो परिवार तुम्हें नीची नजरों से देखेगा, फिर भी मैं आगे बढ़ा। मुझे माफ करें। चुक्सिया आप भरे बिना नहीं रह सकी। अगर तुम सही दिशा में अपना ध्यान लगाते तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होता। अगर मैंने कोशिश नहीं की होती तो मुझे जीवन भर पछतावा होता। वांग वेफेंग मुस्कुराई। अब मैं बिना किसी पछतावे के परिणाम को स्वीकार कर सकती हूँ और मैंने फैसला किया है कि इस साल मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगी और अगर अगले साल मौका मिला तो मैं कॉलेज में भी आवेदन करूंगी। चुक्सिया, मैं तुम्हारे पीछे नहीं रहूंगा। आज तुमने मुझे जो शर्मिंदगी पहुंचाई है वो एक दिन पूरी तरह से वापस मिल सकती है। मैं आपको पहले ही बता सकता हूँ, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद को तैयार कर लें। लुओ शियाओक्यून ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए चुक्सिया की ओर से कहा, मुझे लगता है कि आपको वह अवसर नहीं मिलेगा। बहन, मैं तुम्हें ये बात बताकर जा रही हूँ, जैसा बोगे वैसा काटोगे। चुक्सिया ने खड़े होते हुए कहा और लुआन शियाओशियांग को अपनी ओर खींच लिया, जो वहां बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर उलझन का भाव था। चलो बाहर चलते हैं, उसे खुद ही सफाई करने दो। चुक्सिया, क्या तुम कह रही हो कि उसने पहले जो कुछ किया वह सब जानबूझकर किया था? दरवाजे के बाहर लुओ शियाओक्यून ने अविश्वास भरी नजरों से चुक्सिया को देखा और पूछा। खुद को मूर्ख बनाना निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं था, लेकिन वहां रहने के लिए हर संभव प्रयास करना जरूर था। वह न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी कठोर है। वो स्पष्ट रूप से खुद को पछताने का मौका नहीं देना चाहती थी। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, लुआन शियाओशियांग ने हैरानी से कहा। मैं आपको काफी देर से सुन रही हूँ और जितना ज्यादा सुनती हूँ उतना ही ज्यादा उलझन में पड़ जाती हूँ। आपका वास्तव में क्या तात्पर्य है? शियाओशियांग, तुम्हें बस एक बात समझने की जरूरत है। अगर वह भविष्य में आपसे संपर्क करती है तो निश्चित रूप से इसका कोई कारण होगा। उस पर भोलेपन से भरोसा मत करो, वरना तुम उसके हाथों ठगे जाओगे और फिर उसके लिए पैसे गिनोगे। चुक्सिया ने जवाब दिया। क्या मैं सचमुच इतनी मूर्ख हूँ? लुआन शियाओशियांग ने असंतुष्ट भाव से मुंह बनाते हुए कहा। मैं तुमसे 2 महीने बड़ी हूँ, फिर भी तुम मुझे बहन नहीं कहती और मुझे नीचा दिखाती हो। चुक्सिया तुम्हारा ख्याल रख रही है। लुआन शियाओशियांग के कंधों को गले लगाते हुए लुओ शियाओक्यून ने हंसते हुए कहा। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं बहुत सीधी सादी और चालाक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी तुलना में मुझे अचानक काफी चालाक महसूस हो रहा है। तुम अब भी मुझे मूर्ख कह रहे हो? लुआन शियाओशियांग का चेहरा उतर गया। मुझे पता है कि आप सब मुझे गंवार समझकर नीचा समझते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सैनिक बनने की योग्य नहीं हूँ और कॉलेज जाने के तो बिल्कुल भी नहीं। मैं गंवार बनकर और क्या कर सकता हूँ? करने के लिए जारी। 303 अध्याय 214 सच्चा स्वभाव। 303 अध्याय 214 सच्चा स्वभाव। लुआन शियाओशियांग के विकास के बारे में चुक्सिया ने इस पर विचार किया था। अन्य बातों का जिक्र न करते हुए केवल इस आधार पर कि उसकी चाची ने वर्षों से उनके परिवार का भरण पोषण कैसे किया था, उसने अपनी चाची के परिवार की यथासंभव मदद करने का दायित्व महसूस किया। उसकी चाची के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था? बेशक ये लुआन दाजियांग और लुआन शियाओशियांग का भविष्य था। हालांकि फिलहाल उसके पास लुआन शियाओशियांग और लुआन दाजियांग की मदद करने की कोई क्षमता नहीं थी। ये भाई बहन प्राथमिक विद्यालय से ही अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर रहे थे। उनकी चाची के अनुसार वे स्कूल के बाद लगन से अपना होमवर्क करते थे, लेकिन जब परीक्षा की बात आती थी तो वे हमेशा अंतिम स्थान पर आते थे। जब माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश का समय आया तो दोनों जुड़वा बच्चे असफल हो गए। उस समय हर कोई माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता था। चुक्सिया और लुओ शियाओक्यून जैसी लड़कियां जो हाई स्कूल तक पढ़ाई जारी रखती थीं, वे बेहद दुर्लभ थीं। अगर भाई बहनों के पास कम से कम मिडिल स्कूल का डिप्लोमा होता तो चुक्सिया निश्चित रूप से हिम्मत जुटाकर झो मिकान से मदद मांगती। चाहे वह सेना में भर्ती होना हो या कम्यून में कोई औपचारिक नौकरी ढूंढना हो, दोनों ही रास्ते उसके लिए एक रास्ता होते। लेकिन वास्तविकता ये थी कि भाई बहनों के पास केवल प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा का डिप्लोमा था और ये दोनों रास्ते अवरुद्ध थे। कॉलेज की बात करें तो वह तो और भी असंभव था। पहले उसने सोचा था कि कुछ वर्षों में आर्थिक सुधारों के साथ वह भाई बहनों को एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का सुझाव दे सकती है। हालांकि उसे ग्रीन हाउस में एक फूल की तरह संरक्षित करके रखा गया था, लेकिन वह जानती थी कि सुधार युग की शुरुआत में मुझे बेचकर भी कोई अमीर बन सकता था। दोनों भाई बहन ईमानदार और सक्षम थे। भले ही उनके व्यक्तित्व ने उन्हें बहुत अधिक धन कमाने की अनुमति न दी हो, लेकिन एक अच्छा जीवन जीना निश्चित रूप से संभव था। लेकिन अब वह इन योजनाओं को लुआन शियाओशियांग के साथ साझा नहीं कर सकती थी। हालांकि लुआन शियाओशियांग के लहजे से यह स्पष्ट था कि उसके और लुओ शियाओक्यून के बीच हुई प्रगति ने उसे पहले ही बेचैन कर दिया था। इस तरह की स्थिति से निपटना वास्तव में उसकी खासियत नहीं थी। पहले वो न केवल इकलौती संतान थी, बल्कि उसके पिता भी इकलौते संतान थे, इसलिए उसके कोई चाचा चाची या चचेरे भाई बहन नहीं थे, केवल एक मामा थे जिनका एक बेटा था। वह अपने चचेरे भाई से ज्यादा बातचीत
नहीं करती थी और जो भी काम करना होता था वो उसकी मदद करता था। संक्षेप में कहें तो उसे गरीब रिश्तेदारों से निपटने का कोई अनुभव नहीं था। जब वो पहली बार इस समय और स्थान में आई तो वो अपने दिल में किसी को भी जगह नहीं दे पाई, रिश्तेदारों पर ध्यान देना तो दूर की बात थी। बाद में झाओ युलान और लिन बाओहे को स्वीकार करने के बाद उसका सिद्धांत सरल था। जो उसके माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार करते थे वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, जो नहीं करते थे उनकी उससे कोई परवाह नहीं थी। वह झाओ युयंग से वादा करने को तैयार थी कि वो उसकी बात मान लेगी, क्योंकि झाओ युयंग वास्तव में झाओ युलान उसके और उसके परिवार के प्रति दयालु थी। झाओ के घर में चारों बच्चे लगभग एक ही उम्र के थे। पहले उन्होंने उसके सबसे बड़े चाचा झाओ युशान के लिए शादी का इंतजाम किया, फिर उसके दूसरे चाचा झाओ युशुई के लिए, इसलिए उस समय झाओ का घर आर्थिक रूप से काफी तंगी में था। जब झाओ युयंग और झाओ युशुई ने एक ही वर्ष में शादी की तब झाओ युशुई 18 वर्ष की और झाओ युलान 16 वर्ष की थी, जो कि वह उम्र है जब लड़कियां खूबसूरत दिखना पसंद करती हैं। इसके बाद झाओ युयंग ने अपनी शादी के दहेज में मिले नए कपड़ों के 4 सेट झाओ युकुई और झाओ युलान के बीच बांट दिए और दोनों को एक एक सेट दे दिया। अगले साल जब झाओ युकुई की शादी हुई तो घर पर केवल झाओ युलान ही बची थी। अगले वर्षों में हर नए साल पर झाओ युयंग झाओ युलान के लिए कपड़ों का एक नया सेट बनाती थी, जबकि वह खुद हमेशा पाबंद लगे कपड़े ही पहनती थी। झाओ युलान की शादी हो जाने के बाद भी झाओ युयंग जब भी संभव होता था चोरी छिपे उसकी मदद करती थी। झाओ युलान ने बचपन में जो छोटे कपड़े पहने थे, जो डायपर वह इस्तेमाल करती थी, वे सब उसकी चाची और चाचा के परिवार द्वारा तैयार किए गए थे। ये बातें चुक्सिया ने झाओ युलान से एक से अधिक बार सुनी थी। इस प्रकार हालांकि वह वांग वेफेंग को बेहद नापसंद करती थी, फिर भी उसने अपनी चाची झाओ युयंग से ऐसा वादा किया। गहन जांच करने पर पता चला कि उसकी चाची लिन बाओजुआन ने भी अपने परिवार के साथ उतना ही अच्छा व्यवहार किया था जितना कि उसकी चाची झाओ युयंग ने, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन बाओजुआन के पति और जुड़वा बच्चे भी अपने परिवार के प्रति अच्छे थे, जिससे चुक्सिया परेशान थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस मामले की वजह से उसके और लुवान शियाओशियांग के बीच कोई दरार पैदा हो। चुक्सिया तो चिंतित थी ही, साथ ही लुओ शियाओकियोन भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ये देखकर कि उसके शब्दों से दोनों के चेहरे गंभीर हो गए हैं, लुवान शियाओशियांग ने जल्दी से कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। परेशान मत हो, ठीक है बहन शियाओशियांग। चुशिया ने गंभीरता से उसकी ओर देखा, जब भी मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिलेगा मैं जरूर करूंगी। लुवान शियाओशियांग का चेहरा गंभीर हो गया। चुशिया, क्या तुम मुझे अपनी बहन मानती हो या नहीं? चुशिया ने जल्दी से सिर हिलाया। हालांकि तुम मुझसे सिर्फ 2 महीने बड़ी हो और भले ही मैं कभी कभी तुम्हें सिर्फ तुम्हारे नाम से पुकारती हूँ, मैं तुम्हें सच में अपनी बहन मानती हूँ और वो भी बहुत करीबी। तो फिर बात पक्की हो गई। ऐसी कौन सी बहन है जो अपनी बहन की मदद नहीं करती? और एक बहन बेवजह अपनी बहन पर क्यों गुस्सा होगी? लुवान शियाओशियांग ने अपने छोटे छोटे दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानती हूँ तुम और शियाओकियोन जिस तरह की जिंदगी जी रही हो उसे देखकर मुझे जलन होती है, लेकिन ये सिर्फ जलन है। मुझे अपनी क्षमताओं का पूरा ज्ञान है। 304 अध्याय 214 प्रकृति _2304 अध्याय 214 प्रकृति _2 हम सहमत हुए थे, जब भी तुम लोग अपने गृहनगर वापस जाओ तो मुझसे मिलने जरूर आना। चुक्सिया, मेरी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकाल देना। जब हम एक दूसरे के इतने करीब थे तब भी तुम मुझसे मिलने आना पसंद नहीं करते थे। चुक्सिया ने तुरंत आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करो, अब से जब भी मैं घर जाऊंगी तुम्हारे साथ खेलने जरूर आऊंगी। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे आपकी मदद करने का कोई तरीका नहीं सूझा। लुओ शियाओकियोन ने आह भरते हुए कहा, दरअसल हमारे व्यक्तित्व एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह मेल खाते हैं। काश मैं आपसे और अधिक बार मिल पाता। अरे यार, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, पढ़ाई में इतने बुरे कैसे हो सकते हो? मैं ऐसा नहीं बनना चाहती थी। लुवान शियाओशियांग के चेहरे पर शिकन आ गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सीख ही नहीं पा रही हूँ। लुओ शियाओकियोन ने उसकी पीठ पर जोर से थपथपाते हुए कहा, हर कोई प्रतिभा के साथ पैदा होता है, इसलिए चिंता मत करो। एक दिन आपको अपने लिए कुछ उपयुक्त काम जरूर मिल जाएगा। उसी क्षण वांग वेफेंग साफ कपड़े पहनकर और अपने बालों को करीने से कंघी करके कमरे से बाहर निकली। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसने अपने चेहरे पर पाउडर की एक पतली परत भी लगाई हुई थी। मुझे भूख लगी है। उसने सभी को देखकर एक बड़ी सी मुस्कान बिखेरी। नीचे मेरे साथ खाना खा लीजिए। किसी के जवाब देने से पहले ही वांग वेफेंग सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी, जबकि चुक्सिया, लुओ शियाओकियोन और लुवान शियाओशियांग ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और यंत्रवत रूप से उसके पीछे चल पड़ी। नीचे रहने वाले सभी लोग वांग वेफेंग को नीचे आते देख काफी आश्चर्यचकित रह गए। अभी झाओ युयंग ने सबको समझाया कि वांग वेफेंग कैसे बीमार पड़ी और अपनी बेटी को ठीक से शिक्षा न दे पाने की गलती स्वीकार करते हुए सबसे माफी मांगी। कोई भी सोचेगा कि वांग वेफेंग इस समय लोगों से मिलने में शर्म महसूस करेगी, फिर भी वो यहाँ सजी धजी और मुस्कुराती हुई मौजूद थी। दादाजी झो, मुझे माफ कर दीजिए। वांग वेफेंग ने दूसरों की घूरती निगाहों को नजरअंदाज करते हुए सीधे बूढ़े मास्टर झो के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। नहीं नहीं नहीं, बूढ़े मास्टर झो ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। तुम्हें किसी बात का पछतावा करने की जरूरत नहीं है बच्चे। आप क्या कर रहे हो? जब आप गलत होते हैं तो आप गलत होते हैं। दादाजी झो, मैं अपनी गलती को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करती हूँ। वांग वेफेंग ने फिर झो मिकांग की ओर मुड़कर कहा, जीजाजी मुझे माफ कर दीजिए। झो मिकांग ने हाथ हिलाया और चुप रहे। इसके बाद वांग वेफेंग ने मुड़कर एल्डर झाओ, झाओ युशान और झाओ युशुई को प्रणाम किया और कहा, दादाजी, चाचा और दूसरे चाचा, मुझे खेद है। मैंने झाओ परिवार को शर्मिंदा किया है। चूंकि झाओ युयंग ने पहले ही घटना का ब्यौरा दे दिया था, इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि उसकी माफी पर कैसे प्रतिक्रिया दें। एल्डर झाओ ने सबकी ओर से कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाया और हाथ से इशारा किया। फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वांग वेफेंग ने एक कदम पीछे हटकर महिलाओं की मेज की ओर झुककर कहा, मुझे खेद है कि मेरी वजह से सभी को शर्मिंदगी महसूस हुई। वांग वेफेंग को एक एक करके झुककर माफी मांगते देख चुक्सिया अनजाने में अपने होठों के कोने को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या ये चचेरा भाई संयोगवश कोरिया से था? इस संदर्भ में कहें तो उसकी चचेरी बहन के चरित्र की परिवर्तनशीलता ने वास्तव में उसके दृष्टिकोण को व्यापक बना दिया था। ऐसा लगता था कि कभी कभार वह उसे चौंका देती थी। एक आश्चर्य, क्या यह आश्चर्य की बात है? अंत में वांग वेफेंग ने लिन बाओहे को प्रणाम किया, फिर महिलाओं की मेज पर आकर झाओ युलान को प्रणाम किया। जब सभी को लगा कि वह माफी मांगना जारी रखेगी, तभी वह झाओ युयंग के बगल में बैठ गई। माँ, मुझे भूख लगी है। सब लोग खाना खत्म होने तक वांग वेफेंग ने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसके पहले के सभी कार्य स्वाभाविक ही थे। झाओ युयंग अपनी ही बेटी को लेकर पूरी तरह से असमंजस में थी। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही है। जब वह पहले नीचे आकर सब कुछ स्पष्ट कर रही थी, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि वह अपनी बेटी के कार्यों के कारण चुक्सिया को झो परिवार द्वारा तिरस्कृत नहीं होने दे सकती। साथ ही वह ये भी नहीं होने दे सकती थी कि उसकी बेटी के कार्यों के कारण लिन बाओहे के रिश्तेदारों और दोस्तों को उस पर हीन भावना से देखने की नौबत आए।
उसे लगा कि चून की घटनाएं पहले ही घटित हो चुकी हैं, इसलिए छिपने और दूसरों को अनुमान लगाने देने के बजाय उसके लिए खुलकर बोलना और अपनी बहन का नाम साफ करने के लिए सारी जिम्मेदारी खुद पर लेना बेहतर होगा। ऐसा सोचकर उसने वैसा ही किया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उसे लगा कि उसकी बेटी शायद अब उससे बात करना ही बंद कर देगी, घर लौटने के बाद स्कूल के छात्रावास में चली जाएगी और शादी होने तक वापस नहीं आएगी। इसलिए अपनी बात समझाने के बाद वो वहां बैठी हुई शांत दिखाई दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उबल रहा हो। अब उसकी बेटी की हरकतों की श्रृंखला वास्तव में उसकी समझ से परे थी। बात समझ में न आने पर उसने मन बना लिया कि वो उसी रात अपनी बेटी से पूछेगी कि वो वास्तव में क्या सोच रही है। चूंकि उनकी बेटी ने सार्वजनिक रूप से उनके साथ घनिष्ठता का प्रदर्शन किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें भी इसमें शामिल होना पड़ा। केवल झाओ युलान ही नहीं, बल्कि आमतौर पर तेज और समझदार मानी जाने वाली बूढ़ी महिला झाओ और एल्डर झाओ भी वांग मेफेन के कार्यों से चौंक गए। हालांकि सभी ने एकजुट होकर चुप्पी साधे रखी, खासकर झोउ परिवार के सदस्यों के सामने। खाना खाने के बाद बहुत कुछ कहने को बेताब लुओ शियाओक्यून चुक्सिया और लुवान शियाओशियांग को बाहर खींचकर ले गई। एक गहरी सांस ली और फिर चिंता से पूछा, चुक्सिया, क्या तुम्हें लगता है कि वो सचमुच पश्चाताप कर रही है? चाहे मैं इस पर विश्वास करूं या न करूं, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? चुक्सिया हंसते हुए बोली, आप इसे किसी भी तरह से देखें, यही सबसे अच्छा परिणाम है ना? ये सच है। अब आपको अपनी चाची के नाराज होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें झोउ परिवार द्वारा आपके बारे में राय बनाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और उन्हें इस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वांग मेफेंग सचमुच बीमार थी या सिर्फ नाटक कर रही थी। आप इसे किसी भी तरह से देखें, ये सबसे अच्छा परिणाम प्रतीत होता है। चुक्सिया ने हल्की सी आह भरी, दरअसल अब मुझे उससे नफरत नहीं है। अवसरवादी होने के बावजूद जब जरूरत पड़ी तो उसने तुरंत आत्मनिरीक्षण किया और प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका खोज निकाला। कहना तो आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है, और हम में से कोई भी वो नहीं कर सकता जो उसने किया। बेशक हम भी वो सब काम नहीं करेंगे जो उसने किए। लुवान शियाओशियांग असमंजस में दिखी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका ऐसा करना सामान्य बात है। अगर वह सीधे अपने बहनोई के पास जा सकती थी, तो इससे पता चलता है कि उसे कभी भी अपनी इज्जत बचाने की परवाह नहीं थी। अगर उसे अपनी इज्जत बचाने की परवाह नहीं है, तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगना इतना मुश्किल नहीं हो सकता, है ना? चुक्सिया ने अपना माथा पकड़ लिया, सचमुच सबसे ईमानदार लोग ही सच्चाई को देख पाते हैं। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे भविष्य में लुवान शियाओशियांग के साथ व्यापार में धोखाधड़ी होने की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जारी रहेगा। यदि आपको ये काम पसंद 305 अध्याय 215 बदला 305 अध्याय 215 बदला अपने दिल में दबे हुए शब्दों को बाहर निकालने के बाद लुओ शियाओक्यून ने पास ही स्थित एक हरे भरे छोटे पहाड़ की ओर इशारा करते हुए चुक्सिया से शेखी बघारी, पिछले कुछ दिनों से करने के लिए कुछ खास न होने के कारण मैं और शियाओशियांग उस पहाड़ पर चढ़ाई करने गए थे। ढलान के आधे रास्ते में बहुत सारे जंगली फलों के पेड़ हैं। यहाँ आसपास रहने वाले सभी लोग उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से उन्हें चुनने की जहमत नहीं उठाएंगे। अगले पतझड़ में क्यों न हम खुद को कुछ फलों का तोहफा दें, क्या यह अच्छा रहेगा? लुवान शियाओशियांग ने असंतुष्टि से मुंह बनाते हुए कहा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया? ओह, लुओ शियाओक्यून के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक रही थी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कैसा रहेगा अगर आप अगली शरद ऋतु में आएं और हम साथ मिलकर कुछ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें? ये तो और भी काम भरोसेमंद है, लुवान शियाओशियांग ने और भी शिकायत करते हुए कहा, शरद ऋतु वो समय है जब हम मक्का और मूंगफली की कटाई में व्यस्त रहते हैं। मुझे कार्यान्त अर्जित करने की आवश्यकता है, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? फसल कटाई पूरी होने के बाद हम जा सकते हैं, तब तक तो खजूर और नाशपाती मिल ही जाने चाहिए। वो बहुत दूर है और बस से जाने में पैसे लगेंगे। अगर मैं आने की हिम्मत करता तो मेरी दादी मुझे हर दिन ऐसे डांटती जैसे कि ये उनके खाने के समय की दिनचर्या हो। तो लुओ शियाओक्यून ने चुक्सिया की ओर मदद के लिए देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे दिलासा दे। उसे अचानक एहसास हुआ कि सामाजिक स्थिति दोस्ती को कितना मुश्किल बना सकती है। टिल्डा छी, लुवान शियाओशियांग अपनी हंसी नहीं रोक पाई और अपने छोटे दांत दिखाते हुए बोली, तुमने सच में इसे गंभीरता से ले लिया। मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में खट्टे बेर बेचने वाली कई जगहें हैं। जब कपास चुनने का समय हो तो आप पंक्तियों के साथ साथ चल सकते हैं और बातचीत करते हुए नाश्ते के लिए खट्टे बेरों का एक गुच्छा तोड़ सकते हैं। वो स्वाद आप समझ नहीं पाएंगे। लुओ शियाओक्यून पूरी तरह से काली रेखाओं से बनी हुई थी। उसे पता चल गया था कि ये दिखने में ईमानदार व्यक्ति केवल बाहरी रूप से ही ईमानदार था, अंदर ही अंदर वो अक्सर शरारती और चालाक होता था। चुक्सिया भी हंसने लगी। जब लोग एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में होते हैं तभी वे वास्तव में एक दूसरे को समझ पाते हैं। लुवान शियाओशियांग के साथ उसकी पिछली बातचीत रिश्तेदारों से मिलने तक ही सीमित थी, जब वो एक भरोसेमंद कर्मचारी के रूप में दिखाई देती थी जो कम बोलती थी। शायद इस बार घर से दूर होने के कारण ही उसके प्रति एक सहज निकटता उत्पन्न हुई, जिससे उसका सच्चा चरित्र पूरी तरह से उभरकर सामने आया, सीधी सादी लगन और व्यंग्यात्मक हास्य का मिश्रण। लुवान शियाओशियांग को इस रूप में पसंद न करना मुश्किल था। चुक्सिया के मन में अचानक एक विचार कौंधा और वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, बहन शियाओशियांग, जब आप वांग मेफेन के लिए अदरक का सूप लेकर गई थी तो आपने जानबूझकर ऐसा किया था, है ना? ये सुनकर लुओ शियाओक्यून ने आश्चर्य से लुवान शियाओशियांग की ओर देखा और पूछा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हे लुवान शियाओशियांग ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा, वो काफी शर्मिंदा लग रही थी। मैंने उसे तब देखा जब वह मेरे जीजाजी को ढूंढने गई थी। मुझे वो सब पसंद नहीं आया जो वो कर रही थी। हाँ। लुओ शियाओक्यून अवाक रह गई और उसने अपना माथा पकड़ लिया। असली होशियार तो यही थी, मैंने तो खुद को तुमसे ज्यादा समझदार समझा था। पता चला असली सुअर तो मैं ही हूँ। लुवान शियाओशियांग ने उसे गंभीरता से देखा, अपने बारे में इस तरह बात मत करो। तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। मुझे अपनी पढ़ाई में वाकई बहुत दिक्कत होती है, यह कोई दिखावा नहीं है। लुओ शियाओक्यून ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी बात काट दी और कहा, खैर अब से मुझे और सावधान रहना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे हाथों बिक जाऊं और फिर भी तुम्हें पैसे गिनने में मदद करूं। क्या तुम सचमुच पागल हो? लुवान शियाओशियांग ने मासूम चेहरे से उसे छेड़ा, मेरा सच में आप लोगों को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मैं चुगली नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं चुक्सिया की मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने इतना मूर्खतापूर्ण तरीका अपनाया। चिंता मत करो, जब तक तुम चुक्सिया के साथ विश्वासघात नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। जो कोई भी चुक्सिया के साथ विश्वासघात करेगा, मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। लुओ शियाओक्यून ने लुवान शियाओशियांग को घूरते हुए कहा, ऐसा कहकर तुम मेरा अपमान कर रही हो, और ये सोचकर मुझे बहुत निराशा हुई कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी। लुओ शियाओक्यून के गंभीर भाव को देखकर, जो बनावटी नहीं लग रहा था, लुवान शियाओशियांग सचमुच चिंतित हो गई। उसका चेहरा करेले की तरह सिकुड़ गया। मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैंने बस यूं ही बोल दिया। कृपया मुझसे नाराज मत होना, ठीक है? अब से अगर आपके मन में कोई विचार हो तो आपको हमें बताना होगा। तुम अपनी शरारती योजनाओं को बिना हमें बताए अपने तक सीमित नहीं रख सकते, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, लुवान शियाओशियांग ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, दरअसल मैं आप लोगों को ये बात शुरू से ही बताना चाहती थी, बस मुझे सही मौका नहीं मिला।
तुम्हें तो लगता है कि तुम सही हो। लुओ शियाओक्योंग ने अपनी आंखें घुमाई लेकिन फिर से हंसे बिना नहीं रह सकी। हालांकि मुझे तुम्हारा यह अंदाज पसंद है। भविष्य में भी इसे जारी रखें। लुवान जियाओक्सियांग। लुवान दाजियांग आंगन से बाहर निकला। तीनों महिलाओं को देखकर उसका चेहरा स्पष्ट रूप से असहज था। यह उस तरह की बेचैनी थी जो पुरुष महिलाओं के आसपास दिखाते हैं। भाई जियांग, शियाओकिंग कहाँ है? पिछले कुछ दिनों से लुवान दाजियांग झांग शियाओकिंग के साथ समय बिता रहा था। उसे अकेले बाहर आते देख लुवान शियाओशियांग थोड़ी हैरान रह गई। वह मेरे बहनोई से बात कर रहा है। लुवान दाजियांग का चेहरा कुछ हद तक निराश हो गया। तुम्हें निकाल दिया गया? लुओ शियाओकिंग ने हंसते हुए पूछा। नहीं, लुवान दाजियांग ने सिर झुकाए हुए पैर के अंगूठे से जमीन पर गोले बनाते हुए बुदबुदाया। उसने मुझे बाहर नहीं निकाला। तो फिर तुम ऐसे क्यों दिखते हो? लुओ शियाओकिंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें पता है, जब भी मेरा भाई झोंग होंगेंग से अनसुना किए जाने के बाद मिलता है तो वह बिल्कुल ऐसे ही दिखता है। क्या शियाओकिंग सेना में भर्ती होने के बारे में पूछताछ कर रही थी? चुक्सिया ने पूछा। हाँ, लुवान दाजियांग ने सिर हिलाया। एक गहरी आह भरी और पहले से भी ज्यादा निराश दिख रही थी। अधिकांश पुरुषों का सपना होता है कि वे सेना में शामिल हों और वह भी इसका अपवाद नहीं था। कुछ समय पहले वह और उसके बचपन के गांव के दोस्त वांगलिन और झांग डोंगजी सैन्य परीक्षा देने गए थे। झांग डोंगजी ने जूनियर हाई स्कूल के 2 साल पूरे कर लिए थे और अधिकारियों की कुछ नरमी के कारण उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। उनके और वांगलिन दोनों के पास केवल प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा का डिप्लोमा था और नेताओं ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अगर ये 2 साल पहले की बात होती तो ठीक होता, लेकिन अब देश में ऐसे नियम हैं कि जूनियर हाई स्कूल में पढ़े बिना किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा सकता। गांव लौटने के बाद झांग डोंगजी ने उसके और वांगलिन के साथ घूमना फिरना बंद कर दिया, मानो उनके साथ देखे जाना शर्म की बात हो। दरअसल सैन्य परीक्षा के बाद झांग डोंगजी जहां भी गई उसे प्रशंसा मिली, जबकि उसे और वांगलिन को जहां भी गए निराशा भरी प्रतिक्रिया मिली। समय के साथ उसके दिल की बेचैनी कम हो गई थी, लेकिन आज झांग शियाओकिंग को सेना में शामिल होने के बारे में पूछते हुए सुनकर उसे अपने दिल में एक अकथनीय दर्द महसूस हुआ। उसने खुद को बहुत मूर्ख और मेहनत न करने का दोषी ठहराया, जिसके कारण उसका जीवन व्यर्थ हो गया। भगवान ही जानता है कि उसने उस हरी सैन्य वर्दी को पहनने का सपना देखा होगा। ठीक उसी समय झांग शियाओकिंग एक प्रसन्न मुस्कान के साथ आंगन से बाहर आई। चुक्सिया को देखकर वह कुछ ही कदमों में तेजी से उसके पास पहुंची और बोली, मैंने अपने जीजाजी से पूछा और उन्होंने कहा कि भले ही तुम सेना में भर्ती हो जाओ, लेकिन सांस्कृतिक सैनिकों का ही भविष्य है। उन्होंने मुझे अगले साल सैन्य प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने को कहा। मैंने मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने परिवार में कॉलेज जाने वाला पहला छात्र बनने का फैसला किया है। चुक्सिया हंसते हुए बोली, तुम्हारे अंकों को देखते हुए तुम्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए। बोलते बोलते उसने लुवान दाजियांग की ओर एक नजर डाली और देखा कि उसका सिर और भी नीचे झुका हुआ था। दाजियांग, तुम मेरा इंतजार किए बिना बाहर क्यों आ गए? झांग शियाओकिंग ने उसे कोहनी मारी। मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। हाँ, लुवान दाजियांग ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, आप मेरी बहन के पति से बात कर रहे थे और मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं पहले बाहर आ गई। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं मिला? झांग शियाओकिंग ने आह भरी। क्या इसलिए कि तुम इस साल सैन्य परीक्षा पास नहीं कर पाए और तुम्हें सेना में भर्ती होने के बारे में कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता है ना? अरे, लुओ शियाओकिंग ने झांग शियाओकिंग को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है कि वो क्यों परेशान है, फिर भी तुम उसके घावों पर नमक छिड़क रही हो। इतना असभ्य होना अच्छा नहीं है। कौन उसके घावों पर नमक छिड़क रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि अब से हम उसके सामने सेना का जिक्र भी नहीं कर सकते? क्या पुरुषों को इतना तुच्छ होना जरूरी है? लुवान दाजियांग ने तुरंत स्पष्ट किया, मैं तुच्छ नहीं हूँ और तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस मुझे गांव में दोस्तों द्वारा नीचा दिखाए जाने की याद आ जाती है और इससे मुझे दुख होता है। अरे, मन में बातें दबाकर रखना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने अभी आपके जीजाजी से आपके बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो यह संभव है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में आप केवल 3 साल तक ही सेवा कर सकते थे। सच में? लुवान दाजियांग ने उत्सुकता से झांग शियाओकिंग की आस्तीन पकड़ ली और उसे हिलाते हुए कहा, आपका मतलब मेरे जीजाजी से है? ओह नहीं, मेरी बहन के पति ने कहा कि मैं भी सेना में भर्ती हो सकता हूँ। झांग शियाओकिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन शाखा की हालत थोड़ी खराब हो सकती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा हो या बुरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे सेना में भर्ती होने का मौका मिले, कोई भी शाखा ठीक है। लुवान दाजियांग का चेहरा उत्साह से बैंगनी लाल हो गया। भाई, जल्दबाजी मत करो। लुवान शियाओशियांग ने लुवान दाजियांग को खींचते हुए झांग शियाओकिंग की ओर देखा। मेरा भाई सीधा सादा आदमी है, वो इसे गंभीरता से लेगा। मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब सच है। झांग शियाओकिंग ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे जीजाजी से पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेना वास्तव में दाजियांग जैसे कदकाठी वाले लोगों को पसंद करती है। सामान्य तौर पर सैनिकों की भर्ती करते समय कम शिक्षा स्तर वाले लोगों को भी स्वीकार किया जा सकता है। बस बात यह है कि प्रक्रिया थोड़ी अधिक जटिल है और सामान्य भर्ती नेता इस झंझट से बचना चाहते हैं। मेरे जीजाजी ने कहा कि अगर दाजियांग सचमुच सेना में भर्ती होना चाहता है तो वह इसका इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन दाजियांग को फैसला लेने से पहले अपने चाचा और चाची की राय पर विचार करना चाहिए। लुवान शियाओशियांग ने खुशी से सिर हिलाया। मेरे मम्मी पापा तो जरूर सहमत होंगे। वे हर दिन मेरे भाई के सेना में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि इसे पत्नी ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच थी। आजकल गांवों में अगर कोई लड़का सेना में भर्ती हो सकता है तो उसके लिए पत्नी ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। वो स्वयंसेवक सैनिक बन सकता था या नहीं, यह एक अलग बात थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर कोई इसके लिए तरसता था। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गांव से बाहर जाकर किसी से शादी कर ले और पूरा परिवार कृषि से इत्र हो जाए, तो इसका मतलब होगा किसानी के श्रम से पूरी तरह से मुक्ति। लुवान दाजियांग को अपनी बहन से ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। शर्म से उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं तो बस एक सैनिक बनना चाहता हूँ, मैं पत्नी ढूंढने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। एक दिन तो तुम्हें पत्नी ढूंढनी ही पड़ेगी, है ना? लुवान शियाओशियांग ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारे माता पिता निश्चित रूप से इसी बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उनसे पूछ लीजिए। सबके सामने ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना बहुत शर्मनाक था। लुवान दाजियांग अपनी बहन से इतना क्रोधित था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन साथ ही साथ सेना में शामिल होने की संभावना से वह बेहद खुश भी था। एक पल के लिए वह आधा मुंह खोले वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे पर एक हास्यास्पद भाव था। झांग शियाओकिंग ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए चुक्सिया के पास जाकर कहा, आपको मेरे दखल देने से कोई आपत्ति तो नहीं है? चुक्सिया ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, तुम पहले ही दखल दे चुके हो, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बहन, मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। आपने एक बार कहा था कि आपकी चाची का परिवार आपका बहुत सहयोगी रहा है। पिछले कुछ दिनों में दाजियांग से बात करते हुए मुझे पता चला कि वह सैनिकों से कितनी ईर्ष्या करता है। तो आपके जीजाजी से अनौपचारिक बातचीत के दौरान मैंने उनके बारे में पूछा। अगर आप अपने जीजाजी से इस तरह की बात पूछेंगे तो चाहे वह संभव हो या ना हो, उन्हें इसे साकार करने की कोशिश करनी ही होगी।
मैंने तो बस जिज्ञासावश ही पूछा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके जीजाजी इतने समझदार होंगे। उन्होंने मेरा इशारा तुरंत समझ लिया और मुझे स्पष्ट जवाब दे दिया। बहन, मुझे एहसास हुआ है कि तुम्हारे जीजाजी सचमुच तुम्हारी बहुत कद्र करते हैं। मुझे तुम्हारी भोली भाली सोच की चिंता थी। मुझे डर था कि तुम अपने जीजाजी को खुश नहीं कर पाओगे। अब मुझे समझ आया, मैं बेवजह ही चिंता कर रहा था। करने के लिए जारी। अध्याय 216। एक युवक के विचार। झांग शियाओकिंग। चुक्सिया ने एक ऐसी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। इतने वर्षों के बाद ये पहली बार है जब तुमने स्वेच्छा से मुझे बहन कहकर पुकारा है। हे बस करो, ये बनावटी हंसी बंद करो। चुक्सिया के होंठ हल्के से हिले। किसी पुरुष का अपनी इज्जत बचाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी काबिलियत से इज्जत कमाना, यही असली इज्जत की निशानी है। मैं अपने गुप्त विचारों के उजागर होने का आभास होते ही झांग शियाओकिंग का चेहरा अचानक लाल हो गया और वह हकलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और साथ ही मन सोच रहा था कि वह मंदबुद्धि चुक्सिया इतनी चालाक कब हो गई। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो अपने संपर्कों को इस तरह दिखाते हैं जैसे वे उनकी अपनी उपलब्धियां हों। पिछली बार तुमने जो एहसान किया था उसे ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराऊंगी, लेकिन अगली बार ऐसा मत होने देना। चुक्सिया उस घटना का जिक्र कर रही थी जब झांग शियाओकिंग आधी रात को अपनी दादी के घर जाकर उन्हें जू परिवार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। झांग शियाओकिंग ने तुरंत कहा, आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे लिए ऐसा करना ही उचित था। बहन, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने स्वाभिमान के लिए फिर कभी ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे तुम मुश्किल में पड़ जाओ। चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। झांग शियाओकिंग बिगड़े हुए माहौल में पला बड़ा था, लेकिन सौभाग्य से स्वभाव के मामले में वह अपने दूसरे चाचा झांग गुजुन से अधिक मिलता जुलता था। हालांकि वह कभी कभी लापरवाह हो सकता था, लेकिन जब वास्तव में जरूरत होती थी तो वह स्थिति को समझकर सही निर्णय ले सकता था। हालांकि समय समय पर सिर पर एक जोरदार प्रहार करना आवश्यक था। वह अब भी बचकाना था और अपनी इज्जत बचाने को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित था। वह शायद ये सोचे कि झो मिकान से बात करना आसान है और भविष्य में बिना किसी अच्छे कारण के अपने व्यवसाय को उनके घर तक खींच लाना शुरू कर दे। दरअसल झांग शियाओकिंग ने जल्दी से बगल में देखा। लुओ शियाओकियों को लुवान दाजियांग और लुवान शियाओशियांग के साथ बातचीत में मग्न देखा और आगे कहा, दरअसल मैंने यह अपनी जीजाजी की परीक्षा लेने के लिए किया था। अब मैं आखिरकार निश्चिंत हो सकता हूँ और दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करूंगा। चुक्सिया ने उसे घूर कर कहा, झांग शियाओजुन, तुम मुझसे 2 साल से भी ज्यादा छोटे हो, इसलिए हमारे माता पिता के बोलने के तरीके की नकल करके अनादर मत करो। और हाँ, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आप शायद मेरे लिए उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन मुख्य बात यह है कि आप लुवान दाजियांग के सामने अपनी काबिलियत दिखाना चाहते थे। झांग शियाओकिंग ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, बहन, तुम सचमुच बदल गई हो। ऐसा लगता है कि सेना में होना एक वास्तविक अनुभव है। मैं मानता हूँ, मैं दिखावा करना चाहता हूँ। दरअसल मैं जिस बात पर गर्व कर रहा हूँ वो ये है कि मेरा आपके साथ अच्छा रिश्ता है और मैं ऐसे काम कर सकता हूँ जो लुवान दाजियांग नहीं कर सकता। बहन, अब जब तुम्हारी शादी हो गई है तो कम से कम मुझे अपने दिल में थोड़ी शांति तो महसूस करने दो, और ऐसा दिखावा मत करो कि तुम नहीं जानती कि मैं हमेशा से तुमसे छुपकर प्यार करता रहा हूँ। चुक्सिया ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, झांग शियाओकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये बातचीत हमारी माँ और दूसरी चाची को तुरंत बता दूंगी? फिर देखते हैं कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है बहन, मेरी प्यारी बहन, मैं अब ऐसी बकवास करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन ये आखिरी बार है ना? अब तो आपकी शादी हो ही गई है, आपको मुझे अपने मन की बात कहने देनी होगी, है ना? चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, फफ, बच्चों को क्या क्या पता होता है, मुझे कम मत समझो। आप इस बात से अनजान नहीं है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। अगर मुझे सच में तुम पसंद नहीं होते तो क्या मैं आधी रात को तुम्हें बताने जाता? बहन, तुम पहली लड़की थी जिसे मैंने पसंद किया था। मुझे तो तुम बहुत सुंदर लगी। मुझे पता था कि हम कभी साथ नहीं रह सकते और मेरा इरादा इससे आगे कुछ भी नहीं था। मैं बस आपके साथ थोड़ा बेहतर व्यवहार करना चाहता था और आपको एक अच्छे परिवार में शादी करते हुए देखकर निश्चिंत होना चाहता था। चुक्सिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंस पड़ी। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का आपके सामने एक वयस्क की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है, अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व बातें कह रहा है और खुद पर काफी गर्व महसूस कर रहा है। इतनी हंसी किस बात पर आ रही है? लुओ शियाओकिंग उत्सुकता से पास आकर बोली, तुम्हें इतनी हंसी किस बात पर आ रही है? झांग शियाओकिंग, जिसका युवा हृदय एक तरफा प्यार की भावनाओं से भरा हुआ था, को गहरा आघात लगा और उसने अपने कंधे झुका लिए पीछे मुड़े बिना दूर की पहाड़ियों की ओर चल दिया। लुवान दाजियांग ने ये देखा और झांग शियाओकिंग के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी। बैकवर्ड, शाओशियांग, उसे क्या हुआ है? लुवान शाओशियांग ने झांग शियाओकिंग की बेजान आकृति को देखा। पहले तो वह उत्सुक थी और फिर थोड़ी चिंतित भी। क्या इसलिए कि उसने मेरे भाई की मदद की और तुम उससे नाराज हो? क्या तुमने उस पर गुस्सा निकाला? नहीं। चुक्सिया मुस्कुराई और आधा सच बोलते हुए सिर हिलाया। उसने मुझे बताया कि उसे एक लड़की पसंद है और मैं हंसे बिना नहीं रह सकी। शायद उसे लगा कि मैं उसका उतना सम्मान नहीं करती और इसलिए वह नाराज हो गया। कोई बात नहीं, उसे टहलने जाने दो, जब वो वापस आएगा तो ठीक हो जाएगा। आप यहाँ गलत हैं, वो तो अपनी परेशानियां आपसे प्यार से बांट रहा था। आप इस तरह कैसे प्रतिक्रिया दे सकती हैं? लुओ शियाओकिंग ने चुशिया के करीब आते हुए गपशप करते हुए कहा, वो जिस लड़की को पसंद करता है वो किस गांव की है? उसका नाम क्या है? क्या मैं उसे जानता हूँ? उसकी सहपाठी, मुझे लगता है वो शायद उसके गांव की ही होगी। मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिला। चुक्सिया ने कहा और फिर अचानक रुक गई। एक खास दिशा में देखने लगी जहाँ उसने दूर खड़ी एक अधेड़ उम्र की महिला को उसे ध्यान से देखते हुए देखा। जब महिला ने चुक्सिया को उसकी ओर देखते हुए देखा तो वह तुरंत मुड़ी और वापस आंगन में चली गई। चुक्सिया जानती थी कि वह आंगन किसका है और वह अनुमान लगा सकती थी कि वो महिला कौन है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार जिज्ञासा तो हर किसी में होती ही है। हालांकि झाओ युलान और अन्य लोग यहाँ कई दिनों से थे, लेकिन वे अभी तक मनोरंजन के लिए बाहर नहीं गए थे। संयोगवश झो मिकान और चुक्सिया दोनों वैवाहिक अवकाश पर थे, इसलिए उन्होंने अगले दिन सुबह सभी को इस शहर के विशेष दर्शनीय स्थलों की सैर कराने का फैसला किया। झो मिकान ने वास्तव में पहले उन्हें घुमाने के लिए किसी को भेजने के बारे में सोचा था, लेकिन बूढ़ी मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके घर की परंपराओं के अनुसार शादी के तीसरे दिन से पहले दुल्हन के परिवार का दूल्हे के परिवार के साथ बाहर जाकर मौज मस्ती करना उचित नहीं है। इसलिए झो मिकान को यह विचार छोड़ना पड़ा। झो परिवार के घर लौटते समय चुक्सिया ने झांग शियाओकिंग द्वारा लुवान दाजियांग के लिए परोक्ष रूप से एहसान मानने के विषय पर बात की। मुझे नहीं पता था कि झांग शियाओकिंग आपसे ऐसा अनुरोध करेगी। यदि भविष्य में आपको इस तरह की कोई समस्या आती है और आप मदद नहीं करना चाहते हैं तो आप निश्चित उत्तर देने से बच सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको इस बारे में मुझसे चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं इसे आपके लिए अस्वीकार कर दूंगा। ऐसा नहीं था कि वह निर्दयी थी, लेकिन उसे सचमुच लगता था कि किसी निचली सैन्य शाखा में सेवा करने के बाद 3 साल बाद खेती बाड़ी में लौटना व्यर्थ है। हालांकि चूंकि झो मिकान पहले ही सहमत हो चुका था और लुवान दाजियांग इससे बहुत खुश था, अगर वे अपने वादे से मुकर जाते तो ये कहना मुश्किल था कि लुवान दाजियांग कितना निराश होगा, जिससे बदले में उसकी चाची और चाचा को झो मिकान के खिलाफ शिकायत हो सकती थी।
इस मुद्दे को अभी उठाकर वो अपने परिवार की ओर से माफी मांग रही थी और अप्रत्यक्ष रूप से झो मिकान को अपना वादा न भूलने की याद दिला रही थी। झो मिकान, जो उसके इरादों को भलीभांति समझ गया था, ने अपना सिर घुमाया और स्पष्ट रूप से नाखुश होकर उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खोखले वादे करने वाला व्यक्ति हूँ? नहीं, मुझे पता है कि आप अपनी बात के पक्के हैं। मुझे इस बात पर शक नहीं है कि तुम भूल जाओगे, बस मुझे झांग शियाओके की समझ पर पूरा भरोसा नहीं है। उन्हें वाकई ऐसी चिंताएं थी। क्या होगा यदि झो मिकान का इरादा लुवान दाजियांग की सैन्य सेवा समस्या को हल करने का वादा करना नहीं था, लेकिन झांग शियाओकिंग ने इसे गलत समझा। अगर उसे इस मामले की जानकारी न दी जाए और लुवान दाजियांग की उम्मीदें निराशा में बदल जाएं, तो वह क्या कर सकती है? तुम्हारे चचेरे भाई की समझ काफी तेज है और इसके अलावा, झो मिकान ने नाक से जोर से सांस लेते हुए कहा, वह मुझसे बात निकलवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। क्या वह सच में मुझे मूर्ख समझता है? लिन शुक्सिया, क्या तुम जानती हो कि मैंने तुमसे जल्दी शादी करने पर इतना जोर क्यों दिया था? मुझे ये सारे फालतू लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो तुम्हें पसंद करने लगे हैं। मुझे नफरत है जब दूसरे मेरी औरत पर बुरी नजर रखते हैं। गाड़ी चलाने के लिए जिम्मेदार ड्राइवर सुनी हुई बात से अभिभूत होकर अपने चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से विकृत कर बैठा। तीसरा युवा स्वामी, जो इतना अभिमानी है कि बड़े स्वामी को भी उकसाना उसके लिए ठीक नहीं है, क्या ऐसे शब्द कहेगा? शुक्सिया कुछ देर के लिए अवाक रह गई, खासकर जब उसने अनायासी रियरव्यू मिरर में ड्राइवर के चेहरे के भाव देखे तो उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। काफी देर की चुप्पी के बाद ऐसी निगाहों के नीचे असहज महसूस करते हुए उसने सहजता का दिखावा किया और हंसते हुए कहा, वो तो बस एक बच्चा है, मेरा चचेरा भाई, क्या आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हैं? ऐसा ही हो, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। चाहे मैं ये बात मानूं या न मानूं, तुमसे शादी करके दूसरे लोग यही सोचेंगे कि मैं सामाजिक सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। इसके बाद ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एक एक करके दूसरों की सफलता का आनंद उठाने की कोशिश करेंगे। झो मिकान, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। यदि आप इसमें हस्तक्षेप करेंगे और उसमें नहीं, तो इससे अनावश्यक संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। भविष्य में आपको हर बात पर इतनी आसानी से सहमत होने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए कोई परीक्षा नहीं है, बस इसे मेरी तरफ धकेल दो, ठीक है? जिन रिश्तेदारों की मदद करना मुझे उचित लगता है, मैं उनकी ओर से आपसे विनती करूंगा। जो मुझे लायक नहीं लगते, मैं उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार कर देता हूँ। आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं, है ना? झो मिकान ने उसे गौर से देखा, उसका चेहरा असंतोष से भरा हुआ था। तुम्हें लगता है कि मैं यूं ही बिना सोचे समझे किसी बात पर सहमत हो जाता हूँ? जब वांग वेफेंग ने मुझसे पूछा तो मैंने सहमति नहीं दी। जारी रहेगा। यदि आपको ये काम पसंद 307, अध्याय 217 आकस्मिक मुठभेड़ 307, अध्याय 217 आकस्मिक मुठभेड़ आधी रात बीत गई, मैं दिन में किसी काम में फंस गया था। एक और अध्याय लगभग कोडित हो चुका है लेकिन अभी तक संपादित नहीं हुआ है। इसे थोड़ी देर बाद पोस्ट किया जाएगा। योजक चिन्ह। झो मिकान को वांग वेफेंग के बारे में बात करते हुए सुनकर शुक्सिया अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और उसे कोहनी मारते हुए बोली, सच बताओ, उस समय तुम क्या सोच रहे थे? आपको क्या लगता है कि मुझे क्या सोचना चाहिए था? मैं शुक्सिया ने चोंगजी के चेहरे के भावों को गौर से देखा और सीधे सीधे बात करते हुए कहा, अगर मैं तुमसे उसकी मदद करने को कहती तो क्या तुम मदद करते? नहीं, दूसरे पक्ष ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जिससे शुक्सिया एक पल के लिए अवाक रह गई। ड्राइवर टोंगजी आखिरकार फिर से सामान्य दिखने लगा। ये तो उनके परिवार के तीसरे युवा स्वामी के स्वभाव से अधिक मिलता जुलता है। किसी भी हालत में एक छोटी बच्ची को अपनी मनचाही हर चीज नहीं मिलनी चाहिए। तुम मदद क्यों नहीं करोगे? शुक्सिया ने झो मिकान को घूर कर देखा, उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। शादी के बाद मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में जो भी बातें कही गई थी, वे सब झूठ थी। हमारी शादी को अभी मुश्किल से ही समय हुआ है और बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब ये क्या हो गया? झो मिकान ने शुक्सिया की ओर देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाई। बताओ ना, मैंने क्या किया है? शुक्सिया ने गुस्से में कहा, आपने मेरी विनती ठुकराने से पहले सोचा भी नहीं। तुम मेरा बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। झो मिकान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, तो आपका मतलब यह है कि अगर वांग वेफेंग मदद के लिए मेरे पास आती, तो मुझे आपके प्रति सम्मान दिखाने के लिए तुरंत उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाना चाहिए था। शुक्सिया को खुजली होने लगी और वह चिढ़ गई। मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो। मेरा मतलब यह है कि अगर मैं आपसे उसकी मदद करने के लिए कहूं, तो आपको मदद करने या न करने के बारे में बताने से पहले मेरी राय पर विचार करना चाहिए, न कि बिना सोचे समझे सीधे मना कर देना चाहिए। तुम काफी समझदार दिखती हो, फिर भी हमेशा मूर्खतापूर्ण हरकतें क्यों करती हो? झो मिकान ने उसे घूरते हुए कहा, लिन शुक्सिया, क्या आप वाकई उस तरह की महिला की मदद करना चाहती हैं? मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मेरा मतलब यह है कि आपको मेरी राय पर विचार करना चाहिए। अगर यह करना सही होगा तो मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि यह गलत है, तो क्या मुझे फिर भी इसके बारे में सोचने की जरूरत है? झो मिकान ने शुक्सिया को गंभीरता से घूरते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हारे चचेरे भाई के साथ इस मामले पर विचार नहीं किया था? क्या इससे आपको बात स्पष्ट नहीं हो जाती? किस बात को लेकर स्पष्ट? शुक्सिया उलझन में पड़ गई और उसे खाली निगाहों से घूरने लगी। क्या आप और स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं? मुझे क्या समझना चाहिए? लिन शुक्सिया, अभी तुम मुझे बता रही थी कि तुम्हारे परिवार में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कुछ मदद के लायक हैं और कुछ नहीं। तो अब आप क्यों भ्रमित हैं? बहुत परेशान करने वाला। शुक्सिया ने गुस्से से उसकी ओर देखा, तुम्हारे साथ संवाद करना इतना मुश्किल क्यों है? मैंने ये नहीं कहा कि वांग वेफेंग निश्चित रूप से मदद की हकदार है, लेकिन वो मदद के लायक है या नहीं, इस बारे में आपको मेरी राय को गंभीरता से लेना चाहिए। समझना। झो मिकान पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। अगर आपको पता है कि वो मदद के लायक नहीं है और मैं आपकी बात से सहमत हूँ जबकि आप इतने अतार्किक हैं, तो क्या अंत में आपको ही भुगतना नहीं पड़ेगा? शुक्सिया ने ठंडी सी सांस ली और बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन मन ही मन वो उसकी अशिष्टता से बेहद नाराज थी। क्या उसकी एकमात्र चाहत बस थोड़ा सा सम्मान ही नहीं थी? क्या उसे इतना उत्तेजित होना और इस बारे में बहस करना जरूरी था? सच तो यह है कि शादी करना एक झंझट भरा काम है और साथ रहने की आदत डालना भी उतना ही कष्टदायक है। छोड़ो भी, वह अब इस बारे में उससे बात करने की जहमत नहीं उठाएगी। चूंकि उनकी शादी प्यार पर आधारित नहीं थी, तो फिर इस पर इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? वह सचमुच अपना मानसिक संतुलन खो रही थी। झो मिकान की भौहें और गहरी हो गईं और उसने शुक्सिया को धक्का देते हुए पूछा, क्या तुम नाराज हो? शुक्सिया ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, जिससे उसे उसके सिर के पिछले हिस्से का स्पष्ट दृश्य दिखाई देने लगा। यह अनुचित है। झो मिकान को भी गुस्सा आ रहा था। मैंने तुम्हारी कम उम्र के कारण तुम्हारे प्रति नरमी बरती है, लेकिन तुम इतने अतार्किक नहीं हो सकते, है ना? यह आपके अपने भले के लिए है, तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या आपको वांग वेफेंग के असली इरादे नहीं दिख रहे? अगर आप सचमुच उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो भविष्य में आप अपने रिश्तेदारों का सामना कैसे करेंगे? आपकी चाचियां आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगी, और अगर वे दुखी हैं, तो क्या आपकी माँ खुश रह सकती हैं? अगर आपकी माँ खुश नहीं है, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? यह इतना सरल सिद्धांत है, फिर भी आपको समझ क्यों नहीं आ रहा?
और आप यहाँ मेरे साथ बचकाना व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, जिससे तुम ये भूल गए हो कि तुम असल में कौन हो। तुम, चुक्सिया गुस्से से हौंकते हुए बोली। तो उसकी नजर में वह सिर्फ एक बच्ची थी, एक भोली भाली लड़की जो उसे बेचने वाले को पैसे दे देगी। चुक्सिया को ऐसी हालत में देखकर झोमिकांत का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। शादी के महज 3 दिन बाद इस तरह की बहस करना अच्छा नहीं था। अगर घर के बड़े बुजुर्ग इसे देख लेते तो वे चिंतित हो जाते, और इसके अलावा चुसिया से अभी भी कोई परिचित नहीं था, यह उसके लिए भी अच्छा नहीं होता। ये सोचकर वह उसे मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके होठों तक पहुंचे और उसने उसका उदास चेहरा देखा, उसकी अपनी निराशा उमड़ पड़ी। ये बच्चा हद से ज्यादा जिद्दी था। वांग मेफेंग स्पष्ट रूप से उसका इस्तेमाल कर रही थी, तो वह उसे खुश करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों थी? उनके काम की प्रकृति को देखते हुए यह अपरिहार्य था कि वह हर दिन उसके साथ नहीं रह पाएंगे। अगर कोई उसका फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाए तो क्या होगा? नहीं, वो सिर्फ इसलिए उसे जाने नहीं दे सकता था क्योंकि उसे उस पर दया आ रही थी। फिर चोंगसी ने भी तेवर चढ़ाए और बाहर की ओर घूरते हुए चुप हो गया। ड्राइवर गहरे असमंजस में था और रियरव्यू मिरर से एक के बाद एक दोनों को देखता रहा। उसने अनजाने में कार की गति धीमी कर दी, इस उम्मीद में कि घर पहुंचने से पहले वे ठंडे हो जाएंगे। गाड़ी रोको, चुक्सिया अचानक चिल्लाई। ड्राइवर हिचकिचाया, उसने गति और भी धीमी कर दी, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं की। गाड़ी रोको, चुक्सिया ने फिर से पुकार लगाई। क्या तुम हंगामा करना बंद कर सकते हो? झोमिकांग भी गुस्से से भड़क उठा। वो कभी भी अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नहीं था, और उसे सबसे ज्यादा नफरत उन लड़कियों से थी जो रोने धोने वाली और परेशान करने वाली होती थी। उसे चुक्सिया की स्पष्टवादिता के कारण वह पसंद आ गया था, लेकिन अब वह अपना ये तुच्छ पक्ष दिखा रही थी, जिससे उसका दबा हुआ गुस्सा भड़क उठा। कौन इतना हंगामा कर रहा है? चुक्सिया ने भौहें चढ़ाकर उसे घूरते हुए कहा। जल्दी करो और गाड़ी रोको, मैंने अभी अभी किसी को देखा जो मेरी दूसरी चाची जैसी दिखती है। सचमुच? झोमिकांग का चेहरा गंभीर हो गया। छोटे वांग, गाड़ी पीछे करो। हाँ, ड्राइवर ने झटपट रिवर्स गियर लगाया और तेजी से गाड़ी पीछे की ओर ले गया। उन वर्षों में सड़कों पर कारों की संख्या कम थी, जिससे रिवर्स करना आसान था। पलक झपकते ही चुक्सिया ने उन दो आकृतियों को देख लिया जिनके पास से वे गुजरे थे। काले रंग की पतलून और नीले रंग का ओवरकोट पहने एक छोटी और गोल मटोल अधेड़ उम्र की महिला जो एक बंडल लिए हुई थी। उसके पीछे उसी तरह की काली पतलून और नीले रंग का ओवरकोट पहने एक छोटी लड़की चल रही थी, जिसके पास एक पुराना फीका हरा सैन्य बैग था। दोनों के बाल बिखरे हुए थे और उनके चेहरे पर जगह जगह काले और सफेद धब्बे थे। करीब से देखने के बाद चुक्सिया ने पुष्टि की कि वे वास्तव में उसकी दूसरी चाची लिन शियाओहुआ और उसकी चचेरी बहन झाओ कियान थी। ये वे हैं। चुक्सिया के शब्द समाप्त होते ही कार मां और बेटी के बगल में अचानक रुक गई। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन दोनों ने कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं सुना, और वे आगे चलते रहे। चुक्सिया ने झटपट कार का दरवाजा खोला और बाहर निकली दूसरी चाची बहन कियान। आगे चल रहे दोनों लोग बिना कुछ बोले चलते रहे। तब तक झोमिकांग भी कार से बाहर निकल चुका था और उसने चुक्सिया को हैरानी से देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उन्हें पहचानने में गलती नहीं की? मैं, चुक्सिया भी अब अनिश्चित थी, लेकिन क्या इस दुनिया में ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जो इतने मिलते जुलते दिखते हों? विशेषकर दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हों। हालांकि दूसरी चाची और झाओ कियान दोनों ही उसके प्रति दयालु नहीं थी, लेकिन अपने दादा दादी और चाचा की खातिर वो उन्हें देखकर अनदेखा नहीं कर सकती थी। आखिरकार वे इस जगह के अजनबी थे, और अगर उन्हें कुछ हो जाता तो उसे कभी चैन नहीं मिलता। इसलिए चाहे वे लोग हो या ना हो, उसे यह सुनिश्चित करना ही था। उसने अपनी गति तेज की, मां और बेटी के सामने दौड़ी, ध्यान से देखा और फिर से पुष्टि की कि वे लिन शियाओहुआ और झाओ कियान ही थी। दूसरी चाची, कियान, आप यहाँ क्यों आई हैं? हम तो आपको ही ढूंढ रहे थे। जब वो उन्हें देख रही थी, वे भी उसे देख रहे थे, और फिर लगभग एक ही समय में दोनों पक्षों ने अपनी बात कही। चुक्सिया, वो, झाओ कियान ने चुक्सिया का हाथ पकड़ लिया और दिल दहला देने वाली आवाज में रोने लगी। वहीं लिन शियाओहुआ जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। दूसरी चाची, बहन कियान, कृपया रोना बंद करो। चुक्सिया ने झोमिकांग से सलाह लेने के लिए अपना सिर घुमाया। क्या हमें उन्हें पैतृक घर ले जाना चाहिए? हम, झोमिकांग ने सिर हिलाया और चीखती हुई लिन शियाओहुआ की ओर देखा। दूसरी चाची, कृपया कार में बैठ जाइए। मैं तुम्हें चाचा को ढूंढने ले चलूंगा। मेरा क्या, तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे हो? झाओ कियान ने रोते हुए विरोध जताया। झोमिकांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि उसने चुक्सिया को लिन शियाओहुआ को ऊपर खींचने में मदद की और उसे कार में बिठाया। फिर वह आगे की ओर गया और यात्री सीट पर बैठ गया और ड्राइवर को निर्देश दिया, छोटे वांग, अपने पैतृक घर वापस चलो। हाँ, छोटी वांग ने जवाब दिया और कार को घुमा दिया, मन ही मन राहत महसूस करते हुए। इन लोगों से मिलना सौभाग्य की बात थी, अन्यथा केवल दो लोगों के साथ वापसी की असुविधाजनक यात्रा पूरे परिवार के लिए बहुत चिंता का कारण बन सकती थी। शायद माहौल के कारण उन्हें लिन शियाओहुआ और झाओ कियान विशेष रूप से पसंद आई। दूसरी चाची, बहन कियान, क्या हुआ? दोनों के रोना बंद करने के बाद चुक्सिया ने असमंजस से भरी हुई मां और बेटी को गौर से देखा। लिन शियाओहुआ ने एक सिकुड़ा हुआ रुमाल निकाला और जोर से की आवाज करते हुए अपनी नाक साफ की। फिर चुक्सिया की ओर देखा। शिया, मुझे बताओ, क्या तुम अपनी दूसरी चाची को परिवार का हिस्सा नहीं मानती हो? दूसरी चाची, क्या आप सीधे सीधे बात नहीं कर सकती? चुक्सिया ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सच कहें तो दूसरी चाची के तीखे और कठोर शब्दों ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी, और उनसे ये झूठा दावा करने के लिए कहना कि वो उन्हें परिवार के रूप में प्यार करती है, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मुझे पता था तुम अपनी दूसरी चाची के प्रति द्वेष रखती हो, और इसी वजह से तुम कियान से भी नाराज हो। चुक्सिया, जू परिवार की स्थिति के लिए दूसरी चाची और कियान जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले हमारे घर पर बिचौलिए ने ही संपर्क किया था। दूसरी चाची को यह नहीं पता था कि जू परिवार को आप में दिलचस्पी है, और उन्होंने कियान को उनसे मिलने देने पर सहमति जताई। बाद में जू लिगांग ने ही कियान की भर्ती करवाने की गारंटी दी थी। मुझे बताओ, अगर तुम्हारी माँ को ऐसी खबर मिलती तो क्या वह तुम्हें सेना में भर्ती होने से रोकती? तुम इस तरह की बातें समझते हो ना? लिन शियाओहुआ ने झोमिकांग की ओर चोरी छिपे देखते हुए कहा। जो कुछ हुआ उसके लिए कोई भी दूसरी चाची और बहन कियान को दोष नहीं दे रहा है। तुम दोनों बेवजह सोच रही हो। चुक्सिया ने उसे उदासीनता से देखा। अगर मैं तुमसे यहाँ न मिली होती और मुझे चिंता न होती कि तुम्हें कुछ तकलीफ हुई होगी, तो मैं बिल्कुल भी परेशान न होती। यह एक सच्चाई है कि हमारे बीच ज्यादा स्नेह नहीं है, इसलिए दूसरी चाची, आपको छोटी छोटी बातों पर मुझे डांटने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे नीचा नहीं दिखा सकते। अब वो सचमुच गुस्से में थी। जानबूझकर अभद्र व्यवहार कर रही लिन शियाओहुआ को सीधे जवाब देने के बजाय चुक्सिया ने उसकी बात मान लेने का फैसला किया। आखिर क्या वह भी खेल नहीं खेल सकती थी? 308 अध्याय 218 प्रारंभिक सेंधमारी 308 अध्याय 218 प्रारंभिक सेंधमारी दूसरी पहर तक अंततः समाप्त हो गया। चुक्सिया, तुम्हारी दूसरी चाची तुम पर किसी बात का आरोप कैसे लगा सकती है? मैं बस तुम्हें अतीत के बारे में बता रही हूँ। लिन शियाओहुआ ने सावधानीपूर्वक चुक्सिया के चेहरे के भावों को देखते हुए कहा। चुक्सिया, अगर हम तुमसे नहीं मिले होते तो तुम्हारी दूसरी चाची और कियान शायद वहीं रोते रोते मर गए होते।
झोंग मिकान के साथ झगड़े से पहले से ही परेशान लिन शियाहुआ को केवल परेशानी पैदा करने के बारे में सोचते हुए कठिनाई से बाहर निकलते देख उसकी उससे और निपटने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली, पीछे की ओर झुक गई और कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक जोर जोर से रोने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर लिन शियाहुआ अनिच्छा से रुकी और चुक्सिया को कोहनी मारी। चुक्सिया, क्या तुम सचमुच अपनी दूसरी चाची से नाराज हो? चुक्सिया, चुक्सिया, मुझे बस डर था कि तुम गलत समझ जाओगी, इसलिए मैंने पहले जो हुआ उसे समझाने में जल्दबाजी की। लिन शियाहुआ ने स्वीकार किया, मैं गलत थी। यह मामला तो बीत चुका है, मैंने इसे दोबारा क्यों उठाया? लेकिन इस बार मेरा दिल सचमुच टूट गया है। आपकी शादी हो रही है, हम आपका साथ देने के लिए वहां मौजूद क्यों न हो? इसलिए इस डर से कि पति का परिवार तुम्हें नीची नजर से देखेगा, तुम्हारी बहन और मैंने अकेले ही बस से यात्रा की। कौन जानता था उस बदमाश चोर ने कब हमारी जेबें खाली कर दी। उस जगह से परिचित न होने के कारण हमने बस किसी से पूछ लिया कि ये सिटी कैसे पहुंचा जाए। वो व्यक्ति भी दुष्ट था, जिसने हमें एक सुनसान जगह पर जाने का निर्देश दिया। जब हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, तब तक हम शहर के केंद्र से काफी दूर निकल चुके थे। बुरे लोगों के डर से तुम्हारी बहन और मैंने रात में यात्रा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए हमने एक सुनसान कोना ढूंढा और पूरी रात वहीं डेरा डाले रहे। सौभाग्य से ज्यादा ठंड नहीं थी, भूसे के ढेर में दुबक कर हम सो पाए। नहीं तो तुम्हारी बहन और मैं ठंड से जमकर मर जाते। अच्छू, मानो इशारा मिलते ही झाओ कियान ने जोर से छींका और अपनी मां के शब्दों का अनुसरण करते हुए बोली, चूजिया, हमारी यात्रा में हमने जितनी भी कठिनाइयां झेली हैं, उन्हें देखते हुए आपको हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम सिर्फ मेरी शादी में शामिल होने के लिए बस से आई हो। चुक्सिया ने मां और बेटी को ऐसे घूरकर देखा जैसे वे किसी शरणार्थी शिविर से भागकर आई हों। पिछले 2 दिनों से तुम दोनों इसी तरह शहर में घूम रही हो। हम यूं ही भटक नहीं रहे थे, हम लोगों से रास्ते पूछ रहे थे। तुम्हें पता ही नहीं था कि मेरी शादी कहाँ हो रही है, फिर भी तुम आ गईं। चुक्सिया ने अविश्वास से लिन शियाहुआ की ओर देखा। दूसरी चाची, आपने अपने इस व्यवहार से मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया है। कोर्स के पाठ्यक्रम की वह कमीना, तुम्हारा दूसरा चाचा, जब मैं और तुम्हारी बहन कियान की दादी के घर लौटे तो ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है, फिर भी उसने हमें फोन नहीं किया, बस खुद ही बस के पीछे पीछे चला गया। वापस आते समय मैंने और तुम्हारी बहन ने इस बारे में बात की और जल्दी से बस टिकट खरीदने के लिए निकल पड़े। मतलब लिन परिवार के दादा दादी किसी काम के नहीं है, आपके बड़े चाचा और छोटे चाचा भी नहीं आए। अगर हम भी नहीं आते तो पति के परिवार वाले क्या सोचते? ये समझते हुए कि सामने बैठे दोनों लोग शायद चुक्सिया के ससुराल वाले हैं, लिन शियाहुआ ने जल्दी से अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, चुक्सिया, आपके दामाद कहाँ हैं? चुक्सिया अवाक रह गई, सोचने लगी, क्या उन्होंने अभी अभी आपका अभिवादन नहीं किया और आपको दूसरी चाची कहकर नहीं पुकारा? इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, झाओ कियान ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, वे तुम्हारे दामाद के ड्राइवर और शियाओ बिंग ही होंगे, है ना? उन्हें हमारी बातें सुनने में कोई बुराई नहीं है, है ना? जब झाओ कियान ने इस बात की ओर इशारा किया तो चुक्सिया को एहसास हुआ कि घर में सभी लोग यही सोचते थे कि उसने एक बड़े उम्र के आदमी से शादी की है। चूंकि झोंग मिकान उनसे भोर में मिलने गया था, इसलिए शायद किसी ने उसे नहीं देखा होगा। इसलिए भले ही झोंग मिकान ने लिन शियाहुआ को दूसरी चाची कहकर पुकारा था, लेकिन उसने उसे दामाद के रूप में भतीजे की भूमिका से नहीं जोड़ा था। दूसरी चाची, क्या आपको कुछ चाहिए? उसी क्षण झोंग मिकान ने अपना सिर पीछे घुमाया, उसके चेहरे पर उदासीनता थी और उसने लिन शियाहुआ की ओर देखते हुए पूछा, क्या आपको कोई आदेश देना है? लिन शियाहुआ उसे अचंभित होकर देखती रही, काफी देर तक वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि यह सुंदर युवक चुक्सिया का पति है। हालांकि उसने अभी अभी चुक्सिया को कार में बिठाने में मदद की थी और उसे दूसरी चाची कहकर पुकारा था, लेकिन उसने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। समूह के नेता के अधीनस्थों में निश्चित रूप से शियाओ बिंग भी शामिल थी और शियाओ बिंग निश्चित रूप से समूह के नेता को खुश करने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से यही मान लिया था। झाओ कियान और भी ज्यादा हैरान थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बहन, जिसे वह हमेशा नीचा समझती थी, इतने युवा और सक्षम व्यक्ति से शादी करेगी। शियू परिवार के साथ शादी का प्रस्ताव विफल होने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा जब ये बात सामने आई कि उसकी मां ने उसे सेना में भर्ती कराने के लिए जू परिवार के संपर्कों का इस्तेमाल किया था, तो उसकी प्रतिष्ठा और भी बुरी तरह गिर गई। अगले 6 महीनों तक एक भी रिश्ता तय कराने वाला व्यक्ति शादी का प्रस्ताव लेकर नहीं आया। उसे 20 साल की उम्र की ओर बढ़ते देख वह और उसकी मां सचमुच चिंतित हो गईं, क्योंकि स्थानीय लड़कियां आमतौर पर 18 या 19 साल की उम्र के आसपास सगाई कर लेती थीं। इसलिए वे अच्छे विवाह प्रस्ताव की उम्मीद में लगभग हर दूसरे दिन अपनी दादी के घर जाते रहते थे। 309 अध्याय 218 प्रारंभिक सिंधमारी _2309 अध्याय 218 प्रारंभिक सिंधमारी _2 ये जानकर कि चुक्सिया एक बूढ़े आदमी से शादी कर रही है, मां और बेटी ने अपनी घृणा दिखाई, लेकिन कुछ हद तक ईर्ष्या भी महसूस की। भले ही वह सैन्य अधिकारी जिससे वह शादी कर रही थी उम्र में बड़ा हो, अधिक से अधिक 40 वर्ष का हो, लेकिन बूढ़े अधिकारी के गुजर जाने के बाद भी पुनर्विवाह करना सार्थक होगा। उस पूर्व अधिकारी की संपत्ति को देखते हुए क्या वह व्यक्ति जिससे वह पुनर्विवाह करेगी बुरा साबित हो सकता है? ऐसा सोचते हुए मां और बेटी खुद को रोक नहीं पाईं और वे चुक्सिया की शादी में शामिल होने वाले व्यक्ति को उनसे छीनने की इच्छा करने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी चीजें केवल सोचने मात्र से हासिल नहीं की जा सकती। उन्हें अभी भी अपना जीवन जीना था, इसलिए वे अपनी दादी के घर और भी अधिक लगन से जाने लगे। लेकिन इस बार लौटने पर उन्होंने देखा कि लॉ सेनापति दरवाजे की रखवाली कर रहा है और दोपहर तक भी झाओ युफेंग वापस नहीं लौटा, इसलिए वे बूढ़े मास्टर झाओ और बूढ़ी महिला झाओ के घर गए, जहां उनका स्वागत किहुई ने किया। फिर किहुई के मुंह से मां और बेटी को पता चला कि पूरा परिवार लिन चुक्सिया की शादी में शामिल होने के लिए सिटी गया था। इस अवसर के लिए एक बड़ा वाहन भेजना क्या यह एक सामान्य परिवार का कार्य था? हाल ही में जीवन साथी ढूंढने में परेशानी होने पर मां और बेटी को एक विचार आया, चुक्सिया की शादी एक सैनिक से होगी, तो क्या शादी में शामिल होने वाले सभी लोग भी सैनिक नहीं होंगे? दामाद ढूंढने का कितना शानदार मौका है। इसलिए पूर्ण सहमति से उन्होंने शहर में किलियांग का पता प्राप्त किया, अपना सारा पैसा लिया, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, अपने छोटे छोटे पार्सल पैक किए और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उन्हें पूरी तरह लूट लिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में मां और बेटी की मानसिक स्थिति और भी खराब होती चली गई। उनके दिमाग में विचारों का अंबार लग गया। यही वजह थी कि उन्होंने आधे दिन तक चुक्सिया की पुकार का जवाब नहीं दिया। उन्हें उस समय यह एहसास ही नहीं हुआ कि उनका दिमाग कहां भटक गया था। वे चुक्सिया की चीखें कैसे सुन पा रही थी। लेकिन क्या यह नहीं कहा गया था कि चुक्सिया एक रेजिमेंट के बूढ़े प्रमुख से शादी कर रही थी? ये कैसे पता चला कि वह एक युवक था जिसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी? इन सब के बाद ये पता चला कि लिन चुक्सिया रेजिमेंट के नेता से शादी नहीं कर रही थी। दरअसल क्या वह रेजिमेंट लीडर का ड्राइवर था या रेजिमेंट लीडर का अर्दली? पैतृक घर ले जाए जाने के बाद भी मां और बेटी सदमे में थी। झाओ युफेंग को देखते ही लिन शियाहुआ जोर से चीख पड़ी। जहां तक झाओ कियान की बात है, उसने खुद को बूढ़ी महिला झाओ की बाहों में फेंक दिया और बेकाबू होकर रोने और सिसकने लगी।
सड़क पर उसकी परछाई देखकर वह चाची जैसी लग रही थी, इसलिए हम पीछे मुड़कर देखने लगे और विश्वास नहीं कर पाई कि वह सच में वही थी। चुक्सिया ने संक्षेप में बताया कि कैसे उनकी मुलाकात लिन शियाओहुआ से हुई और फिर झो मिकान के साथ चली गईं। परंपरा के अनुसार पति के परिवार में लौटने की रात बुजुर्गों के साथ भोजन करते हुए बिताई जाती है। इतनी कठिन परीक्षा के बाद और शाम होने के साथ किसी भी प्रकार की और देरी घोर असभ्यता होगी। बूढ़े मास्टर झाओ और अन्य लोग शियाओहुआ और उसकी बेटी को देखकर उनके आश्चर्य की सीमा का केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। चीख पुकार और शिकायतों के बाद सभी लोग पसीने से तरबतर हो गए थे। अगर वे चुक्सिया से न मिले होते तो उसे किसी शिक्षक के पास भेजना वाकई शर्मनाक होता। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि हर कोई जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज कर रहा था कि अगर माँ और बेटी चुक्सिया को नहीं ढूंढ पाती और धोखा खा जाती तो क्या होता। इस घटना के बाद चुक्सिया और झो मिकान दोनों का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया था। मिकान के पहले के व्यवहार के बारे में सोचते हुए चुक्सिया को लगा कि उसकी पिछली उलझनें व्यर्थ थी और उसने पहल करते हुए माफी मांगी। माफ कीजिए, मुझे आपको अंधाधुंध दोष नहीं देना चाहिए था। चुक्सिया ने सचमुच माफी मांगी थी, जिससे मिकान शर्मिंदा महसूस करने लगी। तुम्हें कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? यह मेरी गलती है। मैं एक वयस्क व्यक्ति हूँ, तुमसे काफी बड़ा हूँ, फिर भी मैंने बचकाना व्यवहार किया। ये सब मेरी गलती है। दरअसल हम दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है। बस हमारे नजरिए अलग अलग थे और संवाद में कुछ समस्या आ गई थी। मुझे पहले गुस्सा इसलिए नहीं आया था क्योंकि आपने वांग वेफेंग की मदद नहीं की थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह किस तरह की इंसान है। जब हम बच्चे थे तब से उसने मेरे साथ कभी सही व्यवहार नहीं किया। वह अचानक अब इतनी अच्छी क्यों हो गई है, मुझे कैसे पता नहीं चल सकता था। इसके अलावा एक विवाह तोड़ने की बजाय 10 मंदिरों को नष्ट करना बेहतर है। मैं सिर्फ दिखावे के लिए उसकी इच्छाओं को क्यों पूरा करूं, जिससे कि यांग परिवार के साथ उसका विवाह टूट जाए। मैं चाहता था कि आप मेरी बातों पर गंभीरता से विचार करें, चाहे वे सही हो या गलत, और फिर मुझे जवाब दें। ये सबसे कम सम्मान है जिसके वे हकदार हैं। बेशक अगर आप मुझसे कोई अनुरोध करेंगे तो मुझे जवाब देने से पहले गंभीरता से विचार करना होगा, न कि सीधे सीधे मना कर देना। हालांकि चुक्सिया ने धैर्यपूर्वक समझाया, लेकिन मिकान को यह अभी भी अनावश्यक लगा। लेकिन इस बार उसने कोई आपत्ति नहीं जताई और खुशी से सिर हिलाते हुए कहा, जरूर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मुझे आपका मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार करना पसंद नहीं है। मैं अब आपकी पत्नी हूँ, वो व्यक्ति जो जीवन भर आपका साथ देगी। अगर तुम मुझे सिर्फ एक बच्ची के रूप में देखते हो तो हमारे विवाह में समानता की कमी है। रुकर चुक्सिया ने आगे कहा, क्या तुम सच में ऐसा ही विवाह चाहते हो? मन ही मन बुदाते हुए, तुम अभी भी बच्ची हो। वो ये बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन झूठ बोलना उसके स्वभाव में नहीं था, इसलिए उसने बस सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। चुक्सिया उसके विचारों का अंदाजा लगा सकती थी और उसने मन ही मन एक गहरी आह भरी। दो अलग अलग दुनिया के लोगों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना महज कुछ दिनों के समायोजन से संभव नहीं था। शायद उसे एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ा होगा। फिर भी उसे विश्वास था कि एक दिन वे सद्भावपूर्वक एक साथ रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में उसके प्रदर्शन से उसे दृढ़ विश्वास मिला था। ड्राइवर लिटिल वांग ने उनकी सारी बातचीत देखी, जिससे वह, जिसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बुरी तरह पसीना बहाने लगा, जबकि मन ही मन वह सोचने लगा कि क्या शादी न करना ही बेहतर होगा। उन्हें लगता था कि शादी वाकई परेशानी का सबब है, औरतें वाकई परेशानी का सबब हैं, और किसी औरत को खुश रखना तो और भी ज्यादा परेशानी का सबब है। अगर तीसरे युवा स्वामी इसे संभाल नहीं पाए तो वे कैसे संभाल पाएंगे? कहानी जारी रहेगी। 310 अध्याय 219 झो परिवार का एक सदस्य 310 अध्याय 219 झो परिवार का एक सदस्य झो मिकान ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुर्सी की पीठ से टिक गया, यह नहीं जानते हुए कि वह सो रहा था या बस गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी ओर एक नजर डालते हुए चुक्सिया ने चुपचाप अपने होठों को सिकोड़ा और अपनी नजर खिड़की से बाहर घुमा ली। मैं तुम्हारे साथ बराबरी का व्यवहार करूंगा, इसलिए चिंता मत करो, उसने अचानक कहा, जिससे चुक्सिया चौंक गई। वह मुड़ी और उसकी संकीर्ण आंखों से उसकी नजरें मिली, जो गंभीरता से भरी हुई थी। स्पष्ट था वह पहले से ही उसके कहे हुए शब्दों पर विचार कर रहा था। चूंकि मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में चुना है और चूंकि तुम्हारे स्वतंत्र स्वभाव ने ही मेरा ध्यान आकर्षित किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हारे द्वारा प्रस्तावित कुछ अनूठे विचारों को स्वीकार करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर कोई समस्या हो तो मुझसे बात करना और छोटी मोटी बातों पर नखरे मत दिखाना या मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करना कि तुम क्या सोच रहे हो। मुझे सबसे ज्यादा यही बात नापसंद है। हम उसके शब्दों से चुक्सिया का दिल जो गर्माहट से भर गया था, अचानक पूरी तरह ठंडा पड़ गया। उसने उदासीनता से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। झो मिकान की भौहें तन गईं। क्या तुम नाखुश हो? नहीं, चुक्सिया ने सिर हिलाया। मुझे अब समझ आ गया है कि क्या करना है, चिंता मत करो। झो मिकान ने अपने होंठ हिलाए लेकिन और कुछ नहीं कहा। वह शुरू से ही ज्यादा बोलने वाला नहीं था और वह लड़कियों के दिलों को अच्छी तरह से नहीं समझता था। इस समय उसे चुक्सिया की नाराजगी कुछ हद तक समझ से परे लगी। जब वे घर पहुंचने ही वाले थे तो वह उसे और अधिक क्रोधित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ड्राइवर शियाओ वांग ने मन ही मन आह भरी। अरे बाप रे, फिर क्या गड़बड़ हो गई? क्या वह पूरी यात्रा व्यर्थ गई? क्या उसके इतनी धीमी गति से गाड़ी चलाने का कोई मतलब था? वे अब लगभग झो परिवार के पुराने घर के पास पहुंच चुके थे। उसके पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं था। चुक्सिया झो मिकान के पीछे पीछे हॉल में चली गई। झो जियांगपिंग उत्साहपूर्वक उनके पास पहुंची और उनका हाथ थामते हुए बोली, तीसरी भाभी, आप थक गई होंगी, है ना? थकी नहीं हूँ, धन्यवाद चौथी बहन, चुक्सिया ने विनम्रता से उत्तर दिया। बड़ों को प्रणाम करने के बाद वह झो जियांगपिंग के साथ लिन यांकियों के बगल में बैठ गई। हॉल के वातावरण में हल्का तनाव व्याप्त था। चुक्सिया ने चुपके से समय देखा, ठीक 6 बज रहे थे। झो परिवार में रात का खाना आमतौर पर 6:30 बजे के आसपास होता था, इसलिए उनके देर से आने की वजह शायद देरी नहीं थी। काफी सोच विचार करने पर भी उसे याद नहीं आया कि उसने ऐसा कुछ किया हो जिससे किसी को बुरा लगे। जी हाँ, बूढ़े मास्टर झो को एक फोन आया और वे जल्दी में चले गए, यहाँ तक कि वे दागान के दादा और दादी को भी अपने साथ वापस नहीं लाए। शायद झो परिवार के साथ कुछ हुआ हो। उस महिला की शादी को परिवार में आए हुए केवल 3 दिन ही हुए थे। क्या वह वास्तव में झो परिवार की सदस्य मानी जा सकती थी या नहीं? क्या उसे पहल करके वहां से चले जाना चाहिए या थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? जब वो हिचकिचा रही थी तभी उसने बूढ़ी मैडम झो को ये कहते हुए सुना, चुक्सिया, तुम अपने कमरे में वापस जा सकती हो। हाँ, चुक्सिया को राहत महसूस हुई। उसने सबको अलविदा कहा और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। झो मिकान भी खड़ी हो गई और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। श्याओमी, तुम यहीं रहो, बूढ़ी मैडम झो ने आदेश दिया। क्या बात है? झो मिकान ने चुक्सिया का हाथ पकड़ा और पीछे मुड़ गया। उसकी आंखों में अधीरता झलक रही थी जब उसने बूढ़ी मैडम झो को देखा। चुक्सिया को ऊपर जाकर आराम करने दो, आप यहीं रुकिए, हमारी एक बैठक हो रही है, बूढ़ी मैडम झो ने दोहराया। चुक्सिया मेरी पत्नी है और वह झो परिवार का हिस्सा है। मैं जिन भी चीजों में शामिल हो सकती हूँ उसे भी शामिल होना चाहिए। यह मामला उनके लिए उपयुक्त नहीं है कि वे इसमें शामिल हों। अगर दादी को पसंद नहीं आया तो मैं चुक्सिया के साथ घर से निकल जाऊंगी। थोड़ी देर रुककर झो मिकान ने आगे कहा, हम कल घर से निकल जाएंगे।
आप कहाँ जाएंगे? पैतृक घर, यह अभी झो परिवार की संपत्ति है, आपकी नहीं। दिन भर की अराजक घटनाओं ने बूढ़ी झो के धैर्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिससे उनके सिर में तेज दर्द होने लगा था। शी मिंग्युए, बूढ़े मास्टर झो ने झो मिकान की ओर देखते हुए पुकारा, श्याओमी, चुक्सिया को ऊपर जाकर आराम करने के लिए कहो। ऐसा नहीं है कि हम उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन हम नहीं चाहते कि इन परेशानियों से वह भी परेशान हो। आखिरकार आपकी अभी शादी हुई है। अगर ये तुम्हारे भविष्य से जुड़ा मामला न होता तो हम तुम्हें बताने की योजना न बनाते, लेकिन अब। बूढ़े मास्टर झो ने गहरी सांस ली और चुक्सिया को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, चुक्सिया, अपनी दादी की बातों को दिल पर मत लो, वो परेशान है और सच नहीं बोल रही है। दादाजी, मैं समझ गई, चुक्सिया ने झो मिकान की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। मैं थक गया हूँ और थोड़ी देर आराम करने के लिए ऊपर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, झो मिकान ने दृढ़ता से कहा। आज की पारिवारिक बैठक का कारण चाहे जो भी हो, चूंकि यह झो परिवार की बैठक है, इसलिए आपको अवश्य उपस्थित होना चाहिए। बड़ों की ओर देखते हुए उन्होंने आगे कहा, चुक्सिया के झो परिवार में विवाह करने के बाद ये पहली पारिवारिक बैठक है। अगर आप उसे आने नहीं देंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। चुक्सिया अभिभूत महसूस कर रही थी। वो सचमुच में उपस्थित नहीं होना चाहती थी। अगर वे नहीं चाहते थे कि उसे पता चले तो उसे इसमें घसीटने पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? परिवार में शादी करने के बाद से कुछ ही दिनों में वह यह महसूस कर सकती थी कि झो परिवार के सदस्य वास्तव में उसके साथ एक बाहरी व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं करते थे। हालांकि बूढ़ी मैडम झो उसे बहुत पसंद नहीं करती थी, फिर भी वो हमेशा दूसरों के सामने उसकी रक्षा करती थी। चूंकि वे उसके भाग न लेने को लेकर इतने अड़े हुए थे, इसलिए इसके पीछे कोई अच्छा कारण जरूर होगा। इसके अलावा ओल्ड मास्टर झो और झो जिंगपिंग और लिन यांग तीनों ने ओल्ड मैडम झो के सुझाव से मौन सहमति जताई थी, जिससे यह और भी स्पष्ट हो गया। ऐसे समय में इतना जिद्दी क्यों होना? अचानक उसे रास्ते में उससे हुई बातचीत याद आ गई। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार करते हो। मैं अब तुम्हारी पत्नी हूँ, वो इंसान जो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। अगर आप मुझे सिर्फ एक बच्चे के रूप में देखते हैं तो हमारे रिश्ते में समानता की कमी है। और क्या आप इस तरह की शादी चाहते हैं? मैं आपके साथ बराबरी का व्यवहार करूंगा, चिंता मत करो। स्पष्टतः वो उसे समानता दिला रहा था और उसकी ओर से इसके लिए लड़ रहा था। ओह नहीं, उसका मतलब यह नहीं था। झो परिवार के मामलों के संबंध में यह जरूरी नहीं था कि वो उनके बराबर की स्थिति में हो। विभिन्न पृष्ठभूमियों और युगों के बीच संचार और समायोजन के माध्यम से अंतर को पाटना वास्तव में कठिन है। ऐसा लगता है कि भविष्य में उसे अपने विचार सीधे तौर पर बताने होंगे, न कि घुमा फिराकर बातें करने की। वो हर बात को बहुत गंभीरता से लेता है, इधर उधर की बातें करने से उसे केवल नुकसान ही होगा। इस समय चुक्सिया की भावनाएं दर्द और खुशी का मिश्रण थीं। एक तरफ तो उसे असहजता और नाराजगी महसूस हुई, वहीं दूसरी तरफ वह बेहद भावुक भी हुई। बहरहाल उसने उसकी बातें सुन ली थी। हालांकि सवारी के दौरान वह मनमानी कर रहा था और उसने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसने वास्तव में उसकी बातों को दिल से लिया और उसका सम्मान किया। पूरे परिवार के सामने इस बात पर जोर देकर उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया कि उनके दिल में उसका स्थान महत्वपूर्ण था, कि उनकी शादी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। इसका सीधा मतलब ये था कि सबको ये बताया जाए कि उसका अनादर करना उसका अनादर करने के बराबर है। झो परिवार में उनकी स्थिति को देखते हुए क्या वह भविष्य में झो परिवार में इतराती हुई घूम सकती है? बह चुक्सिया मन ही मन अपने विचारों से घृणा करती थी। जब दिलों की तुलना की गई तो क्या उसने उसके प्रति समान सम्मान दिखाया था? वो उसके लापरवाह रवैये से नाराज हो जाती थी, अपने विवाह को प्रेमहीन मानती थी और भविष्य में उसके साथ केवल शिष्टता से पेश आने का फैसला करती थी। वो जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती, उतना ही ज्यादा उसे अपराधबोध महसूस होता। वो इस बात पर विचार कर रही थी कि बिना उसकी बेइज्जती किए और फिर भी झो परिवार के बड़ों को बचने का रास्ता देते हुए खुद को कैसे बचाए। तभी उसने लिन यांग को बोलते हुए सुना, माँ, चुक्सिया अब झो परिवार की बहू है, वो हमारा हिस्सा है। उसे इस मुद्दे के बारे में पता होना अच्छा होगा। फिर बूढ़ी मैडम झो ने अपनी निगाहें चुक्सिया की ओर घुमाई और कहा, ध्यान से सुनो, अगर तुम झो परिवार की बैठक में शामिल होती हो तो तुम और मिकान की शादी तुम्हें जरा भी पीछे हटने की इजाजत नहीं देगी। उसने कभी पीछे हटने की इच्छा कब की थी? ओह हाँ, बूढ़ी मैडम झो ये कैसे नहीं देख पाई कि वह अभी भी कुंवारी थी। बूढ़ी मैडम झो के मन में शायद यही विचार था कि वह अपने लिए बचने का एक रास्ता छोड़ रही हैं। सभी के रवैये को देखते हुए उसे यह आशंका हुई कि झो परिवार किसी गंभीर समस्या का सामना कर रहा होगा। हालांकि उसे सदाचार की मिसाल नहीं माना जा सकता था, लेकिन झो मिकान ने उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया था। ऐसे समय में वह भला ऐसा क्या कर सकती थी जिससे उसका अपमान हो? उसने झो मिकान की ओर देखते हुए कहा, मैं पारिवारिक बैठक में आपके साथ शामिल होने को तैयार हूँ। यह उसका स्पष्ट संदेश था कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, वह उसका बोझ बांटने के लिए तैयार है। झो मिकान ने बिना कुछ कहे उसे खींचकर झो जिंगपिंग और लिन यांग के बाईं ओर बैठा दिया, जबकि झो जिकांग और यूताओ उनके दाईं ओर बैठे। जब झो जिपिंग और झो जियांगपिंग पहुंचे तो वे 2 सीटें पीछे चले गए थे। उनके पीछे दूसरे चाचा झो और उनका परिवार बैठा था। उसके बाद तीसरे चाचा झो और झो हुआकांग बैठे थे। उनके बगल में जू झिंगहोंग और झो यूपिंग थे। रास्ते में झो मिकान के साथ हुई अप्रिय घटना के कारण घर में प्रवेश करते समय वह लापरवाह हो गई थी। अब बैठने की व्यवस्था को देखकर वह समझ गई कि झो परिवार किसी छोटे मोटे मामले से नहीं निपट रहा होगा। कुछ समय बाद सभी नौकर चाकर अपने अपने कमरों में चले गए, जिससे भव्य हॉल में केवल झो परिवार के सदस्य ही रह गए। चुक्सिया का दिल अनायास ही सिकुड़ गया। शक्ति प्रदर्शन का ये तरीका वाकई थोड़ा डरावना था। जारी रहेगा यदि आपको ये काम पसंद आया है। आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।